बोलती कि वैसे सच में मानना पड़ेगा, ये स्वॉर्ड तो थोड़ी सी कूल लग रही है, पर फिर भी पता नहीं मेरा मन बोल रहा है कि तुम्हें एक स्पेयर को चूज करना चाहिए था। उसकी इस बात को सुनकर हमारे यूजिन बताता है, वैसे सच बताऊं तो वहाँ पर उस खजाने के अंदर काफी सारे स्पेयर रखे हुए थे। सुनकर डेजिरा खुश हो जाती है और बोलती, मुझे बताओ क्या तुमने उस वाली स्पेयर को वहाँ पर देखा था? क्या तुमने वहाँ पर ड्रैगन स्पेयर कार्बोस को देखा था? मैंने सुना है कि जब तुम उस स्पेयर के साथ में थ्रस्ट अटैक करते हो तब उसके अंदर से ड्रैगन की ब्रीच जितना खतरनाक अटैक होता है। हमारा यूजिन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये जो कार्बोस वेपन है आखिर किस तरीके का दिखाई देता है, मैंने तो बस वहाँ पर कई सारे वेपन को देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनमें से आखिरी कार्बोस वेपन कौन सा था। ये सुनकर डेजिरा बोलती, चलो ठीक है फिर मुझे बताओ क्या तुमने उस डिमोनिक स्पेयर को वहाँ पर देखा, मतलब कि रिंटोस को वहाँ पर देखा था, जिसको वर्माउथ ने भी यूज किया था। वर्माउथ का सबसे ज्यादा खतरनाक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था। डेजिरा की इस बात को सुनते गार्गिस भी बोलता है, मैं भी इस वाले स्पेयर को जानता हूँ, इसको शायद डीमन किंग भी यूज करता था। गार्गिस को बोलता है देखकर डेजिरा बोलती कि तुम चुप हो जाओ मसलेट, मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, मैं तुमसे नहीं पूछे कि तुम उस वेपन को जानते या फिर नहीं जानते। वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे थे। यही दूसरी तरफ हमारे यूजिन मन में बोलता है कि वो डीमन किंग जो कि उस स्पेयर को यूज करता था, मतलब कि डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी, ये उस डीमन की बातें कर रहे हैं। यूजिन इतना बोलते हुए बताता है कि लगभग 300 साल पहले हेलमेट के अंदर 3 डीमन किंग रहते थे, जिनमें नंबर 1 का डीमन किंग था, डीमन किंग ऑफ रुइन था। उसके बाद में जो नंबर 2 पर था वो डीमन किंग ऑफ रिइनकार्नेशन था। बता दूं कि ये जो डीमन किंग ऑफ रिइनकार्नेशन है इसी के हाथों से हमारे यूजिन मारा गया था, मतलब कि हमील मारा गया था। नंबर 2 के बाद में जो नंबर 3 का डीमन किंग था उसको डीमन किंग ऑफ फ्रेंजी बोलते थे। बाद में जो नंबर 4 पे था उसको डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी बोलते थे, और इनके बाद में जो 5th नंबर पे आता था उसको डीमन किंग ऑफ स्लोथर बोलते थे। तभी हम देखते हैं गार्गिस बोलता है, डेजिरा तुम गलत बोल रही हो, जिस स्पेयर को सबसे ताकतवर बता रही हो वर्माउथ को सबसे ताकतवर वेपन नहीं था, बल्कि सर वर्माउथ के पास में इससे भी ताकतवर कुछ था। अब यहाँ पर गार्गिस भी अपने हिसाब से बताता है, द डीमन किंग ऑफ स्लोटर एक वेपन को यूज करता था जिसको कि जिगोलार्ड बोलते थे। वो वेपन सर वर्माउथ को सबसे ताकतवर वेपन था। गार्गिस की इस बात को सुनकर डेजिरा तो अपने वेपन को ताकतवर बता रही होती है, मतलब कि स्पेयर को ताकतवर बता रही होती है। वहीं पर गार्गिस तो उस दूसरे हैमर जैसे वेपन को ताकतवर बता रहा होता है। तो ये दोनों इसी तरीके से यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और दूर से हमारे यूजिन इनको लड़ते हुए देख रहा होता है। अब हमारे यूजिन मन में बोल, वर्माउथ के पास में ये दोनों वेपन आ चुके थे। दोनों वेपन उसे वहाँ पर शुरुआती 3 डीमन किंग को हराने पर मिले। सच बताऊं तो ये दोनों वेपन बहुत ही खतरनाक है, और मैंने इन दोनों वेपन को ट्रेजरी में नहीं देखा था, इन्होंने इन वेपन को कहीं पर सील करके रखा हुआ है। तो यूजिन इस तरफ सारी बातें सोच रहा था, और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बहन भाई अभी भी आपस में लड़ रहे होते हैं। ये दोनों अपने अपने पसंद के वेपन को ताकतवर बता रहे होते हैं, और हमारे यूजिन इनको लड़ता हुआ देखकर अपना सर पकड़ लेता है और मन में बोलते कि सच में ये दोनों बच्चों की तरह फाइट करें। पर वैसे भी इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिस वेपन की बातें करें वो दोनों के दोनों सच में ताकतवर वेपन है, और उन दोनों के बारे में हम नहीं बोल सकते कि आखिर उन दोनों वेपन में से कौन सा ताकतवर है। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है जो कि वर्माउथ ने अब तक यूज किया था, तो मैं बिना कुछ सोचे सीधा बता दूंगा कि वो वेपन और कोई नहीं बल्कि वो तो द मूनलाइट स्वॉर्ड है। उस वेपन के ऊपर जो फ्रेगमेंट लगा हुआ था, उस फ्रेगमेंट का जो शेप था, उस तरीके के फ्रेगमेंट को डीमन रियल वाले भी पूरी तरीके से सील रखते थे, मतलब कि वो अपनी तरफ को उस तरीके का वेपन बनाने की किसी को इजाजत भी नहीं देते थे। वर्माउथ ने वहाँ पर उस मूनलाइट वेपन को यूज करते हुए डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी और साथ में डीमन किंग ऑफ स्लोटर उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। हमारा यूजिन इतना बोलने के साथ ही अब अपनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो चुका होता है, और हम देख सकते कि वो काफी अच्छे तरीके से पोजीशन में खड़ा होता है। अपनी स्वॉर्ड को देखते बोल रहा था कि ये वो पहला वेपन है जो कि मैं इस लाइफ के अंदर पहली बार में यूज करने वाला। हमारा यूजर इतना बोलने के साथ ही अब अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर चलाने लग जाता है। वो इतने अच्छे से वहाँ पर स्वॉर्ड को चला रहा था कि वहाँ पर डेजिरा और गार्गिस वो दोनों के दोनों उसको देख रहे होते। वो देख रहे होते कि किस तरीके से हमारे यूजिन बड़े शांत तरीके से अपनी स्वॉर्ड को काफी अच्छे से चला रहा होता है। उसकी जो स्वॉर्ड को चलाने की जो टेक्निक होती वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी होती है। उसकी हर एक स्वॉर्ड की टेक्निक के अंदर बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं दिख रही होती। हर एक अटैक बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल नाप तोल कर किया गया होता है। हर एक अटैक के साथ साथ उसकी बॉडी का जो स्टांस होता है वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट होता है। हमारे यूजिन इस वक्त अपनी स्वॉर्ड को इतने अच्छे से चला रखी है, उसके अंदर खतरनाक पावर दिखाई दे रही है, और पावर के साथ साथ उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा भी लग रहा होता है। तो हम देख सकते हैं यूजिन के पीछे की तरफ को डेजिरा और गार्गिस बस उसको लगातार देखते जा रहे होते हैं। तभी गार्गिस बोलता है कि सच में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वहीं पर हमारी गार्गिस भी हमारे यूजिन को देखकर पूरी तरीके से चौंक चुकी होती है। वो तो बस वहाँ पर खड़े खड़े लगातार हमारे यूजिन को देखे जा रही होती है। तो इसी के साथ में अब यहाँ पर हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। अब हमें पेट्रियाज के रूम की तरफ का सीन दिखाया जा रहा है। पेट्रियाज के पास में इस वक्त रोबेरिन भी खड़ी होती है। हम देख सकते हैं कि रोबेरिन ने इस वक्त हमारे यूजिन के उस लॉकेट को पकड़ा होता है, मतलब कि नेकलेस को पकड़ा होता है, और वो शायद उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करी होती है। तो थोड़ी देर तक उसके ऊपर मैजिक यूज करने के साथ में रोबेरिन अपनी आंखों को खोलती है। अपनी आंखें खोलने के साथ ही रोबेरिन ने उस नेकलेस को हमारे पेट्रियाज के सामने रख दिया होता है, और फिर वो बोलते कि इस नेकलेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी मैजिक कास्ट नहीं किया गया है। इतना बोलने के साथ ही रोबेरिन पेट्रियाज से बोलती, मुझे बताओ क्या इस सचमुच ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ था? पेट्रियाज बोलती कि हाँ, इस सच में उसी ट्रेजरी के अंदर रखा हुआ था। यूजिन इस नेकलेस को उसी खजाने के अंदर से लेकर आया था। सुनकर रोबेरिन बोलती, तुम्हें क्या लगता है कि यूजिन क्या हमारे साथ में कोई मजाक कर रहा है? क्या वो हमारे साथ में कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है? ये सुनकर पेट्रियाज बोलती कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उस खजाने में से एक ही वेपन चूज करने का मौका मिला था, और वो इस नेकलेस को लेकर आ गया था। उसको पता था कि उसको एक और मौका नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो बस यहाँ पर इस नेकलेस को लेना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से हमारे साथ में इतना खतरनाक मजाक करेगा। ये सुनकर रोबेरिन भी बोलती कि वैसे तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, किसी को इतना बड़ा मौका मिले और वो इतना छोटा सा मजाक करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोबेरिन बोलती चलो ठीक है, फिर मुझे एक और बार इसको चेक करने दो। मैंने इसको कई बार चेक तो कर लिया, पर फिर भी इस बार मैं इसकी बिल्कुल गहराई तक देखने वाली हूँ। मैं इसके अंदर की इसकी छुपी हुई जितनी भी मेमोरी मैं उन सभी को देखने वाली हूँ। सुनकर पेट्रियाज बोलते कि आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो? पेट्रियाज पूछ रहे थे कि तुम आखिर ऐसे कौन से मैजिक को यूज करने वाली हो? पेट्रियाज की इस बात पर रोबेरिन बोलती है, मेरे पास में एक ऐसा मैजिक है जिससे कि मैं किसी भी आइटम के माना को देखते हुए उसकी मेमोरी को रीड कर सकती हूँ। ये मैजिक सच बताऊं तो हमारी मैडम सेन्या ने बनाया था। रोबेरिन बताने लगती कि तो जो ये माना होता है वो दुनिया की हर एक चीज के अंदर होता है। तो
मैं बस यहाँ पर इस नेकलेस के अंदर जो माना है उसकी मेमोरी को रीड करने वाली हूँ। रोबेरियन की इस बात को सुनते पेट्रियाज बोलते कि चलो ठीक है, फिर मैं सारी चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस नेकलेस को जैसे चेक करना चाहो वैसे तुम कर सकते हो। पेट्रियाज की इस बात को सुनने के साथ ही रोबेरियन अपने हाथों के ऊपर उस नेकलेस को रखती है और उसके साथ में अब उसने वहाँ पर अपने मैजिक को परफॉर्म करना चालू कर दिया होता है। देखते हैं कि अचानक से उस नेकलेस के पास में से बहुत ही रोशनी निकलने लग जाती है। फिर इसी के साथ में हमारी जो रोबेरियन होती है उस नेकलेस के अंदर उसकी जितनी भी मेमोरी थी उसको देखने लग जाती है। वो देख रही होती किस तरीके से एक बंदा उस नेकलेस को पहना करता था और ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है। वो देखती कि किस तरीके से फिर वो नेकलेस एक दूसरे बंदे के पास में चला गया। फिर आखिर में वो एक नेकलेस एक स्ट्रीट में पहुंच चुका था। यहाँ पर एक बुढ़ी सी औरत उस नेकलेस को किसी को बेच रही थी। ये सारी चीज देखने के साथ में रोबेरियन बोल बस मैं यहाँ पर इतना ही देख पाई हूँ। मुझे लगता है कि ट्रेजरी के अंदर जो मैजिक यूज किया गया की वजह से इस नेकलेस के अंदर इसकी जो मेमोरी थी वो धीरे धीरे करके गायब हो चुकी है। इस वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं देख पा रही। ये सुनने के साथ में पेट्रियाज उस नेकलेस को उठा लेता है और बोलता है तो अच्छा ये जो नेकलेस है बहुत ही ज्यादा पुराना है और मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा शायद जिंदा होगा जो कि इस नेकलेस को पहचानता होगा। पेट्रियाज की इस बात को सुनने के साथ ही रोबेरियन बोलती है अब आखिर तुम इस नेकलेस के साथ में क्या करने वाले। पेट्रियाज बोलते कि तुमने बोला कि इस नेकलेस के ऊपर कोई भी मैजिक नहीं लगा हुआ है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको यूजिन को देने वाला हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमारे यूजिन ट्रेजरी के अंदर रखे हुए सभी वेपन को भी इग्नोर कर रहा था। सुनकर रोबेरियन बोलती है ऐसा लगता है कि उस बच्चे को ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। रोबेरियन की इस बात को सुनने के साथ में हमारा पेट्रियाज भी स्माइल करने लग जाता है। फिर तभी पेट्रियाज अचानक से अपनी सीट के ऊपर से खड़े होने लग जाते हैं और खड़े होने के साथ ही वो वहाँ पर अपने विंडो के पास में जाते हैं और वो विंडो से बाहर की तरफ को हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। इस वक्त हमारी रोबेरियन ने उससे बोला था मुझे लगता है कि आप यूजिन को थोड़ा सा पसंद करने लग गए। हमारा पेट्रियाज उस वक्त यूजिन को देखते हुए बोलता है यहाँ पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिस वजह से मैं इस बंदे को पसंद ना करूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस बच्चे के लिए कुछ सोच भी रहा हूँ। सुनकर हमारी रोबेरियन जो कि उसके पीछे की तरफ कोई खड़ी होती है वो बोलती कि आप इसके बारे में सोच रहे हो, आखिर आप इसके बारे में ऐसा क्या करने वाले हो। रोबेरियन की बातें सुनती पेट्रियाज बोलते मैं यूजिन को अपनी लायनहार्ट फैमिली में लेने वाला हूँ, इस प्यारे से बच्चे को अब मैं अडॉप्ट करने वाला। तो हमारा यूजिन फाइनली पेट्रियाज फैमिली के अंदर जाने वाला और पेट्रियाज फैमिली में आने के बाद में हमारे यूजिन यहाँ पर क्या तबाही मचाएगा, यहाँ पर क्या क्या करने वाला है वो सारी चीजें तो हम देखने वाले। तो चलो ठीक है, फिर यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। और हाँ, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं इस वीडियो के ऊपर कम से कम 500 लाइक का तो गोल रखना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और लंबी वीडियो आप सभी लोग देखना पसंद करते हैं। तो चलो ठीक है, फिर इस गोल को कंप्लीट कर देना। और हाँ, इसके अलावा मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ क्या आप सभी लोग किसी रोमांटिक मानवा को भी चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर उसके बारे में कमेंट करके बता देना और साथ में उस मांगा का नाम भी लिख देना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अचानक से यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब यहाँ पर एक बंदे को देख रहे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि पेट्रियाज का भाई होता है। वो किसी को वहाँ पर हेलो बोल रहा होता है। तब इसी के साथ में अचानक से हम यहाँ पर हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। यूजिन के साथ में उसकी सर्वेंट भी होती है। वो वहाँ पर उस बंदे को देखकर बोलती कि सर लायनहार्ट क्यों आप क्या करें। तो इस नाम को सुनने के साथ ही हमारे यूजिन भी मन में बोल तो इस बंदे का नाम क्यों लायनहार्ट है। तो ये बंदा सच में ये जो पेट्रियाज है उसका छोटा भाई हो सकता है, मतलब की बाकी सभी भाइयों में सबसे ज्यादा छोटा भाई हो सकता है। ये बंदा जिसकी शादी की कब की उम्र हो चुकी थी, ये बंदा पूरी तरीके से शादी को छोड़कर हमेशा पेट्रियाज के साथ में जर्नी पर जाता रहता है। ये सारी बातें सोचने के साथ में हमारा यूजिन क्यों लायनहार्ट के सामने अपना सर झुकाता है, बोलता मेरा नाम यूजिन लायनहार्ट है। ये सुनकर क्यों बोलते कि हाँ मुझे तुम्हारा नाम पहले से पता है। इतना बोलते अचानक से यूजिन को गले लगाता है और बोलता कि तुम ब्रांच फैमिली के बच्चे हो और तुमने ब्लड सक्सेशन रिचुअल को अकेले जीत लिया है। ये सुनने के साथ में यूजिन अपने आप को छुड़ा रहा था और बोलता है क्या आप मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए? क्यों बोलते कि हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मेरे बड़े भाई तुम्हें लेने के लिए किसी नाइट को भेजने वाले थे, मैंने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें खुद लेने आना चाहता हूँ क्योंकि यूजिन सच बताऊँ तो मैं भी तुम्हें देखना चाहता था। इतना बोलते हम देख सकते क्यों भी हमारे यूजिन की तरफ को देख कर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारे यूजिन उसकी सारी बातें सुनते उससे बोलते कि आप मुझे देखना चाहते थे, ऐसा आखिर क्यों है? सुनकर क्यों बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें सुनी, वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में जो सारी बातें सुनी वो सारी चीजें हकीकत में देखना चाहता था पर मैं उस रिचुअल में नहीं आ पाया क्योंकि उस रिचुअल को बस हमारे लायनहार्ट फैमिली के पेट्रियाज ही देख सकते हैं। इस वजह से मुझे वहाँ पर आना अलाउ नहीं था। और हाँ, इस बार पेट्रियाज के साथ साथ रोबेरियन ने भी इस रिचुअल को देखा था क्योंकि वो हर साल इस रिचुअल के अंदर हमारी मदद करती है। पर सच में ये तो गलत है, मैं भी देखना चाहता था। इतना बोलते क्यों बोलते कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने भाई के बारे में कुछ बुरा बोलना चाहता हूँ, बस बात ये है कि मैं तो बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ। क्यों वहाँ पर लगातार बोले जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यूजिन बोलते कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। अब क्यों लायनहार्ट बोल रहा था कि यूजिन सच में तुम कमाल के बंदे। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरे ब्रदर तुम्हें इतना पसंद क्यों करने लगे। तो यहाँ पर क्यों लगातार बोले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यूजिन उसके बारे में देखकर बोला होता है ये बंदे की जो पर्सनैलिटी उस हिसाब से लगता नहीं कि बंदा सच में इतना ज्यादा खुश मिजाज का होगा और सच में इतना फ्रेंडली है, इसके बारे में मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है। तो यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देख रहे होते हैं। यूजिन और क्यों कहीं पर चलते हुए जा रहे होते हैं। यूजिन पूछता है कि आखिर पेट्रियाज मुझे क्यों देखना चाहते हैं। क्यों बोलता है कि तुम उस रिचुअल को जीत चुके हो, मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारी तारीफ करना चाहते होंगे। ये सुनकर यूजिन बोलता है कि पर उन्होंने तो मेरी पहली तारीफ कर दी है, तो मुझे लगता है कि शायद तुमको भी नहीं पता कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। ये सुनकर क्यों बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता है, बात ये कि मैं बस कंफर्म नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर शायद मुझे भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, पर चलो छोड़ो, आखिर इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अब मैं शायद तुम्हारे साथ में और भी रेगुलर बात करने वाला हूँ क्योंकि अब हम यहाँ पर लगातार मिलने वाले। और उसकी इस बात को सुनने के साथ में यूजिन भी बोलता है मुझे भी लगता है कि अब शायद हम रेगुलर बात करने वाले। इन दोनों की इस लाइन का जो मतलब है वो आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। यूजिन अब यहाँ पर पेट्रियाज के रूम के गेट के ऊपर
नॉक करने लगता है और बताते कि मैं यूजिन लायनार्ड हूँ। उसकी बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते कि ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तो इतनी आवाज सुनने के साथ ही वहाँ पर कियोन उस दरवाजे को खोल देता है। उस दरवाजे को खोलने के साथ ही वो उसको बोलता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। बोलते हो हमारे यूजिन की तरफ स्माइल करते हुए उसको एक आंख भी मार रहा होता है। कियोन को इस तरीके से करता है और देखकर यूजिन मन में बोलता है ये बंदा अच्छा तो है, पर सच में ये चीजें मेरे लिए कुछ ज्यादा हो चुकी है। यूजिन इतना बोलने के साथ ही अब वहाँ पर पेट्रियाज के रूम के अंदर जा चुका होता है। हम सामने की तरफ को वहाँ पर पेट्रियाज को भी खड़ा हुआ देख रहे होते हैं। पेट्रियाज हमारे यूजिन को देखकर बोलते हैं मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी में यहाँ पर बुला लिया, प्लीज अब तुम यहाँ पर थोड़ा बैठ सकते हो। तो पेट्रियाज की इतना बोलने के साथ ही अब हमारे यूजिन वहाँ पर बैठ चुका होता है। दोनों के लिए वहाँ पर कुछ खाना और साथ में चाय या फिर टी को रखा गया होता है। तब थोड़ी देर बाद में पेट्रियाज अचानक से यूजिन के नेकलेस को निकालते हैं और बोलते हैं कि ये लो तुम्हारा ये नेकलेस। मैंने इस नेकलेस को रोबेरियन से चेक करवा लिया, पर उसके ठीक तरीके से चेक करने के बाद भी मुझे लगता है कि नेकलेस बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनकर यूजिन बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा था कि बिल्कुल नॉर्मल सा नेकलेस है। पेट्रियाज बोलते कि रोबेरियन ने माना मेमोरी का यूज करते हुए इसको ठीक से चेक करने की कोशिश करी थी, पर फिर भी हम इसके अंदर कुछ भी अजीब सा नहीं ढूंढ पाए। पेट्रियाज की माना मेमोरी वाली बात को सुनने के साथ ही यूजिन पूरी तरीके से चौंक चुका होता है, क्योंकि उसको भी इस वाले मैजिक के बारे में पता है। माना मेमोरी के बारे में सोचते हुए यूजिन बोलता है ये तो सेनिया का मैजिक, मैं तो इस वाले मैजिक के बारे में भूल ही चुका था। सेनिया हमेशा इस वाले मैजिक को यूज किया करती थी। अब हमारे यूजिन पेट्रियाज से अचानक से बोलता है कि मुझे बताइए कि आखिर आपने इस नेकलेस के अंदर किस तरीके की मेमोरी को देखा। पेट्रियाज बताते कि हमने जितनी मेमोरी देखा उस हिसाब से हमें लगता है इस नेकलेस को कैपिटल के अंदर ही कुछ सालों पहले कहीं पर बेचा गया था। सुनने के साथ यूजिन मन में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पक्का पता है कि वही नेकलेस है जो कि मैं 300 साल पहले पहना करता था। मैंने इस नेकलेस को काफी लंबे समय तक पहना था, तो इसके अंदर तो मेरी मेमोरी दिखनी चाहिए थी, और आखिर इनको ऐसा क्यों नहीं दिखा। यूजिन इतना बोलते रोबेरियन के बारे में सोच रहा होता है। मन में बोलता है कि रोबेरियन तो यहाँ पर किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलेगी, और फिर भी आखिर उसको मेरी मेमोरी दिखाई क्यों नहीं दी। क्या उसने मैजिक को यूज करते हुए कोई गलती कर दी थी। मुझे लगता है कि मुझे एक बार इसको चेक करना चाहिए कि कहीं इसके ऊपर कोई स्पेल तो नहीं लगा हुआ है, कैसा स्पेल जो कि किसी मैजिक टावर के मास्टर को भी ट्रिक कर सकता है, मतलब कि उसको पागल बना सकता है। और आखिर ऐसा किसने किया होगा, क्या वो वर्मा होता है या फिर वो कोई और है। हमारी जिन इतना बोलते हुए अपने मन में काफी सारी बातें सोच रहा होता है। इस वक्त हमारे पेट्रियाज भी वहीं पर बैठे बैठे बस उसको देखे जा रहे होते हैं, और हमारे यूजिन अभी भी लगातार सोचता जा रहा है और मन में बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है। इतना सोचते सोचते अब अचानक से पेट्रियाज को बोलता है तो अब ये नेकलेस बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या मैं इस नेकलेस को अपने पास में रख सकता हूँ। नेकलेस को अगर मैं अपने पास रखूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये सुनकर पेट्रियाज बोलते कि हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसको एक बार चेक करने के बाद में मैं तुम्हें इसे दे सकता हूँ। तो हमने इसको चेक कर लिया, तो अब तुम इस नेकलेस को रख सकते हो। यूजिन इतना सुनने के साथ ही काफी तेजी से उस नेकलेस को उठा लेता है और पेट्रियाज को बोलता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे नेकलेस दे दिया। यूजिन इतना बोलने के साथ ही उस नेकलेस को अब अपने गले में पहन भी चुका होता है, तो इस नेकलेस को पहनते हुए सच में बहुत ही खुश दिख रहा होता है। अब इसी के साथ में पेट्रियाज बोलते कि यूजिन पहले तो मैं तुम्हें इस नेकलेस को देने के लिए बुलाया था, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और रीजन है जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें कोई अजीब सा ऑफर नहीं देने वाला। मैं तुम्हें अभी जो ऑफर देने वाला हूँ वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। सुनने के साथ ही हमारे यूजिन अपने मन में सोचने लग जाता है, चला रुको, आखिर ही क्या बोल रहे हैं। यूजिन इतना सोच रहा होता है कि तभी पेट्रियाज भी उसको आवाज लगाने लगते हैं, यूजिन को बताने लगते हैं कि आखिर वो क्या ऑफर दे रहे हैं। लेकिन तभी यूजिन बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि वो जो सीएल है बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही अच्छी लड़की, पर मेरा कोई भी मन नहीं है, मैं उसके साथ में शादी नहीं करने वाला। यूजिन इतना बोलते हुए मन में बोल रहा था, अब मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, मैंने सियान की बहुत ही बेइज्जती कर दी, पर फिर भी सीएल हमेशा मेरे साथ में अच्छा बिहेव कर रही थी, मेरे सामने क्यूट दिखने की एक्टिंग कर रही थी। ये सारी की सारी चीजें पहले से ही चलती आ रही थी। क्या उसको पहले से पता था कि उसकी शादी मेरे साथ में होने वाली है? पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेट्रियाज इतने अच्छे बंदे हैं, पर क्या सच में पेट्रियाज भी इन सब चीजों की बहुत ही पहले से प्लानिंग कर रहे थे। यूजिन इतना कुछ सोचते पेट्रियाज को बोलते कि सर पेट्रियाज, मैं अभी तक बहुत ही ज्यादा यंग हूँ और मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे अगर शादी भी करनी तो फिर मुझे सबसे पहले अपने फादर से परमिशन लेनी होगी, अगर वो मुझे परमिशन भी दे देते तो भी मैं सीएल के बारे में सब कुछ नहीं सोचता। वो इतना कुछ बोल ही रहा था कि तभी पेट्रियाज उसे बोलती कि अरे जरा रुक जाओ, तुम क्या बोलते जा रहे हो। यूजिन, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारी यहाँ पर सीएल के साथ में कोई शादी नहीं करा रहा हूँ। पेट्रियाज की इस बात को सुनने के साथ ही यूजिन चौंक चुका होता है। उसको लगता है कि आखिर अचानक से क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया था। यूजिन इतना बोलते बोलते पूरा शर्म से लाल हो चुका होता है। वो तो जो फालतू के सपने सोच रहा था, उसको लग रहा था कि सीएल के साथ में उसकी शादी होने वाली है, वो तो पूरी तरीके से गलत था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूजिन अपने सर पकड़ते हुए बोलता है कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पता नहीं क्या फालतू की बातें बोले जा रहा था। मुझे लगता है कि बच्चे बन जाने की वजह से मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ चुका है। यूजिन मन में इतना बोलता है, पेट्रियाज से बोलता है तो मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे क्या ऑफर देना चाहते हैं। पेट्रियाज अब यूजिन को बोलते कि मैं तुम्हें जो ऑफर देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। पेट्रियाज की इस बात को सुनकर यूजिन के तो होश उठ जाते हैं। वो बोलते कि जरा रुको, आप ही क्या बोल रहे हो। इतना बोलते अपने मन में सोच रहा था कि सच में ये कितनी अजीब बात है, मुझे लगता है कि ये मुझे अडॉप्ट करके मेरी फैमिली के अंदर रखना चाहते हैं। और यूजिन बोलते कि आप सच में मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। सच में ये सब सुनकर मैं बहुत ही सरप्राइज हो चुका हूँ। पेट्रियाज बोलते कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज से सरप्राइज हो चुके होगे, फिर भी तुम जो मैरिज के बारे में सोच रहे थे वो तो कुछ ज्यादा हो गया था। यूजिन बोलता है कि पेट्रियाज, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं ऐसी फालतू बातें सोच रहा था। पेट्रियाज बोलते कि वैसे तुमको अडॉप्ट वाली बात पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फिर मैं तुम्हारे फादर को यहाँ पर मेन फैमिली में बुला सकता हूँ और फिर वो भी मेन फैमिली में रह सकते हैं। सुनकर हमारे यूजिन बोलता है अगर वो भी यहाँ पर आ गए फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे मेरे दो पिता बन चुके। सुनकर पेट्रियाज बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें अपनी मेन फैमिली के अंदर लाना चाहता हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहता। पेट्रियाज बोलते कि मैं पहले से 3 बच्चों का पिता हूँ, इसलिए मैं किसी और पिता से उसके बच्चे को नहीं छीनना चाहता। पेट्रियाज हमारे यूजिन को बोल रहे होते हैं वैसे तो मैं अब तक तुम्हारे पिता मतलब कि जेआर से कभी नहीं मिला, फिर भी सच बताऊं तो तुम्हारी वजह से अब मैं उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट करने लग गया। पेट्रियाज की सारी बातें हमारे यूजिन बड़ी शांति से वहाँ पर सुन रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि जैसे अब यहाँ पर
सब कुछ बदलने वाला है। अब अचानक से हम देखते कि हमारे यूजिन बोलता है, क्या होगा अगर मैं मना कर दूं कि मैं आपका अडॉप्टेड बेटा नहीं बनना चाहता, क्या आप तब भी मेरे पिता की इसी तरीके से रेस्पेक्ट करेंगे जिस तरीके से आप अभी कर रहे हैं। तो यूजिन की इस बात को सुनने के साथ ही पेट्रियाज उसको बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा उनकी अब रेस्पेक्ट करने वाला हूँ। पेट्रियाज इतना बोलने के साथ ही अब अचानक से अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। उनको खड़ा हुआ देखकर यूजिन भी सोच रहा था कि अब आखिर क्या बोलने वाला। पेट्रियाज हमारे यूजिन को बोलते हैं, ये बोलते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, पर फिर भी मैं तुमको बोलना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सच में मेरे अडॉप्टेड बेटे बन जाओ, पर फिर भी अगर तुम इस चीज के बारे में रिफ्यूज करना चाहते हो तो इस चीज के बारे में आखिर में क्या ही कर सकता हूँ। मैं बस इस चीज के लिए बस रिग्रेट ही फील कर सकता हूँ। पेट्रियाज हमारे यूजिन को बोलते हैं कि यूजिन आज चाहे तुम्हारा कोई भी डिसीजन हो, पर मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे पिता की रेस्पेक्ट करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फ्यूचर के आगे बहुत ही आगे तक पहुंच जाओ। पर अगर तुम हमारी फैमिली में रहोगे तो सच में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये सुनकर हमारे यूजिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन सभी चीजों के बारे में अकेला डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे एक बार इन सभी चीजों के बारे में अपने पिता से भी पूछना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर पेट्रियाज बोलते चलो ठीक है, फिर आज जब बैंक्वेट पार्टी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं गिडोल को तुम्हारे पिता को लेने के लिए भेज दूंगा। ये सुनकर हमारे यूजिन बोलता है कि ठीक है सर पेट्रियाज, आपका शुक्रिया। यूजिन इतना बोलने के साथ ही अब वहाँ पर रखी हुई टी को पीने लग जाता है और साथ में अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। कुछ सोचने के बाद ही अचानक से पेट्रियाज को बोलता है, अभी आपने बोला कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर रहते बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। यूजिन की इस बात को सुनकर पेट्रियाज यूजिन की तरफ को देखने लग जाते हैं और फिर तभी हमारे यूजिन उनसे बोलता है, पेट्रियाज मुझे बताइए कि आखिर आपकी इस बात का क्या मतलब था कि यहाँ पर रहते हुए मेरा फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। उसकी इस बात को सुनते पेट्रियाज उसे बोलते हैं, अगर तुम हमारी मेन फैमिली के रेजिडेंस में रहते हो तो फिर तुम्हें काफी सारे अलग अलग बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, यहाँ पर काफी सारे नाइट भी है, तो तुम उन सभी नाइट की मदद से यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे। उसकी इस बात को सुनने के साथ ही यूजिन बोलता है, अगर मैं यहाँ पर मेन फैमिली के अंदर रहने वाला हूँ तो फिर मैं यहाँ पर मेन फैमिली के सबसे ताकतवर बंदे के साथ में कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। यूजिन इतना बोलते हुए अचानक से स्माइल करता है और वो पेट्रियाज को बोलता है, मुझे बताइए कि क्या मैं अगर आपका अडॉप्टेड बेटा बन जाता हूँ तो क्या मैं आपके साथ में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। यूजिन की इस बात को सुनते पेट्रियाज उसको देखने लग जाते हैं। अभी यूजिन की बातें सुनते मन में कुछ ना कुछ सोच रहे हो। पेट्रियाज इतना सोच रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमारे यूजिन मन में सोच रहा है, सोच रहा हूँ कि आखिर जो लाइन आर्ट के पेट्रियाज है आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। यूजिन इतना सोच रहा था कि तभी वहाँ पर पेट्रियाज अचानक से स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वो तभी हमारे यूजिन को बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर फिर भी अगर तुम सच में किसी ताकतवर बंदे से सीखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मेरे अलावा एक और सबसे ताकतवर बंदा है। ये सुनने के साथ ही यूजिन बोलता है कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं। यूजिन की इतना बोलने के साथ ही पेट्रियाज उसे बता दे, मैं अपने सबसे यंगेस्ट ब्रदर मतलब की कियोन की बात कर रहा हूँ। सच बताऊं तो उसकी उम्र में मैं भी बहुत ही ताकतवर था और वो बंदा तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस उम्र में मेरी जितनी ताकत थी उसकी ताकत तो उससे भी आगे निकल चुकी है। ये सब सुनते हुए हमारे यूजिन वहाँ पर क्यों लाइन आर्ट के बारे में सोच रहा होता है। मन में सोचता कि क्या सच में बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। यूजिन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से पेट्रियाज उसे बोलते हैं, क्या तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें माना के बारे में ट्रेनिंग दी है, क्या उन्होंने कभी तुम्हें माना के बारे में बताया। यूजिन बोलते कि नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मैंने भी उन्हें बोला था कि मैं अभी इन सभी चीजों के बारे में नहीं सीखना चाहता। उन्होंने एक दो बार थोड़ा मुझे सिखाने की कोशिश करी, पर सच बताऊं तो मैंने उस वक्त माना की ट्रेनिंग करी नहीं, क्योंकि मैं सच में माना की ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता था। ये सुनते पेट्रियाज उसे बोलते, हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुमने माना की ट्रेनिंग नहीं करी, तुमने उसके अलावा बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर ली, इस वजह से तुम उसके बिना भी ताकतवर बन चुके हो। पेट्रियाज अब इतना बोलते हुए यहाँ पर माना ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते कि माना ट्रेनिंग के लिए माना स्टोन की जरूरत पड़ती है, जो कि बस हाई रैंक के मोस्ट के अंदर से निकलता है। अभी किसी को माना की ट्रेनिंग करनी होती है तो फिर उसे सबसे पहले माना स्टोन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जितना एफिशिएंट एक माना स्टोन होता है उतनी ज्यादा तुम्हारी ट्रेनिंग भी हो जाती है। कोई पर्सन जो कि इस माना स्टोन को ठीक से यूज कर पाता है उसको तब भी किसी न किसी एक एक्सपर्ट के अपने साथ में रहने की जरूरत पड़ती है। तो पेट्रियाज इतनी देर से सारी बातें अपने मन में बोल रहे होते हैं और मन में बोलते कि मैं समझ सकता हूँ कि जेआरडी की जो फैमिली उनके पास में माना स्टोन की बहुत ही ज्यादा कमी, इस वजह से शायद यूजिन को माना की प्रैक्टिस नहीं करवा पाए होंगे। सच में अगर यूजिन उस फैमिली में वापस जाता है तो फिर इसका टैलेंट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। पेट्रियाज इतना कुछ सोचते हुए अपनी सीट के ऊपर फिर से बैठने लग जाते हैं और वो मन में बोल रहे थे कि मैं यूजिन को सारी बातें नहीं बोल सकता, नहीं तो उसको अपनी फैमिली के अंदर पैदा होने पर ही बहुत ही बुरा फील होगा। पेट्रियाज वहाँ पर बैठते हुए यूजिन को बोलते हैं, मुझे जो कुछ भी चाहिए मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है। फिर वो यूजिन से बोलते कि क्या अब मैं इसके अलावा भी तुम्हारे साथ में कोई नॉर्मल सी बातें कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही हमारे यूजिन भी बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके साथ में कई सारी बातें करना चाहता हूँ। यूजिन के इतना बोलने के साथ ही वो दोनों वहाँ पर लंच को एंजॉय करते करते एक दूसरे से बातें करे जा रहे होते हैं। वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने अपनी पूरी टी को पी लिया होता है और साथ में वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी ट्रीट को भी खा लिया होता है और फिर इसी के साथ में बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे यूजिन उठता है और बोलते कि चलो ठीक है पेट्रियाज सर, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनने के साथ पेट्रियाज बोलते कि चलो ठीक है, मुझे किसी को बुलाने दो जो कि तुम्हें फिर से वापस ले जा सकता है। यूजिन बोलते कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा रूम इतना भी ज्यादा दूर नहीं है, मैं बस वहाँ पर जाते जाते थोड़ी मुझे अच्छी सी हवा भी मिल जाएगी। तो यूजिन इतना बोलने के साथ ही पेट्रियाज के रूम से बाहर आ चुका होता है। अब हम उसे हॉलवे के अंदर चलता हुआ देख रहे होते हैं। स्मेल सीधा हमारे यूजिन की तरफ को पहुंच गई होती है। इसकी खुशबू या फिर स्मेल बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो इस स्मेल को सूंघने के साथ में यूजिन बोलता है कि ये तो एक परफ्यूम की सेंट है, मतलब कि ये परफ्यूम की स्मेल है। इतना बोलते यूजिन सामने की तरफ को इमेजिन कर रहा होता है जैसे कि वहाँ पर कोई बंदा थोड़ी दूरी पर छुपा हुआ होता है। उस चीज को इमेजिन करने के साथ में यूजिन मन में बोलता है कि वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा वहाँ पर मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। तो यूजिन को इतना कुछ पता है पर फिर भी वहाँ पर इस तरीके से चलता जा रहा है जैसे उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता। तो यूजिन जैसे वहाँ पर चलता जा रहा था तभी हम वहाँ पर किसी लड़की के कपड़े को या फिर किसी अजीब सी चीज को देख रहे होते हैं और फिर इसी के साथ में हमारे यूजिन जैसे आगे बढ़ता है तभी हम वहाँ पर पेट्रियाज की सेकंड वाइफ मतलब की एनिसिले को देख रहे होते हैं। एनिसिले पहले तो हमारे यूजिन को अजीब तरीके
से घूर रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से बोलती है, अरे बाप रे यूजिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको इस तरीके से बोलता हुआ देखकर यूजिन अजीब सा फेस बनाता और वो मन में बोल रहा था कि ये देखो, ये पागल औरत पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर नाटक कर रही है। इसको लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर इत्तेफाक से मिल चुके हैं और ये तो मेरा कब से यहाँ पर इंतजार कर रही थी, पर चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे नाटक करता हूँ। यूजिन इतना बोलने के साथ ही अचानक से चुक जाता है और बोलते कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रही है। इतना बोलते यूजिन अचानक से अपना सर झुकाता और बोलता कि मेरा नाम यूजिन लायनाट है और मैं गिडोल से हूँ। तो यूजिन भी यहाँ पर सच में पूरी तरीके से नाटक करने लग चुका है। इसी के साथ में एनिसिले बोलती है, पता लगा कि तुम हमारे पेट्रियाज के साथ में कुछ अकेले में बातें कर रहे थे। सच में तुम लोग साथ बहुत देर से बातें कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम वहाँ पर बैठकर क्या बातें कर रहे थे और वैसे आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। रिचुअल तो खत्म हो चुका है, तुम तो शायद अब तक निकल चुके होते। सुनकर हमारे यूजिन उससे बोलते कि क्या हुआ, क्या आप मुझसे कुछ ना कुछ चीज पूछना चाहती है या फिर आप मुझे कोई चीज बोलना चाहती है। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ में एनिसिले बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है और बोलती कि लड़का सच में कितना ज्यादा डेयरिंग है, बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा एरोगेंस है और इसने सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस बंदे से सरप्राइज नहीं हो रही हूँ। ये बच्चा बाहर से आया पर फिर भी इसने मेरे बेटे मतलब की सियान को हरा दिया, जो कि मेन फैमिली का बच्चा। फिर उसके अलावा इसने ब्लड सक्सेशन रिचुअल को भी जीत लिया, तो इसके अंदर इतना एरोगेंस तो होना ही चाहिए। इसलिए हमारे यूजिन को लगातार देख रही होती है, हमारा यूजिन भी उसी तरफ को देख रहा होता है। तो एनिसिला मन में सोच रही थी कि इस बच्चे का फ्यूचर काफी खतरनाक होने वाला है। लगता है कि मुझे इसके साथ में बहुत ही अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, मुझे इसको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी सीएल के साथ में शादी करा देती हूँ तो फिर सारी चीजें मेरे अंडर आ सकती है। इसी वजह से तो मैं सीएल को काफी टाइम से इसके पीछे लगा चुकी हूँ। इसीलिए इतना सोचने के साथ अब हमारी यूजिन से बोलती, मैं बस सोच रही थी कि आखिर तुम और जो पेट्रियाज वो वहाँ पर क्या बातें कर रहे थे। सुनने के साथ हमारा यूजिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पेट्रियाज के साथ में मैंने जो सीक्रेट बातें करी उसको किसी को भी बताने का कोई हक है। ये सुनने के साथ ही एनिसिले बोलती कि अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, वैसे भी यहाँ पर तुमको इंट्रोगेट थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि आखिर तुम वहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। इस बात को सुनने के साथ में हमारे यूजिन अजीब सा फेस बना रहा होता है, वैसे दिखा रहा होता है कि जैसे उसको तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एनिसिले अचानक से बोलती है, बात ये है कि वो जो मेरा बेटा मतलब की जो सियान है उसने तुम्हारी सच में बहुत ही बेइज्जती कर दी थी, इस वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी पर तुम उस रिचुअल के अंदर थे, इस वजह से मैं तुमसे माफी नहीं मांग पाई और बस इसी वजह से अभी मैं तुम्हारे सामने आ गई। सुनने के साथ ही हमारे यूजिन बोलते कि यार ऐसी कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैंने वैसे भी सियान के साथ में सब कुछ ठीक कर लिया। सुनते हुए एनिसिले अपने पंखे के ऊपर गुस्सा निकाली होती है, हमारे यूजिन को बोल रही होती, सच में तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और चलो ठीक है, मैं अपने बेटे को बहुत ही अच्छे से वार्निंग भी दे दूंगी, मैं पक्का करूंगी कि तुम और मेरा बेटा फ्यूचर में अच्छे से साथ में रह सको। सुनने के साथ में हमारे यूजिन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ में फ्यूचर में रहना चाहता हूँ, हम सभी लोग फैमिली मेंबर है और हम सभी लोग एक ही सरनेम को शेयर करते हैं, इस वजह से हम सभी को एक साथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पर फैमिली वाली बात को सुनने के साथ में एनिसिले बहुत ही अजीब सा फेस बनाती है और वो अपने मन में बोलती कि बच्चा बिल्कुल गलत बोल रहा है, जब अपने मुंह से हम सभी को फैमिली बोला तब ये सुनकर मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा है। इस ब्रांच फैमिली के बच्चे से फैमिली वाली बात को सुनकर मुझे पता नहीं यहाँ पर बहुत ही गंदा सा फील हो रहा है। एनिसिले इतना कुछ मन में सोच रही थी कि तभी हमारा यूजिन उसे बोलता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुनकर एनिसिले बोलती कि अरे हाँ, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक यहाँ पर रोक लिया, चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो और जाकर तुम आराम कर सकते हो। तो एनिसिले की इस बात को सुनने के साथ ही हमारे यूजिन वहाँ से निकलने लग जाता है। इस वक्त एनिसिले भी उस पंखे से अपने मुंह को ढक रही होती है। इस वक्त हमारी यूजिन मन में सोच रहा होता है पेट्रियाज की सेकंड वाइफ मतलब कि एनिसिले, मुझे पता कि मैं ब्रांच फैमिली से हूँ, इस वजह से शुरू से मुझे दबाने की कोशिश कर रही है और फिर भी मैं इस पागल सी औरत के साथ में यहाँ पर कुछ भी फालतू की फाइट नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं बस यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता हूँ। यूजिन इतना सोचने के साथ ही अब वहाँ से शांति से जा रहा होता है। पीछे की तरफ से एनिसिले भी अभी भी उसको वहीं पर लगातार देखे जा रही होती है। तो अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, तो अब हम 2 दिन बाद का सीन देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे यूजिन के पिता मतलब कि जेरार्ड लायनार्ड को मेन फैमिली के अंदर लाया गया होता है। तो एक कार्ट मेन फैमिली की तरफ को जा रही होती है और उस कार्ट के अंदर से हम एक बंदे को उतरता हुआ देख रहे होते हैं। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो यूजिन का पिता मतलब कि जेरार्ड होता है और उस वक्त उसके पास में कियोन भी खड़ा होता है, मतलब कि कियोन खुद यहाँ पर जेरार्ड को लेने गया था। तो अब जेरार्ड यहाँ पर आते ही मन में बोलता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटा यूजिन वो सच में इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल को जीत चुका है। जेरार्ड इतना सोचने के साथ ही अचानक से रोने लग जाता है और मन में बोलता है कि मेरे बेटे सच में तुमने आज हमारी फैमिली का नाम ऊंचा कर दिया, तुम यहाँ पर मेन फैमिली के बच्चों के सामने आकर जीत चुके हो। जेरार्ड इतना बोलते मन में बोलता है कि मेरा बेटा जब से छोटा है तब से मैंने उसके अंदर काफी खतरनाक टैलेंट देखा, पर मैं फिर भी उसकी इस एबिलिटी को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, मैं उसके टैलेंट को ठीक से सपोर्ट नहीं दे पा रहा था और फिर इसी वजह से मुझे लगता था कि मेरा बेटा यहाँ पर मेन फैमिली के अंदर आकर उन सभी से हार जाएगा, क्योंकि जो ब्रांच फैमिली और मेन फैमिली है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है और ये सारी चीजें बस टैलेंट और हार्डवर्क से ठीक नहीं हो सकती है। हम इस गैप को बस हार्डवर्क और टैलेंट से ठीक नहीं कर सकते। जेरार्ड बोलता है कि मैंने सच में इतना कुछ सोच रखा था, पर आज मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरे यूजिन ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो वो इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी यूजिन की आवाज आती है, जो कि बोलता है कि फादर। आवाज को सुनते हुए जेरार्ड सामने की तरफ को देख रहा होता है और फिर तभी हम सामने की तरफ को पेट्रियाज और साथ में हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। हमारे यूजिन काफी दूर से पिताजी की तरफ को हाथ हिला रहा होता है और वो इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा खुश भी दिख रहा होता है। वो अपने पिता की तरफ को देखकर स्माइल कर रहा होता है और फिर इसी के साथ में अचानक से जो जेरार्ड होता है वो काफी तेजी के साथ में सामने भागने लग जाता है और बहुत ही तेजी के साथ में वो यूजिन के पास में आकर उसको सीधा गले से लगा लेता है। इस वक्त हम जेरार्ड की आंखों में हल्के से आंसू भी देख पा रहे होते हैं और हम देख सकते हो बार बार यूजिन को बोला था, मेरे बेटे तुमने कर दिखाया। इतना बोलते
देखते हुए जिहाद बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और फिर हम देख रहे होते हैं अब वो पागलों की तरह वहाँ पर रोना चालू कर देता है। वो यूजिन को बोलता है, यूजिन मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, सच में आज तुमने मेरा सर बहुत ही ऊंचा कर दिया। यूजिन अपने पिता को बोलता है कि मैं जब वहाँ से आ रहा था तब भी मैंने तुम्हें बोला था मैं तुमको एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज देने वाला हूँ और उस वक्त तो आप मेरी बातों पर यकीन कर ही नहीं रहे थे। ये सुनकर जिहाद बोलता है कि हाँ सच में तुमने ऐसा कुछ बोला था, मुझे माफ कर देना, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। और जिहाद इतना बोलने के साथ ही वो अचानक से पेट्रियाज की तरफ को देखने लगता है। पेट्रियाज को देखते जिहाद अपना रोना बंद करता है और फिर अपना सर झुकाते पेट्रियाज को बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं अपने आप को इतनी लेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा नाम जिहाद लायनहार्ट है और मैं गिडोल से हूँ। उस बात को सुनते पेट्रियाज बोलते हैं मेरा नाम गिल्लाड लायनहार्ट है, मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको यहाँ पर अचानक से बुला लिया। इतना बोलते पेट्रियाज हमारे जिहाद से हाथ भी मिला रहे होते हैं। जिहाद भी अचानक से पेट्रियाज के हाथों को पकड़ लेता है और वो बोलते कि नहीं आपको ऐसा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर बुलाया, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। अब पेट्रियाज बोलते कि मैं आप दोनों के बीच में तो नहीं आना चाहता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हम अंदर चलकर थोड़ी बातें कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही जिहाद बोलते कि हाँ क्यों नहीं, हम वहाँ पर चलकर बातें कर सकते हैं। जिहाद की इतना बोलने के साथ ही पेट्रियाज और जिहाद दोनों ही उस मेंशन की तरफ को चलने लग जाते हैं और जो हमारा यूजिन है वो बस बाहर की तरफ फिर जाता है। तो अब हम यहाँ पर पेट्रियाज के रूम का सीन देख रहे होते हैं। पेट्रियाज के रूम के अंदर की तरफ को अब हम यहाँ पर हमारे जिहाद को देखते हैं जो कि बोलता है कि आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, सच में आप यही बोल रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? पेट्रियाज उसे बोलते कि नहीं तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हारे बेटे मतलब कि यूजिन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ और हाँ अगर मैं यूजिन को अडॉप्ट करूंगा तो तुम भी मेन फैमिली के अंदर आ सकते हो क्योंकि तुम उसकी फैमिली हो और मैं अगर उसको अडॉप्ट करूंगा तो फिर तुम भी यहाँ पर साथ में आओगे। पेट्रियाज की इस बात को सुनकर जिहाद पूरी तरीके से शांत हो जाता है और तभी पेट्रियाज उसे बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ कि मैं सारी चीजें बहुत ही अचानक से बोल रहा हूँ पर फिर भी तुम इसके बारे में आराम से सोच सकते हो। पेट्रियाज की इस बात को सुनने के साथ ही जिहाद अचानक से खड़ा हो जाता है और इतनी तेज से खड़े होने की वजह से उसको लगता है कि उसने पेट्रियाज की बेइज्जती कर दी है। इस वजह से वो अपना सर झुकाते हुए उसको माफी मांगता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं शायद आपसे गलत तरीके से बात कर रहा हूँ। सच बताऊं तो आप जितना भी मेरे बेटे के बारे में सोच रहे हैं उन सभी चीजों से मुझे अच्छा लग रहा है, पर एक पिता होने के नाते मैं सच में अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा हूं। इस चीज को सुनने के साथ में पेट्रियाज बोलते कि तुम्हें अपने बेटे की फ्यूचर की चिंता हो रही है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें इसमें किस चीज की चिंता है? ये सुनकर जिहाद बोलते मैं जानता हूँ कि आपके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल अच्छे हैं, मुझे एक चीज की चिंता है कि मेन फैमिली के अंदर जो बाकी के फैमिली मेंबर है वो यूजिन के साथ में बहुत ही गलत बर्ताव करेंगे और जैसा कि आपके पास में पहले से 3 बच्चे हैं, अब अगर आप मेरे बेटे मतलब कि यूजिन को भी अडॉप्ट करते हैं फिर ये चीजें आपके बाकी के बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी और इससे शायद यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये सुनने के साथ ही पेट्रियाज बोलते कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि अगर कोई ब्रांच फैमिली का बच्चा हमारी मेन फैमिली में आता है तो काफी सारे लोग उसको बहुत ही सीरियसली लेंगे, मुझे पक्का लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो कि इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेट्रियाज इतना बोलते जिहाद को बताते हैं अगर यूजिन मेन फैमिली को ज्वाइन भी कर लेता है अभी वो कभी भी पेट्रियाज की पोजीशन में नहीं आ पाएगा। हाँ अगर यूजिन के अंदर लालच कभी नहीं उठता है, सच बताऊं तो वो हमारी मेन फैमिली में रहकर बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंच सकता है। मुझे यूजिन के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि यूजिन कुछ ही समय के अंदर अंदर बाकी सभी बच्चों के साथ में अच्छा रिलेशन बना लेगा और फिर इन सभी का सच में काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर हो सकता है। सारी बातें सुनने के साथ में जिहाद बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, फिर भी मुझे मौका दीजिए कि मैं एक बार सारी बातें अपने बेटे से भी पूछ पाऊं, सारे डिसीजन के बारे में अपने बच्चे से बात करना चाहता हूँ। जिहाद के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। अब हम बाहर की तरफ को हमारे यूजिन को देख रहे हो। यूजिन बाहर अपनी विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड के साथ में प्रैक्टिस कर रहा है। यूजिन अचानक से अपने आप को चौकन्ना करता है और बहुत ही तेजी के साथ में हम देख सकते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पर अच्छे से चला पा रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड चलाने की जो स्पीड होती है वो पहले से भी कई ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर तभी हम अचानक से यहाँ पर जिहाद को भी देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही सुस्त तरीके से अपना सर नीचे झुकाकर हमारे यूजिन की तरफ को जा रहा होता है। तो जिहाद को अब यहाँ पर हमारा यूजिन भी देख लेता है। फोन को वहाँ पर आता हुआ देखकर बोलता है कि फादर आखिर आपको क्या हो गया? हम देखते हैं जिहाद वहाँ पर हमारे यूजिन के पास में आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। हमारे यूजिन भी दूसरी तरफ जिहाद को लगातार देखे जा रहा होता है। तो मन में बोलता है कि इनके एक्सप्रेशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रियाज ने इनके साथ में मुझे अडॉप्ट करने की बात करी है। यूजिन बोलता है कि फादर आखिर आपने इतना अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों बना रखा है? यूजिन की इस बात को सुनने के साथ भी जिहाद वहाँ पर पूरी तरीके से शांत खड़ा रहता है। देख सकते हैं इस वक्त जिहाद की नजर अचानक से हमारी यूजिन की स्वॉर्ड की तरफ जाती है। उस स्वॉर्ड को देखने के साथ ही मन में बोलता ये तो विननेड है, मतलब की विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड है। इसने रिचुअल को जीतने के बाद में ट्रेजरी के अंदर से इसी स्वॉर्ड को चूज किया। जिहाद मन में बोलता है कि अगर मेरे पास में जो सब कुछ अगर मैं उन सभी को भी बेच दूं तो भी मैं इस तरीके की किसी स्वॉर्ड को अपने बेटे को लाकर नहीं दे पाऊंगा। तो जिहाद मन में इतना कुछ सोचने के साथ ही अब यूजिन को बोलता है कि वो बात यह है कि पेट्रियाज तुमको अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही हमारा यूजिन बोलता है कि हाँ इसके बारे में तो मुझे पहले से पता है, उन्होंने इस बारे में मुझसे पहले ही बात कर ली। यूजिन की इस बात को सुनकर जिहाद बोलते हैं मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उनके बेटे बन जाओ क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है, पर इस चीज के अंदर तुम्हें फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। इस मेन फैमिली के अंदर तुम्हें कई लोगों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सुनते हुए हमारा यूजिन बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। यूजिन इतना बोलने के साथ ही अचानक से जिहाद को बोलता है पर पिताजी आप तो मुझे बचपन से जानते हो, आप जानते हो कि आखिर मैं किस तरीके का पर्सन हूँ। मेरा नाम यूजिन लायनहार्ट है और कोई भी बंदा कभी भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेट्रियाज क्यों ना हो। तो यूजिन को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर जिहाद भी अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि यूजिन तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी माँ जो कि अब खत्म हो चुकी है उसने तुम्हें इतना प्यारा नाम दिया था, इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपने इस नाम को कभी भी मत भूलना। यूजिन ये सुनने के बाद में बोलते कि हाँ मैं कभी भी अपने नाम को नहीं भूलूंगा, चाहे मुझे कोई अडॉप्ट क्यों ना कर ले, पर फिर भी मैं यूजिन रहने वाला हूँ। जो मेरे पिता है वो भी हमेशा जिहाद
स्मार्ट लायन हार्ट ही रहने वाले हैं। यूजिन की इस बात को सुनते जिहाड अचानक से उसे गले लगा लेता है और गले लगाकर उसको जोर जोर से रोने लग जाता है। अब दूसरी तरफ हमारा यूजिन वो तो पूरी तरीके से शांत खड़ा रहता है। वो मन में बोलता है ऐसा लगता है तो मैं फाइनली अब यहाँ पर अडॉप्ट होने वाला हूँ और इस चीज की वजह से सच में मुझे फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मुझे फ्यूचर में काफी सारी चीज सीखने को मिल सकती है, इसलिए अडॉप्ट होना इतना भी बुरा नहीं है। और इसके अलावा मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं कभी पेट्रियाज बनूंगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि मैं मेन फैमिली के अंदर आकर पेट्रियाज की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। ये कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि पेट्रियाज की वो दोनों वाइफ हो सकती है। मतलब कि पेट्रियाज की फर्स्ट वाइफ थियोनिस और साथ में सेकंड वाइफ एनिसिले, वो दोनों पक्का मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा नजर रखने वाले हैं। मैं उन दोनों को काफी अच्छे से इग्नोर करने वाला हूँ। हमारे यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब हम देखते हैं जैड यूजिन को गले लगाने के बाद में अब वहाँ से जाने लग जाता है। इन्होंने यहाँ पर काफी सारी बातें कर ली होती है, लेकिन अब जैड वहाँ से जा चुका है। इसी के साथ में अचानक से यूजिन के पास में काफी तेज हवा आती है। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से धूल उड़ने लग जाती है। इस चीज को देखकर यूजिन अपनी स्वॉर्ड को निकाले। अब यूजिन अपनी स्वॉर्ड को निकालने के साथ में उस धूल भरी आंधी के ऊपर अपना अटैक कर देता है और बोलता है कि जो कोई भी इस मेन फैमिली के अंदर मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तब हम अगले दिन यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी का सीन देख रहे हैं। इस पार्टी के अंदर पेट्रियाज ने मेन फैमिली और साथ में ब्रांच फैमिली के कई बंदों को बुलाया और इसी पार्टी के अंदर की तरफ को हम हमारे यूजिन के फादर मतलब कि जैड को देख रहे होते हैं। जैड को अचानक से कोई पीछे से आवाज देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो तभी हम वहाँ पर दो बंदों को देख रहे होते हैं जो कि बोले होते हैं सच में जैड तुम्हारा बेटा तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके अलावा हमने सुना है कि तुम भी पेट्रियाज फैमिली में शामिल होने वाले हो। वहीं पर वो तगड़ा सा बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली के पास में कोई मसल ग्रोथ नहीं है, इसलिए तुम मेरे पास में आकर मसल ग्रोथ का पोजीशन ले लेना। इतना बोलते वहाँ पर अपनी बॉडी को दिखा रहा होता है। ये बंदा पक्का गार्गिस का ही पिता होगा। तब वो सभी लोग इसी तरीके से वहाँ पर हमारे यूजिन के पिता से बात कर रहे थे और तभी हमारे यूजिन भी उनको पीछे से देख रहा होता है, उन सभी को बात करते हुए देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे लोग इस पार्टी के अंदर मुझे भी परेशान करने वाले हैं। यूजिन इतना भी बोलता है कि इन दोनों में से मैं पक्का बोल सकता हूँ ये जो बॉडी दिखा रही है पक्का गार्गिस का ही पिता होगा। तो यूजिन के इतना बोलते बोलते अचानक से हम किसी दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। हम यहाँ पर सियान और उसकी मदर को देख रहे होते हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि सियान किसी बात से बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वहाँ पर शांति से अपना सर झुकाकर खड़ा होता है। वो इतना ज्यादा शांत होता है कि इस वजह से अचानक से उसकी मदर उसे बोलती है अपने अंदर कॉन्फिडेंट को लेकर आओ, तुम इस तरीके से यहाँ पर कमजोर बनकर नहीं खड़े रह सकते। फिर इतना बोलने के साथ में सामने यूजिन को देख रही होती और वो बोलती कि सियान मेरे बेटे तुमको बहुत ही जल्दी सभी लोग इस लड़के के साथ में कंपेयर करने लग जाएंगे। सभी लोग जब भी तुम्हें देखेंगे तब वो तुमसे बोलेंगे कि तुम इस बच्चे मतलब कि यूजिन के साथ में फाइट में हार चुके थे और इसके अलावा तुम सबसे मेन फैमिली के अंदर आते हो। इस वजह से सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंस भी सकते हैं क्योंकि तुम मेन फैमिली के अंदर रहते हुए पहले बंदे बन चुके जो कि ब्रांच फैमिली से यहाँ पर ब्लड रिचुअल में हार चुका है। अदर की सारी बातें सियान के दिल में काफी बुरी तरीके से चुभ रही होती है। वजह से वो शांति से वहाँ पर सर झुकाकर खड़ा रहता है और वहीं पर उसकी मदर बोल रही होती है अगर तुम उस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। पर इसके अलावा तुम्हें इतना ज्यादा निराश भी नहीं होना है कि तुम अपनी ग्रोथ को ही बंद कर दो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे तो भी तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। और तुम याद रखना कि तुम सर लायनहार्ट की फैमिली के सबसे डायरेक्ट ब्लड लाइन के अंदर से आते हो। तो इस मदर की इतनी फालतू सी बातों को सुनने के साथ में सियान बोलता है कि ठीक है मदर मैं समझ गया। मदर सियान के कंधों पर हाथ रखती है, बोलती कि फ्यूचर में यूजिन कभी भी पेट्रियाज नहीं बन सकता है, पर फिर भी मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम और भी ज्यादा मेहनत करो। तुम्हें फ्यूचर में पेट्रियाज बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ इसके अलावा मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम यूजिन के जाकर दोस्त बन जाओ। मदर की इस बात को सुनते हुए सियान भी चौंक जाता है। वो मदर को बोलते हैं कि आप ये सब इस वजह से बोल रहे क्योंकि अब हम सिबलिंग बन चुके हैं। मदर बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ, सिबलिंग बन चुके हैं इस वजह से मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम उसके साथ में एक अच्छा सा भाई का रिश्ता बना लो। इस वजह से वो तुम्हारे एलाई में आ जाएगा और फिर फ्यूचर में उससे तुम्हारी बहुत ही मदद होगी। सारी बातें सुनते हुए सियान मन में बोलते कि ठीक है मदर मैं समझ गया। और मन में सोच रहा था कि मैं सच में उसको दोस्त बनाऊं। इतना सोचते हुए यूजिन के बारे में इमेजिन कर रहा होता है। इमेजिन करता है कि किस तरीके से वो यूजिन को गिफ्ट दे रहा है पर वो उसको नहीं ले रहा है। ये सारी बातें मन में सोचते हुए सियान बोलता है कि आखिर में उसको अपने दोस्त कैसे बनाऊं। सियान इतना सोच रहा होता है कि तभी अचानक से हम दूसरी तरफ हमारी सीएल को देख रहे होते हैं। सीएल इस वक्त एक पेस्ट्री को खा रही होती है और बोल रही थी कि तो फिर हम फाइनली अब सिबलिंग बन चुके हैं। हम देख सकते इस वक्त उसके पास में हमारा यूजिन होता है। सीएल हमारे यूजिन को छेड़ रही होती है और उसे बोल रही होती है अब हम सिबलिंग बन चुके तो फिर अब से तुम्हें मुझे बिग सिस बोलना चाहिए। सुनकर हमारे यूजिन उसे बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम बस मुझसे कुछ मंथी बड़ी हो इस वजह से मैं तुम्हें बिग सिस तो नहीं बोलने वाला। ये सुनकर हमारी सीएल बोलती तुम्हें पता है मेरा जो बिग ब्रदर है मैं बस उससे 5 सेकंड बाद में पैदा हुई थी, इस वजह से मुझे उसको बिग ब्रदर बोलना पड़ता। हमारी यूजिन बोलता है कि पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अलग बात है। सीएल उसे बार बार बोल रही थी कि पर फिर भी एक बार कोशिश तो करो, एक बार मुझे बिग सिस बोलो। और इतना बोलते हुए हमारी यूजिन के आसपास में चक्कर काटने लग जाती है। वो बार बार उसे बोल रही थी कि एक बार बोल के दिखाओ। हमारी यूजिन मन में बोल रहा होता है कि एक 13 साल की लड़की को आखिर में बिग सिस कैसे बोल सकता हूँ। उसको बिग सिस बोलने की जगह मुझे तो मरना पसंद है, मैं इसके यहाँ पर कभी भी बिग सिस नहीं बोलने वाला हूँ। हमारी यूजिन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर अचानक से रोबेरियन को देख रहे होते हैं जो कि किसी से बोल रही होती है मैं इसको बिना किसी कंडीशन के इस तरीके से अपना डिसाइपल नहीं बना सकती हूँ। हमारा जो रेड मैजिक टावर है वहाँ पर जो समनिंग होती है वो एक स्पेशल मैजिक होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर मास्टर योड को भी चेक करने वाले हैं। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ खास मैजिक होता तो ही मैं इसको अपना स्टूडेंट बना पाऊंगी। रोबेरियन की इस बातों को सुनते हुए योड भी बोलता है ठीक है फिर अगर मेरे अंदर समनिंग मैजिक का भी कुछ एप्टीट्यूड होगा तो क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगी। रोबेरियन बोलती है अगर तुम्हारे अंदर सच में ऐसा कोई मैजिक होता है तो फिर सच में गुड न्यूज है, पर फिर भी मैं बस यहाँ
यहाँ पर तुम्हारे लायनाइट फैमिली नाम की वजह से तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकते हो। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो खास मैजिक होना चाहिए, तुम्हारे अंदर अच्छा टैलेंट होना चाहिए, जिस वजह से बाकी सभी मैजिशियन भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करे। अगर ऐसा होता है तभी मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना पाऊंगी। रोबेरिन की इस बातों को सुनते हुए योड अपना सर झुका लेता और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। योड को इतना उदास देखकर रोबेरिन बोलती है, रेड मैजिक टावर की सबसे ज्यादा ओल्ड एक्वेंटेंस होने की वजह से तुम्हें मेरे साथ में रहकर कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं तुम्हें वहाँ पर सभी मैजिशियन से प्रोटेक्ट करूंगी, उन सभी की फालतू सी बातों से मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें तुम्हारे सूटेबल मैजिक को सीखने में और भी ज्यादा मदद करूंगी। रोबेरिन की इतनी प्यारी बातों को सुनते हुए योड तो अचानक से खुश हो चुका होता है, उसके पूरे गाल अचानक से लाल पड़ चुके होते हैं और फिर वो मन में सोच रहा होता है, चाहे मैं इस रोबेरिन का डिसाइपल बन पाऊं या फिर ना बन पाऊं, बात से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस इस बात से खुश हो रहा हूँ कि मैं फाइनली इस फैमिली को छोड़कर जा सकता हूँ, मैं फाइनली मैजिक को सीखने के लिए जा सकता हूँ। तो योड इस वक्त सारी बातें सोचते हुए अचानक से पेट्रियाज को देखने लगता है। इस वक्त पेट्रियाज भी योड को देखने लग जाता है। योड को देखते हुए बोलते कि तुम्हें मुझे इस तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज को चूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारी खुद की लाइफ है तो तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो। पेट्रियाज की इस बात को सुनते हुए योड बोलते कि फादर क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? पेट्रियाज उसको बोलते हैं हाँ तुम कर सकते हो। तो पेट्रियाज की बाद में अचानक से योड की मदर उसके सामने आती है और वो उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लग जाती है। वो उसको घूरते हुए काफी खतरनाक तरीके से बोलती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इस चीज के लिए तुम्हें उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए, और इसके अलावा तुम बचपन से स्वॉर्ड, स्पेयर और साथ में मैजिक को सीखते आ रहे हो। इतना बोलते बोलते मदर अचानक से योड के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती कि पर मेरे बेटे योड, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें फ्यूचर में पेट्रियाज बनना होगा। एरोथ में जाकर मतलब कि उस मैजिक किंगडम में जाने के बाद भी तुम्हें अपने इस गोल को कभी भी नहीं भूलना, तुम्हें हमेशा पेट्रियाज बनने के बारे में सोचना होगा। इस मदर के मतलब कि थियोनिस के ऐसी हरकत को देखते हुए पेट्रियाज उसको आवाज लगाते हैं और बोलते थियोनिस तुम ये क्या कर रही हो? थियोनिस वहाँ से अचानक से मुड़ती है और बोलती है, एक मदर होने के नाते मैं तो बस अपने बेटे को मोटिवेट कर रही थी। थियोनिस इतना बोलने के बाद में मन में सोच रही होती, कमी नहीं एनिसिले तो इस वक्त सच में खुशी से उछल रही होगी। अगर मैं अपने बेटे को एरोथ में भेज दूंगी तो सच में वो खुशी के मारे वो लड़की तो पागल हो जाएगी। और मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अपने बेटे को मैजिक सीखने के लिए भेजना ही पड़ेगा। क्या पेट्रियाज भी इस चीज के लिए मान चुके हैं, मेरा जो बेटा योड है ये यहाँ पर स्वॉर्ड और स्पीयर के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है, इसकी बॉडी थोड़ी सी कमजोर है, फिर भी अगर ये मैजिक सीखता है और कई सारे मैजिशियन के साथ में अपने कनेक्शन को बनाता है तो इसकी पावर एरोथ के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है, और अगर इसकी पावर एरोथ के अंदर बढ़ जाएगी तो फिर इसको पेट्रियाज बनने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। थियोनिस इतना सोचने के बाद में अपने बेटे को बोलते योड, हमारे ऊपर मुझे गर्व है, तुम हमारी फैमिली का नाम काफी आगे तक ले जाओगे। इस बात को सुनते हुए योड भी सर झुकाते हुए बोल रहा था कि ठीक है मदर, मैं समझ गया, मैं अपनी फैमिली के नाम को रोशन करूंगा। तो योड की इतना बोलने के बाद में वो जब बैंक्वेट पार्टी खत्म हो जाती है तो हम उसके अगले दिन का सीन देख रहे होते हैं। बेरेन योड को लेकर जा रही होती है, योड को लेकर मैजिक किंगडम मतलब की एरोथ में गई होती है। इसके अलावा ब्रांच फैमिली के सभी बच्चे और साथ में उनके सभी रिलेटिव भी फिर से घर को लौट चुके हैं, और उनके अलावा जो यूजिन के पिता मतलब की जेहाड अब यहाँ पर मेन फैमिली के रेजिडेंस के अंदर रहने लग चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारा यूजिन है वो आज के दिन पहली बार माना को प्रैक्टिस करने जाने वाला है, मतलब की इनकारनेशन के बाद में पहली बार इसको प्रैक्टिस करने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी को माना ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ। ये ट्रेनिंग दो तरीके से होती है, एक तो ब्रीथिंग ट्रेनिंग होती है और एक बॉडी ट्रेनिंग होती है। ब्रीथिंग के अंदर तुम अपने आसपास के जो एटमोस्फेयर है उससे माना को कलेक्ट करते हो, और बॉडी ट्रेनिंग के अंदर अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से मूव करते हुए माना को कलेक्ट करते हो। दोनों चीजें बहुत ही मुश्किल होती है, फिर भी जो ब्रीथिंग ट्रेनिंग होती है बॉडी ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होती है। हमारा यूजिन बोलता कि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने बॉडी ट्रेनिंग को यूज करते हुए अपने माना की प्रैक्टिस करी थी, फिर उसके बाद में वर्मा तो सैन्य की एडवाइस के बाद में मैंने ब्रीथिंग ट्रेनिंग को भी यूज किया। हमारे यूजिन बताता कि ये जो लायनाइट फैमिली है ये हमेशा से माना की ट्रेनिंग के लिए ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करती आ रही है। हमारा यूजिन इतना बोलते बोलते जंगल के अंदर पहुंच चुका होता है, तो फिर इसी के साथ में उसके सामने की तरफ को कियोन को भी देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि कियोन यहाँ पर हमारे यूजिन को माना की ट्रेनिंग कराने वाला है। कियोन हमारे यूजिन को देखते बोलता है तो तुम फाइनली आ चुके हो, चलो ठीक है फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम सीधा माना वेंस की तरफ चलेंगे। हमें यहाँ पर माना वेंस के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी जगह जहाँ पर माना को बहुत ही अच्छे से इकट्ठा करा गया है। मेन फैमिली के रेजिडेंस के अंदर जंगल की बिल्कुल गहराई में एक माना वेन है, इसके अंदर मेन फैमिली के लोग ही जा सकते हैं। ये जो माना वेन है ये नेचुरली नहीं बनी है, बल्कि इसको 300 साल पहले वर्माउथ ने खुद के माना से बनाया था। हमारे यूजिन वर्माउथ के बारे में सोचते बोलता है कि सच में वो बंदा एक मॉन्स्टर था। यूजिन इतना कुछ मन में सोच रहा होता है, तभी कियोन उसे बोलता है क्या हुआ, क्या तुम थोड़े से नर्वस हो रहे हो? हमारा यूजिन बोलता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इसी के साथ में कियोन बोलता है कि माना की ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है, फिर भी मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से मदद करूंगा। तुम पहली बार इस माना को ट्रेनिंग कर रहे हो, इस वजह से तुम इसमें बहुत ही स्ट्रगल करने वाले हो, और फिर भी तुम एक यंग एज के अंदर हो, इस वजह से शायद तुम माना को बहुत ही जल्दी फील कर पाओगे। इतना बोलते हुए बताता है जो सियान और सीएल है उन्होंने 6 साल की उम्र से माना की ट्रेनिंग को चालू कर दिया था, पर उनको बस माना को फील करने के लिए भी लगभग 10 दिन लगे थे। इसके अलावा जो ईयोड है उसको माना फील करने में लगभग 1 हफ्ता लग गया था। इतना बोलने के साथ ही फिर से बोलता है ब्रांच फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं लगभग तुम्हारी उम्र के आने के बाद ही माना की ट्रेनिंग करते हैं, पर सच बताऊं तो ब्रांच फैमिली के बच्चों को माना को बस फील करने में ही 1 महीना लग जाता है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें इसमें इतनी देर लगने वाली है, कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूं। इस वजह से मुझे लगता है कि तुम माना को बहुत ही जल्दी फील कर लोगे। उनकी सारी बातें सुनते हुए हमारा यूजिन बोलता है आखिर मुझे माना को फील करने में कितने दिन लगेंगे? कियोन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लगभग 10 दिन लग जाएंगे। उसकी इस बात को सुनते हुए हमारे यूजिन बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। इतना बोलते यूजिन मन में बोला था 10 दिन क्या बकवास है। यूजिन अजीब सी स्माइल करते बोलता है कि मुझे यहाँ पर 10 दिन नहीं लगने वाले, बल्कि मुझे तो माना को फील करने में 10 मिनट भी नहीं लगने वाले। यूजिन इतना बोलते बोलते कियोन के साथ में एक छोटी सी झोपड़ी के पास में आ चुका होता है। वो झोपड़ी दिखने में छोटी लग रही थी, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गुप्त रास्ता हो सकता है।
तो अब हम यहाँ पर प्यारा सा सीन देख रहे होते हैं। हमें उस झोपड़ी को और भी करीब से दिखाया जा रहा था और फिर इसी के साथ में झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ को आने लग जाता है। उसके पीछे पीछे हमारे यूजिन भी आ रहा होता है। अंदर आने के बाद भी क्यों एक तरफ को इशारा कर रहा होता है और बोलता है कि हमें इस तरफ को जाना होगा। क्यों के इशारा करने के बाद ही अब हम देख रहे होते हैं वहाँ सच में उस झोपड़ी के अंदर एक बेसमेंट होता है। तो क्यों नीचे की तरफ को जाने लग जाता है। यूजिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वहाँ पर बेसमेंट की सीढ़ियों पर थोड़ी देर तक चलने के बाद ये फाइनली नीचे की तरफ को पहुंचता है। नीचे की तरफ को एक बहुत ही बड़ा सा खुला सा एरिया होता है। वो एरिया बिल्कुल एक सर्कल जैसा बना होता है। अब क्यों वहाँ पर नीचे आने के बाद में यूजिन को बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल मिडल के अंदर जाकर बैठ जाओ। उनकी इस बात को सुनने के साथ में यूजिन भी आगे की तरफ को जाता है और वो बिल्कुल सेंटर में जाकर वहाँ पर बैठने लग जाता है। तब जैसे यूजिन बिल्कुल सेंटर में बैठता है तभी क्यों उसे बोलता है हमारी जो माना ट्रेनिंग की टेक्निक है हमारे एंसेस्टर मतलब की सर वर्माउट ग्रेट ने बनाई थी। इसी वजह से हमारी माना की जो टेक्निक है उसको बस मैन फैमिली के लोग यूज कर सकते हैं और बस इसी वजह से जो ब्रांच फैमिली के लोग हैं उनको माना की ट्रेनिंग के लिए रेड फ्लेम मेथड का यूज करना पड़ता है जो कि हमारी वाली टेक्निक से थोड़ी सी कमजोर है। इतना बोलते हुए अपने माना को एक्टिवेट करने लगता है। उसकी बॉडी अचानक से चमकने लग जाती है। अभी उसकी बॉडी हल्की सी ग्लो कर रही होती है और उसी को दिखाते हुए वो बोलता है कि ये वो टेक्निक है जो कि हमारे सर वर्माउथ ने बनाई थी। इतना बोलते बोलते क्यों अचानक से अपने माना की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। उसके सर के ऊपर की तरफ से माना को फ्लो होता हुआ देख रहे होते हैं। उसी के साथ में उसके आसपास में काफी खतरनाक माना निकल रहा होता है। इस माना को दिखाने के साथ में क्यों बोलता है ये वो टेक्निक है जो कि हमारे सर वर्माउथ ने बनाई और इसका नाम दी व्हाइट फ्लेम मेथड है। हमारे यूजिन क्यों की तरफ को देखते मन में सोचता है मैंने इस व्हाइट फ्लेम मेथड के नाम के बारे में तो नहीं सुना है पर ये जिस टेक्निक को यूज करा है उसको मैंने शायद एक बार देखा हुआ है। मैंने इसको वर्माउथ को यूज करते हुए देखा हुआ। उसकी बॉडी के आसपास में एक बहुत ही हाई डेंसिटी का एक माना की लेयर बन जाती है जो कि उसकी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करती है। वर्माउथ के आसपास का वो जो माना वो दिखने में व्हाइट फ्लेम जैसा लगता था पर सच बताऊं तो कई बार वो बिल्कुल लाइन की शेप के जैसा लगता था। हमारे यूजिन मन में बोलता है कि पिछली लाइफ के अंदर मैं कभी भी इस तरीके की फ्लेम की पावर को नहीं ले पाया था। मैं कभी भी ठीक से उस वक्त माना को ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। यूजिन इतना बोलते वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को चालू करता है और वो माना को फील करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर क्यों उसके पास में खड़ा होकर उसे बोल रहा होता है तो अब तुमने ट्रेनिंग चालू कर दी है तुम्हें माना को फील करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पर फिर भी तुम अपनी ब्रीथिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और फिर तुम कुछ ही टाइम के अंदर फिर माना को फील कर पाओगे। उसकी बात को सुनने के साथ ही यूजिन बोलता है कि हाँ मैं माना को फील कर पा रहा हूँ। यूजिन की इस बात को सुनते क्यों भी चौंक चुका होता है और वो उसे बोलता है कि ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। इतना बोलते हुए क्यों मन में बोलता है ये बच्चा उसको फील करने की कोशिश कर रहा है इस वजह से इसको इमेजिनेशन हो रही है कि माना को फील कर पा रहा है। इतना बोलते क्यों अपनी फिंगर के ऊपर माना को एक्टिवेट करता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है फिर मैं एक बार देखता हूँ कि क्या सच में माना को सेंस कर पा रहा है या फिर नहीं। इतना बोलते हुए अपने माना को अचानक से यूजिन के पास में भेज देता है और वो माना भी हमारे यूजिन के आसपास में घूमने लग जाता है। माना यूजिन के आसपास में घूम रहा होता है लेकिन यूजिन उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। ये चीज को देखते हुए क्यों उसको बोलता है मुझे पता ही था कि तुम माना को सेंस नहीं कर पा रहे हो। इतना बोल रहा होता है कि तभी अचानक से हमारे यूजिन बोलता है ये माना अभी मेरे इस तरफ को है। इतना बोलते हुए अपनी उंगली को भी दिखा रहा है। उसने अपनी उंगली का इशारा बिल्कुल उस तरफ किया होता है जिस तरफ वो माना होती है। इतना बोलने के साथ ही वो माना उसके आसपास में घूमने लग जाती है और यूजिन बार बार उसकी तरफ को इशारा करते हुए बता रहा था कि अब ये इधर है अब ये इधर है अब ये उधर हो रही है। उसकी सारी बातें सुनते हुए क्यों तो पूरी तरीके से घबरा चुका होता है। इतना बोलते बोलते हमारा यूजिन अपनी आंखों को खोल लेता है फिर उस माना को टच करते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे साथ में इस तरीके से कब तक खेलने वाले। यूजिन के इन सभी हरकतों को देखते हुए क्यों बोलता कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता था कि लगभग 10 दिन के अंदर जो लोग माना को फील कर पाते हैं वो चीज सच में वो बहुत ही ज्यादा तेज कर लेते हैं पर इसकी दूसरी तरफ ये जो यूजिन है ये बच्चा तो सच में एक मॉन्स्टर है। इसने माना को इतनी जल्दी सेंस कर लिया। क्यों इतना बोलते बोलते अचानक से अपना माथा पकड़ लेता है और वहाँ पर हंसने लग जाता है और इसी के साथ में अचानक से यूजिन के पास में आकर बैठने लग जाता है। अब क्यों वहाँ पर यूजिन के पास में बैठने के बाद मुझसे बोलता है तो अब जब तुम माना को पहले से फील कर पा रहे हो तो फिर अब हम यहाँ पर अपनी माना की ट्रेनिंग को चालू करते हैं। क्यों बोलता है कि अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे बस तुम यहाँ पर अपना कॉन्सेंट्रेट करोगे और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा तुम बस उसको होने दोगे। क्यों उनकी इन सभी बातों को सुनने के साथ में यूजिन उसके सामने सर झुका था और बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। यूजिन के इतना बोलने के साथ क्यों हमारे यूजिन के हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसके हाथों पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है अब स्लो स्लो करके ब्रीथ को चालू करो। अपने ब्रीथिंग को बहुत ही ज्यादा स्लो और बहुत ही सिंपल रखना। उनकी इन सही बातों को सुनते हुए यूजिन बड़ी आराम से बिल्कुल धीरे से ब्रीथ करने लग जाता है और तभी क्यों अपने हाथों के ऊपर अपनी माना की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है और क्यों उसे बोल रहा होता है तुम इमेजिन करो कि जैसे तुम माना के फ्लो के अंदर बहते जा रहे हो। ऐसा फील करो हर एक ब्रीथ के साथ तुम्हारे अंदर माना भी पहुंच रही है और जब तुम्हारी ब्रीथिंग के साथ में माना तुम्हारे अंदर चली जाए तब उस माना को रास्ता दिखाते हुए तुम उसको अपने दिल की तरफ को ले जाओ। क्यों इतना बोलते बोलते अपने माना को हमारे यूजिन के अंदर ट्रांसफर कर चुका होता है। इसी के साथ में उसने यूजिन के हाथों को भी छोड़ दिया होता है। यूजिन के हाथों को छोड़ने के बाद में क्यों वहाँ से हटने लगता है। बोला होता है कि हाँ तुम बिल्कुल अच्छा करो बस ऐसे लगातार करते जाओ। तो क्यों के हट जाने के बाद में हम देख सकते हैं हमारा यूजिन क्यों का जो माना था उसको बड़ी आसानी से वहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा होता है। हमारी यूजिन की बॉडी के आसपास में वो माना काफी आसानी से वहाँ पर फ्लो कर पा रहा होता है। इस चीज को देखते हुए क्यों बोलता कि सच में बहुत ही अच्छा कर रहा है। सच में मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बेहतर बन चुका है। यूजिन इतनी जल्दी माना को अपनी बॉडी के अंदर ले पा रहा है। इसने इतना कुछ कर लिया
गया, अब इसको बस अपने माना को इस बॉडी के लिए सूटेबल बनाना है और फिर बड़ी आसानी से माना को कंट्रोल कर पाएगा। तो क्यों वहाँ पर खड़ा खड़ा हमारे यूजिन के बारे में सारी बातें सोचे जा रहा होता है। वहीं पर हमारे यूजिन भी पूरी तरीके से शांत बैठकर माना को कंट्रोल कर रहा होता है। यूजिन वहाँ पर बैठे बैठे मन में बोलता है कि सच में ये तो पागलपन, मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं माना को सेंस कर पा रहा था, मैं माना को ब्रीथ कर पा रहा था, पर सच बताऊं तो इस लाइफ के अंदर सब कुछ अलग है। इस लाइफ के अंदर मेरे पास में जो बॉडी है ये सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये माना को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब करके उसको बड़ी आसानी से अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर पा रही है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरी बॉडी के अंदर जो माना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक ब्रीथ के साथ में मेरी बॉडी के अंदर का माना बढ़ता जा रहा है, फिर भी मैं भी छोटा हूँ। इस वजह से मेरी बॉडी की भी एक लिमिट है और मैं उस लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाऊँ। यूजिन इतना बोलते बोलते अपनी पूरी बॉडी के माना को फाइनली अपने हार्ट के अंदर पहुंचा चुका होता है। पूरा माना हार्ट के अंदर पहुंच जाने के बाद में यूजिन बहुत ही थक चुका था। वो फाइनली अपनी आंखों को खोल चुका होता है। आगे खोलने के साथ में सामने की तरफ क्योन को देख रहा होता है। देख सकते इस वक्त हमारे यूजिन बहुत ही थका हुआ लग रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ से क्योन भी उसको देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा थोड़ा सा थक चुका है, पर फिर भी इस बच्चे ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कर लिया। इस बच्चे के हार्ट के अंदर जो माना का जो कोर है उसका साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग माना को प्रैक्टिस करते हुए उसको अपने हार्ट में लगाते हैं उस वक्त उनका जो माना का कोर होता है बहुत ही ज्यादा छोटा बनता है। फिर वो माना की रेगुलर ट्रेनिंग करते हुए उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं, पर इस बच्चे ने तो एक ही बार में उस माना को इतना बड़ा बना लिया। क्योंकि इतना बोलते हुए यूजिन की तरफ को हाथ बढ़ाता है, उसे बोलता है कि बच्चे सच में तुम तो एक मोस्ट। यूजिन की उनके हाथों को पकड़ता है और उठते हुए बोलते क्या तुम मेरी तारीफ करो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोलता है कि शायद मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इतना बोलते वहां से जाने लगता और उसे भी बोलता है कि चलो ठीक है फिर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों की इतना बोलने के साथ ही अब हम बाहर की तरफ का सीन देख रहे होते हैं। हम उसी जंगल का सीन देख रहे हैं। उस जंगल के अंदर हम क्यों और हमारे यूजिन को चलता हुआ देख रहे होते हैं। क्यों यूजिन को बता रहा होता है मेन फैमिली का व्हाइट फ्लेम मेथड और ब्रांच फैमिली का रेड फ्लेम मेथड, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा अंतर है। रेड फ्लेम मेथड से कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो और फिर भी तुम अपने हार्ट के अंदर एक ही कोर को बना पाओ, और हमारा जो व्हाइट फ्लेम मेथड है उसके अंदर तुम अपने कोर को अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हो और उस माना की कोर को स्प्लिट करने के बाद में तुम उस माना की कोर की पावर को और भी बढ़ा सकते हो। जो हमारे माना को स्प्लिट करने की ताकत है इसको हम स्टार्स बोलते हैं। वो बंदा जो कि मेन फैमिली के एंसेस्टर मतलब कि सर ग्रेट वर्माउथ, उन्होंने इस मेथड को बनाया था और उनके पास में लगभग 10 स्टार्स एनाइट फैमिली की पूरी हिस्ट्री के अंदर वर्माउथ ग्रेट के पास में सबसे ज्यादा स्टार्स थे। क्यों इतना बोलते हुए हमारे यूजिन को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास में और मेरे भाई के पास में 6 स्टार्स है और इसके अलावा जो सियान, सीएल और ईयोड है तीनों ने ट्रेनिंग करके एक एक स्टार को बना लिया है। इसके अलावा मुझे ईयोड के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं सीएल और सियान के बारे में बोल सकता हूँ कि वो अगले साल तक आते आते 2 स्टार तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को 6 साल से चालू कर दिया था, इस वजह से उनके 2 स्टार होते होते उनकी ट्रेनिंग को लगभग 8 साल हो जाएंगे। ये सारी बातें सुनते हुए क्यों उनसे बोलता है कि मेरे बारे में क्या, आखिर मुझे कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोलता है मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी स्टार्स को पालोगे, तुम अपनी ट्रेनिंग को ठीक से करते हो, अगर तुम आलसपन नहीं फैलाते हो फिर तुम सच में अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी स्टार बना लोगे। यूजिन इतना सोचते हुए खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है सर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। यूजिन इतना बोलते हुए अपने मन में बोल रहा होता है सच में ये तो पागलपन है, मैं बस रिइंकार्नेट नहीं हो गया बल्कि मेरे पास में इतनी बढ़िया बॉडी आ चुकी है। इसके अलावा मैं वर्माउथ की सभी टेक्निक को भी सीख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आलसपन फैलाकर इस बॉडी को इस तरीके से बेकार नहीं करने वाला। यूजिन अब यहाँ पर क्यों के साथ में चल रहा होता है और मन में सोच रहा होता है वर्माउथ के पास में 10 स्टार थे, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, पर फिर भी मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। इनका जो व्हाइट फ्लेम का मेथड है उसकी और भी डिटेल को पता करना होगा, अगर इसमें मुझे कोई कमी दिखेगी तो फिर मैं इसको अपने हिसाब से बना लूंगा। जिन इतना बोलते वर्माउथ को बोलते कि वर्माउथ तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी छोड़ी गई व्हाइट फ्लेम मेथड को अब मैं यूज करने वाला हूं। इसको यूज करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। यूजिन इतना बोलते बोलते फाइनली मेन फैमिली के अंदर फिर से आ चुका होता है, मतलब कि वो मेन फैमिली के रेजिडेंट में पहुंच चुका होता है और इसी के साथ में क्यों उसको बोलता है कि चलो ठीक है फिर जो कुछ भी हुआ है मैं सारी चीज अपने भाई को जाकर बताऊंगा, तुम अब जाकर आराम कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत ही थक चुके होगे। उनकी इन सभी बातों को सुनते हुए यूजिन बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बिल्कुल ये करूंगा, मैं अब जाकर आराम करूंगा। यूजिन की इतना बोलने के साथ क्यों तो वहां से जा चुका होता है। हमारे यूजिन उसको पीछे से देख रहा है, फिर वो अपने हाथ की तरफ को देखते हुए बोलता है तरीके की थकान तो मैं बस एक बार आराम करके खत्म कर लूंगा, पर यहाँ पर अभी मैंने जो माना की ट्रेनिंग कर ली है मैं इसको बिना यूज करे तो यहाँ से नहीं जाने वाला, इसको एक बार ठीक से यूज करना चाहता हूँ। हमारे यूजिन इतना कुछ बोल रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी सर्वेंट वहां पर आती है, मतलब कि हमारी प्यारी सी नीना वहां पर आती है, क्योंकि यूजिन को देखते ही बोलते कि लॉर्ड यूजिन आप फाइनली वापस आ चुके हो। इतना बोलते नीना पागलों की तरह भागते उसके पास में आ रही होती है। नीना को अपनी तरफ आता है देखकर यूजिन उसे बोलता है जल्दी से मेरे रूम में जाओ और मेरी सोड मतलब की विननेट को मेरे लिए लेकर आओ। यूजिन की इन सभी बातों को सुनकर नीना उसके रूम में जाती है और वहां से उसकी सोड को लेकर आती है। यूजिन अपनी सोड को लेकर वहां पर खड़ा होता है, वो शायद अब यहाँ पर इसके ऊपर अपने माना को यूज करने वाला है। अपनी सोड को बाहर निकालते हुए सोच रहा था क्या सच में मैं इसको ठीक से यूज कर भी पाऊंगा। यूजिन इतना बोलते बोलते अपनी सोड को आगे करता है, इसी के साथ में अब वो यहाँ पर अपने माना को यूज करने लग जाता है। हार्ट का माना चमक रहा होता है, साथ में उसकी जो सोड है वो भी चमक रही होती है। इसी के साथ में अचानक से वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग जाती है, इसको देखकर नीना भी झुक चुकी होती है। उस तरफ को देख लगते कि आखिर यहाँ पर हवा कैसे चल रही है। वो जैसे वहाँ पर देखती तभी वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से हवा चलने लगती है। इसी हवा की वजह से हमें यहाँ पर हमारी प्यारी नीना का फिगर दिख चुका है। मेरा मतलब है कि हम वहाँ पर देख सकते हैं कि उसको हवा से बहुत ही दिक्कत हो रही होती है, और ये दिक्कत तो छोड़ो यहाँ पर कोई थोड़ी सी हवा नहीं चल रही बल्कि यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा सा बाउंडर बन चुका है। वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से तूफान उठ चुका होता है और इस तूफान के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा यूजिन होता है। यूजिन को अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज भी आ रही होती है। वो आवाज उसे बोलती तुम आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम हमील हो। उस आवाज को सुनने के साथ में हमारे यूजिन भी बोलता है रुको मैं तो इस आवाज को पहचानता हूँ। यूजिन इतना बोलते बोलता क्या तुम द किंग ऑफ विंड स्पिरिट मतलब कि क्या तुम टेम्पेस्ट हो। मतलब कि हमारा यूजिन यहाँ पर बस एक छोटी सी स्पिरिट को निकालना चाहता था, पर उसने तो यहाँ पर स्पिरिट के किंग को बाहर निकाल दिया, मतलब कि स्पिरिट किंग टेम्पेस्ट को बाहर निकाल
निकाल दिया है। आखिर वो स्पिरिट किंग कैसा दिखता है और आखिर इसके आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगला एपिसोड लाने के लिए मैं आप सभी को लगभग 700 लाइक का गोल भी देने वाला हूँ। तो अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो फिर बिल्कुल ठोक के लाइक मार देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वो विंड स्पिरिट की किंग बोलती, अमील क्या तुम फिर से रिइंकार्नेट हो चुके हो? हमारे यूजिन उसे बोलता है, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से पहचान पा रहे? यूजिन के इतना बोलने के साथ में स्पिरिट किंग उससे बोलती, वर्माउथ के साथ ही हमील, मैं तुम्हारी सोल को आखिर इतनी आसानी से कैसे भूल सकता? चाहे कितना भी लंबा समय बीत जाए, चाहे तुम अपने अपीयरेंस को चेंज क्यों ना कर लो, पर तुम्हारी जो सोल है वो तो वही रहने वाली है। स्पिरिट किंग बोलती, वैसे काफी लंबा समय हो चुका है जब से किसी ने मुझे इस तरीके से बुलाया हो, और अब जब किसी ने बुलाया तो फिर मैं भी जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन है, मतलब कि वर्माउथ की फैमिली में आखिर ऐसा कौन आ गया जो कि मुझे बुला सकता है। और फिर मैंने तुम्हारी सोल को फील किया, इस वजह से मुझे पता चला कि तुम हमील हो। उसकी सारी बातें सुनते हुए हमारा यूजिन उससे सीधा बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर वर्माउथ ने उन सभी डीमन किंग को क्यों नहीं मारा? स्पिरिट किंग टेम्पेस्ट, मुझे बताओ, तुम भी उनके साथ में थे, मेरे मर जाने के बाद भी तुम उनके पास में ही थे, तो फिर तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। सुनने के साथ ही टेम्पेस्ट उसे बोलता है, पता नहीं, मैं उस वक्त वर्माउथ के माइंड को नहीं समझ पाया जब वर्माउथ उन सभी डीमन किंग के साथ में फाइट करा था, मतलब कि जब वर्माउथ डीमन किंग इनकार्नेशन के साथ में फाइट करा था तब उसने अपनी सोर्ड के ऊपर कुछ कर दिया। ये सुनते हुए यूजिन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ? टेम्पेस्ट बताता है कि उस टाइम वर्माउथ ने जो बैटल करी थी वो सच में बहुत ही खतरनाक थी, और उस बैटल की जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अलग थी। वो बैटल की एंडिंग ऐसी थी जिसके बारे में हमने इमेजिन भी नहीं किया था। उस वक्त वर्माउथ के सभी कंपेनियन हार चुके थे और उस वक्त वर्माउथ अकेला डीमन किंग इनकार्नेशन के सामने खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में वर्माउथ ने अपनी सोर्ड को अपनी म्यान में रख लिया था। उसने उस वक्त उस डीमन किंग इनकार्नेशन को नहीं मारा, वो उस डीमन किंग इनकार्नेशन को मारते हुए आगे बढ़ सकता था, मतलब कि वो डीमन किंग ऑफ रिन कासल के पास में जा सकता था उसको मारने के लिए, पर उसने वहां पर उस डीमन किंग इनकार्नेशन को खत्म नहीं किया। उसकी सारी बातें सुनते हुए हम देख रहे होते हमारे यूजिन अचानक से शांत हो चुका होता है और फिर वो अचानक से गुस्सा होते बोलता है, तुम कमीने वर्माउथ, आखिर तुमने सब क्यों किया? हमारे यूजिन चिल्लाते बोलता है कि वर्माउथ ने उस टाइम उससे प्रॉमिस किया था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो उन सभी डीमन किंग को खत्म कर देगा। मुझे बताओ कि आखिर उन सभी प्रॉमिस का क्या हुआ? बेस्ट बोलता है, मुझे तुम सभी के बीच के उस प्रॉमिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। यूजिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कमीने, आखिर तुझे पता ही क्या है? बेस्ट बोलता है कि उस वक्त वहाँ पर जो कुछ भी है उसके बारे में बस वही जानता है जो कि उस वक्त वहाँ पर था, पर उस वक्त वहाँ पर सब लोग हार चुके थे और वर्माउथ ने अपनी सभी सोर्ड को भी अंदर रख लिया था, जिस वजह से कोई भी उनके बीच में नहीं आ पा रहा था। यूजिन बोलता है कि तुमने बोला कि वर्माउथ और उस डीमन किंग इनकार्नेशन के अलावा वहाँ पर सब लोग हार चुके थे, तो फिर आखिर अब मैं किससे जाकर ये सारी चीजें पूछूं? क्या तुम मुझसे बोलना चाहते हो कि मैं वर्माउथ की जो भी हड्डियां यहाँ पर पड़ी होगी उससे जाकर पूछूं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ? टेम्पेस्ट बोलता है कि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो आपकी जो करंट बॉडी है, जितना आपका माना है उसके हिसाब से आप मुझे ज्यादा देर के लिए यहाँ पर समझ नहीं कर पाएंगे। मैं तो बस यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए इस वक्त सीधा आपके पास में आ गया और अब मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जिन चिल्लाते हुए बोलता है, कमीना, मुझे सब कुछ अभी जानना है, इस तरीके से मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकते। टेम्पेस्ट उसे बोलता है कि जब आपकी पावर ज्यादा होगी तब आप मुझे सब कुछ पूछ सकते हैं। वो इतना बोलते बोलते वहां से जाने लग जाता है और तभी हम देखते हैं यूजिन की नाक के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और जैसे टेम्पेस्ट वहां से पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है तभी यूजिन की बॉडी अचानक से जमीन पर गिर जाती है। उसकी बॉडी के अंदर से पूरी जान खत्म हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से थक चुका होता है। और तभी हमारी प्यारी सी नीना जो कि बिल्कुल वहीं पर खड़ी होती है, वो यूजिन की इस हालत को देखकर बहुत ही डर चुकी होती है, बार बार यूजिन का नाम चिल्ला रही होती है, पर हमारे यूजिन को बिल्कुल भी होश नहीं होता, वो तो बस बुरी तरीके से वहाँ पर थक चुका होता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम हमारे यूजिन को उसके रूम में देख रहे होते वक्त उसको यहाँ पर लेटी लेटी कितना समय हो गया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि यूजिन जब वहाँ पर लेटा होता है तब वहाँ पर अचानक उसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलने के साथ ही यूजिन को अचानक से सर में दर्द होने लग जाता है। उसका सर बहुत ही जोर से दर्द कर रहा होता है जिस वजह से वो अपने सर को पकड़ लेता है और फिर जब उसके सर का दर्द थोड़ा कम होता है तब वो अपने हाथों की तरफ को देख रहा होता है और बोलता है कि मेरी बॉडी से मैंने अपना पूरा माना खत्म कर दिया था, मेरी बॉडी में सच में बहुत ही कम माना है, इस वजह से मुझे और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। यूजिन इतना बोलते हुए टेम्पेस्ट के बारे में सोचने लग जाता है। तो बोलता है कि वो टेम्पेस्ट मेरी सोल को पहचान पाए, इस वजह से उसे पता चलेगा कि मैं और कोई नहीं बल्कि हमील हूँ। और फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग के अंदर कुछ अजीब सी बातें चल रही है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हमील का कोई रिइंकार्नेशन नहीं हूँ, बल्कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में किसी तरीके से हमील की सारी मेमोरी आ चुकी है। इतना कुछ सोचने के साथ में अचानक से हमारी यूजिन स्माइल करने लग जाता है। फिर वो अचानक से काफी जोश में आकर बोलता है, तो इन सभी चीजों को सोचने के साथ में मुझे ये चीज तो कंफर्म हो गई कि मैं सच में हमील हूँ जो कि रिइंकार्नेट हो चुका है और उसके पास में अपनी पूरी मेमोरी भी है। तो चलो ये चीज तो अच्छी कि मेरे साथ में, मेरी बॉडी के साथ में, मेरी सोल के साथ में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यूजिन इतना कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर हमारी प्यारे से नीना भी आ चुकी होती है। नीना अंदर आने के साथ ही यूजिन को देख रही होती है। वो वहाँ पर देखती कि यूजिन पूरा होश में आ चुके होते हैं। वो देखने के साथ में बोलते, सर यूजिन क्या आप बिल्कुल ठीक है ना? नीना की बातें सुनने के साथ में यूजिन से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर कब से सो रहा था? नीना बताते कि आपको लगभग आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है। यूजिन बोलता है कि मैं इतने समय से यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, शायद मेरी वजह से बाकी सभी लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही होगी। यूजिन की इस बात को सुनकर नीना बोलती है, सर यूजिन जो पेट्रियाज और सर कियोन है वो अभी बाहर की तरफ ही खड़े हुए हैं, मतलब कि एनेक्स की तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनको यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। यूजिन के हाँ बोलने के साथ में नीना वहाँ पर पेट्रियाज और कियोन को लेकर आ जाती है। वो दोनों हमारे यूजिन के रूम में आ चुके होते हैं। तो पेट्रियाज अंदर आने के साथ में बोलते कि मैंने नीना से सारी बातों को सुन लिया। मैंने सुना कि जैसे ही तुमने अपनी सोर्ड को पकड़ा था बिल्कुल तभी तुम्हारे आसपास में काफी खतरनाक हवा चलने लग गई थी। पेट्रियाज इतना बोलते हुए यूजिन से
बोलता है, यूजिन मुझे बताओ क्या तुमने किसी स्पिरिट को समन किया था? तो पेट्रियार्च की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन तो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वो पूरी तरीके से शांत होकर वहाँ पर मन में सोच रहा होता है। उस टाइम पर इतनी तेज हवा चली थी कि वहाँ पर किसी न किसी ने तो उस चीज को देख ही लिया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से झूठ बोलता हूँ तो फिर ये मुझे पकड़ ले। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें थोड़ा सा सच तो बता ही देना चाहिए। हमारे यूजिन इतना सोचने के बाद में पेट्रियार्च को बोलता है, उस वक्त एक स्पिरिट आई थी जिसका नाम था किंग ऑफ विंड स्पिरिट है। हमारे यूजिन की इस बात को सुनने के साथ में क्यून और पेट्रियार्च वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। हमारे यूजिन इनको बोलता, किंग ऑफ विंड स्पिरिट वहाँ पर आते मुझे बोली। बस देखना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने कि मुझे समन बोल रहा था कि काफी लंबा समय बीत चुका जब से किसी ने मुझे इस तरीके से समन करने की कोशिश करी है। तो यूजिन की सभी बातों को सुनते हुए क्यून बोलते कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? पता नहीं कि हमारे वर्माउथ ग्रेट के बाद में आज तक ऐसा कोई भी नहीं जो कि इस तरीके से विंड किंग को समन कर पाए। हमारे यूजिन बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ, और ये सेम चीज उस विंड स्पिरिट ने भी बोली। उसने बोला कि मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं इसलिए अब मैं वहाँ से जा रहा हूँ। उसने मुझे ऐसे भी बोला कि अगर किसी दिन मेरी पावर वापस बढ़ जाती, मतलब कि अगर मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ तो फिर वो शायद मेरे लिए फिर से समन हो सकता है। और इतना बोलने के बाद में वो विंड की स्पिरिट किंग फिर से अपने स्पिरिट वर्ल्ड में लौट गई। तो हमारी यूजिन की इन सभी बातों को सुनने के साथ में पेट्रियार्च तो वहाँ पर अचानक से हंसने लग जाता है। थोड़ी देर तक हंसने के बाद में पेट्रियार्च बोलते हैं, यूजिन सच में तुम कमाल के बच्चे, तुम्हारे जैसा लड़का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पेट्रियार्च बोलती, इसके अलावा जब तुम क्यून के साथ में मानव वेन में गए थे वहाँ पर जाते तुमने बहुत ही जल्दी मानव वेन को भी फील कर लिया। सारी बातें क्यून ने मुझे बता दी। और बस इतना नहीं बल्कि तुमने उस मानव को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। सच में यूजिन ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम देख सकते हैं पेट्रियार्च के आगे तो चमकने लग जाती है और वो बोलता है कि ये सब चीजें तो फिर भी ठीक थी, पर तुमने तो यहाँ पर द किंग ऑफ विंड स्पिरिट को भी समन कर लिया। हमारी वजह से वो भी यहाँ पर अचानक से आ चुका था। ये चीजें सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पेट्रियार्च की सारी बातें सुनते हो हमारे यूजिन उसकी तरफ को देखकर स्माइल कर रहा होता। और फिर तभी पेट्रियार्च बोलते कि चलो ठीक है, फिर ये जो मेरा भाई क्यून है आज से ये तुम्हें सारी चीजें सिखाने वाला, अब तुम इसी के साथ में प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा मुझे लगा था कि तुम्हारी जितनी भी ट्रेनिंग वो मुझे यहाँ पर अपने भाई के ऊपर छोड़नी चाहिए, पर मुझे लगता है कि मुझे तुमको और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ के ऊपर मुझे और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो ये सुनकर हमारे यूजिन बोलता, सर पेट्रियार्च मैं नहीं चाहता कि सर क्यून मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे, मुझे ट्रेनिंग देने में उनका काफी ज्यादा वक्त बर्बाद हो सकता है। यूजिन की इस बात को सुनते क्यून बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरा यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट होगा। सच बताऊं तो मैं खुद भी तुम्हें यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर सियान और सीएल को भी सिखाऊंगा। इस चीज के अंदर आप पेट्रियार्च भी हेल्प करेंगे, पेट्रियार्च भी कभी कभी तुम्हें सिखा दिया करेंगे। क्यून की सारी बातें सुनते हुए पेट्रियार्च तो वहाँ पर पूरी तरीके से शांत होते हैं और वो हमारे यूजिन की तरफ को देखकर बस स्माइल कर रहे होते हैं और मन में बोलते कि ऐसा लगता है कि यूजिन की वजह से अब सियान और सीएल को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। पेट्रियार्च के इतना बोलने के साथ ही अब हम बाहर की तरफ को सियान और सीएल को देखे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो अब आपस में यहाँ पर फाइट करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। देखते कि वहाँ पर सीएल सियान को बोलती, क्या तुम्हें पता कि जो यूजिन उसने व्हाइट फ्लेम मेथड को यूज करते हुए एक स्टार को बना भी लिया। सियान उसे बोलता है, ठीक है इसके बारे में मैं पहले से जानता हूं, तुम्हें मुझे सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सीएल बोलती कि हमें बस एक स्टार बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और उसने तो बहुत ही जल्दी कर लिया। सियान बोलता कि ये चीज ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, वैसे भी हमने भी तो एक महीने के अंदर अंदर हमारे एक स्टार को बना लिया था। तो सियान इतना बोलते मन में बोलता है, पर फिर भी ये जो कमीना बच्चा यूजिन है ये बस एक दिन के अंदर अंदर अपने एक स्टार को बना चुका। इस वक्त सेम चीज सीएल भी मन में सोच रही थी, वो भी सोचती कि ये बच्चा बस एक दिन के अंदर ही अंदर एक माना के एक स्टार को इतनी जल्दी बना लिया। ये दोनों इसी तरीके से सोच रहे थे, तभी सियान अचानक से जंप करते सीएल की तरफ को जाने लगता है और दूसरी तरफ से सीएल भी जंप करते हुए सियान की तरफ को अटैक करने जा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के पास आने के साथ में एक दूसरे के साथ में फाइट करना चालू कर चुके होते हैं। ये दोनों यूजिन के बारे में सोचते पूरे जोश के साथ में यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। यूजिन अभी भी अपने रूम में लेटा होता है, वो बस यहाँ पर सोने का नाटक कर रहा था और जैसे यहाँ पर से सभी लोग चले जाते हैं बिल्कुल तभी वो खड़ा होने के साथ में अपनी सोर्ड को पकड़ लेता है। तो यूजिन वहाँ पर फिर से अपनी सोर्ड को निकालते हुए उसको देखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर किसी विंड स्पिरिट को समन करने वाला है। तो हम देखते हैं कि यूजिन अपनी सोर्ड के ऊपर अपने माना की पावर को यूज करता है और उसके ऐसा करने के साथ में अचानक से वहाँ पर उसकी सोर्ड के अंदर से एक छोटी सी स्पिरिट बाहर निकलती है। स्पिरिट कोई लड़की की स्पिरिट होती है पर ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी होती है। हमारा यूजिन उसको देखकर बोलता है, ये तो सिल्फ है और ये बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड की स्पिरिट है। ऐसा लगता है कि मेरे पास में अभी इतना कम माना है कि मैं बस इसी को समन कर सकता हूँ। हमारा यूजिन वहाँ पर सिल्फ मतलब कि उसी स्पिरिट से बोलता है, क्या तुमने अपने किंग से बातें करी, क्या तुमने अपने किंग से कुछ सुना है जो कि तुम मुझे बता सकती हो। हमारी यूजिन सारी बातें सिल्फ से पूछ रहा होता है पर वो जो सिल्फ होती है ऐसा लगता है कि उसको तो यूजिन की कोई भी बात समझ नहीं आती। हमारे यूजिन अपने सर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया, ये जो लो ग्रेड की स्पिरिट होती है इनके पास में खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, मतलब इनके पास में खुद का ज्यादा दिमाग नहीं होता है, वजह से मुझसे बात नहीं कर सकती। हमारी यूजिन इतना सोचने के साथ ही अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो सिल्फ की तरफ को देखते हुए बोलता है, जल्दी से जाकर अपने टेम्पेस्ट मतलब कि अपने विंड किंग को बता देना कि जब भी मैं उसे ढूंढूंगा तो मैं उसे मार दूंगा। मुझे पता चला कि तुम्हारे किंग ने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मैं सच में उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। तो यूजिन की सारी बातें सुनते वो विंड स्पिरिट मतलब कि सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो काफी तेजी के साथ में यूजिन के पास से निकलते वहां से चली जाती है। हम देख सकते हैं वो यूजिन के पीछे की तरफ को जाकर वहां से गायब हो जाती है। हमारे यूजिन भी उसको वहां से गायब होता हुआ देख रहा होता है। फिर तभी हमारे यूजिन मन में सोच रहा होता है, उस वक्त बस मैं ही था जो कि डीमन किंग इनकार्नेशन की कासल के अंदर मारे गया। मेरे जो बाकी चारों साथी थे उस वक्त वहाँ पर नहीं मरे थे और भी देर तक उस डीमन के साथ में फाइट करे थे। यूजिन इतना बोलते बोलते अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और बोलता है कि मेरा जो प्रोमिस जो कि मैंने वर्माउथ के साथ में किया था उसके बारे में अब एक ही बंदा जानता है और वो और कोई नहीं बल्कि वो द डीमन किंग ऑफ इनकार्नेशन है। मुझे उसी को ढूंढकर उसी से सब कुछ पूछना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे उसकी कासल मतलब कि हेलमेट में जाना पड़े और तभी जाकर मैं उससे सारी चीजें पूछ पाऊंगा। मेरे चारों साथी हेलमेट तक पहुंच गए थे और वहाँ पर उनकी काफी खतरनाक फाइट हुई थी। तो अब अगर मैं हेलमेट तक पहुंच जाता हूँ वहाँ पर डीमन किंग और इनका
वल्कानेशन से मैं सारी चीजें पूछ पाऊंगा। हेलमेट पर जाने से पहले पहले मुझे एरोथ में भी जाना होगा। वहाँ पर जाकर मुझे सेना के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलेगी। और इसके अलावा मुझे यूरास में भी जाना होगा। यहाँ पर मुझे एनिस के बारे में भी काफी चीजों को पता करना होगा। यूरास में जाने के साथ साथ मुझे उस ब्रेव मोरन के बारे में भी पता करना है। इस वजह से मुझे लुहार में भी जाना होगा। अगर मैं इन सभी जगह पर जाता हूँ तो फिर मैं अपने सभी कंपेनियन के बारे में सारी चीजों को पता कर पाऊंगा। पर अभी के लिए मैं इन सभी जगह पर नहीं जा सकता। मैं अपनी इस छोटी सी बच्चे वाली बॉडी के साथ में इतनी दूर तक नहीं जा पाऊंगा। मुझे अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ऐसी लगातार ट्रेनिंग करने के बाद में एक दिन पक्का मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं इन सभी जगह पर जा पाऊंगा। तो अब यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर एक बंदे को देख रहे होते हैं जो कि अपने सर को पकड़ रहा होता है। वो अपने सर के बालों को सहला रहा होता है। और फिर तभी हम अचानक से एक बंदे की बॉडी को देख रहे होते हैं। उस बंदे की बॉडी सच में बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। और फिर इसी के साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा यूजिन होता है। यूजिन बोलता है कि सच में समय बहुत ही ज्यादा तेजी से चलता है। यूजिन की इतना बोलने के साथ ही हम देख सकते हैं कि हमारा यूजिन अब यहाँ पर 17 साल का हो चुका होता है। यूजिन बोलता है कि समय कितना भी तेज चले पर सच में मेरी जो बॉडी है सच में बहुत ही खतरनाक है। मैं लगभग हर एक दिन अपनी माना की ट्रेनिंग करता रहा हूँ। मैंने अब तक एक भी दिन अपनी माना की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। और साथ में मैं अपनी बॉडी को भी कंडीशनिंग करता जा रहा हूँ। इन सभी चीजों की वजह से मेरे पास में अब माना के 3 स्टार बन चुके हैं। फ्लेम मेथड को यूज करने के साथ में सच में काफी तेजी से मैंने माना के 3 स्टार बना लिए। पर फिर भी ये सब काफी नहीं, मुझे और भी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। यूजिन इतना बोलते बोलते मिरर के अंदर अभी भी अपने आप को ही देखे जा रहा होता है। यूजिन बोलता है कि अगर मुझे अपनी बॉडी को ठीक से यूज करना तो मुझे यहाँ पर उन सभी चीजों को भी सीखना पड़ेगा जो कि मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर नहीं सीख पाया था। तो यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पर मेन फैमिली के रेजिडेंस एरिया को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारा यूजिन किसी को बोल रहा होता है कि मैं एरोथ जा रहा हूँ ताकि मैं मैजिक को भी सीख सकूं। यूजिन के इतना बोलने के साथ ही हमें पता चलता है उसके सामने सियान होता है। सियान उसकी इस बात को सुनकर बोलते हैं कि तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। सियान की बातें सुनकर हमारा यूजिन बता वो बात ये कि हमेशा की तरह आज सुबह मैं फिर से अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था। मैं फ्लेम मेथड माना को यूज करता हूँ। फिर उसके बाद में यूजिन इतना बोल रहा था कि तभी अचानक से सियान बोलते क्या इसका मतलब ये कि तुमने उस चीज को बना लिया है? क्या तुम सच में उस चीज को बनाने में सक्सेसफुल हो चुके हो? हमारे यूजिन बोलते हैं कि हाँ अब मैं उस चीज को कर सकता हूँ। उस माना के मेथड को यूज करने में अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो यूजिन इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपनी बॉडी के अंदर का जो भी माना होता है उसको यूज करने लगता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर माना का कुछ सर्कल बन चुका होता है। और फिर तभी वो सर्कल बहुत ही तेजी के साथ में घूमता है जिसकी वजह से यूजिन के आसपास में काफी खतरनाक तरीके से माना का ओरा निकलने लगता है। हमारे यूजिन के पास से इतना खतरनाक माना का ओरा निकल रहा था जिसको देखकर सियान तो पूरी तरीके से चौंक चुका होता है। सियान को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस लगातार यूजिन को देखे जा रहा होता है। थोड़ी देर तक यूजिन को देखने के बाद में सियान बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुम इतनी जल्दी इसको कैसे बना सकते हो? सियान इतना बोलते मन में बोलता है कि इस यूजिन ने मुझसे 7 साल बाद में माना की ट्रेनिंग को चालू किया था और फिर भी इस बंदे ने माना की 3 स्टार को इतनी जल्दी बना लिया है। इसकी कंपेरिजन में अगर मैं मेरी बात करूँ तो फिर इतने टाइम से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे पास में बस 2 स्टार है। सियान यूजिन से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी यूजिन बताता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि मैं सच में एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। अगर मैं कोई काम करूंगा तो फिर मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दूंगा। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ में सियान बोलता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यूजिन बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ तो फिर तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। सियान बोलता है कि पर तुम तो मुझे डेली मारते रहते हो। तुम हर एक सुबह मुझे इस तरीके से पीटते हो जैसे कि तुम मुझे मार ही डालोगे। हमारे यूजिन उसे बोलता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो तुम ही थे जो कि बोल रहा था कि तुम्हें हर एक दिन सुबह मेरे साथ में प्रैक्टिस कर। अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हो रही तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ में प्रैक्टिस करना बंद कर सकता हूँ। यूजिन की इस बात को सुनकर सियान कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो बस अपना मुंह साइड में घुमा लेता है और बस वहाँ पर शांति से बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वहाँ पर बैठे रहने के बाद में सियान अचानक से खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहते हो? तुम भूल चुके हो कि ईओड के साथ में क्या हुआ था? वो भी मैजिक को सीखने गया था और अब देखो आखिर उसकी क्या हालत हो चुकी है। सियान बोलता है कि उस रिचुअल के खत्म हो जाने के बाद में ईओड रोबेरियन के पीछे पीछे चला गया था ताकि वो मैजिक सीख सके। और वो तो उसके साथ में जाने के बाद भी उसका डिसाइपल भी नहीं बन पाया क्योंकि उसके अंदर मैजिक के लिए कोई टैलेंट ही नहीं है। तो ईओड वहाँ पर जाने के बाद में रोबेरियन के ऊपर बस एक बोझ बनकर रह चुका है। इतने साल बीत चुके पर फिर भी वो ठीक से मैजिक को नहीं सीख पा रहा है। वर्माउथ फैमिली का होने के बाद भी उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल एक कचरा बन चुका है। तो सियान की सारी बातें सुनते सुनते यूजिन अचानक से गुस्सा होता है। उसे बोलते क्या तुम सच में यहाँ पर तुम्हारे माइंड में जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ यहाँ पर बकते जा रहे हो? यूजिन को इस तरीके से देखकर सियान बोलता है कि क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया? सियान बोलता है कि वैसे सच बताऊं तो यूजिन तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाकर कोई फालतू का मैजिक सीखो। मुझे यहाँ पर तुम्हारे जाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो। बस बात ये कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर सच में तुम्हारी वजह से जो सीएल है वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएगी। तो सियान की इन सभी बातों को सुनने के साथ में यूजिन वहाँ पर हंसने लग जाता है। सीएल तो मेरे साथ में ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहती। उस टाइम पहले उसने खुद ने बोल दिया था कि वो मेरे साथ में ट्रेनिंग ना करके खुद ही अकेले ट्रेनिंग करना चाहता। तो आखिर उसको मेरे यहाँ से चले जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा? यूजिन इतना बोलते वहाँ से जाने लगता और वो सियान को बोलता है चलो ठीक है फिर अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सियान चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीने अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? यूजिन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस पेट्रियाज को देखने जा रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है और मुझे उनको जाकर ये भी बताना चाहिए कि अब मेरे पास में माना के 3 स्टार। इस चीज की वजह से शायद मुझे यहाँ पर कोई ना कोई परमिशन तो मिल सकती है और शायद मैं यहाँ से फाइनली जा सकता हूँ। तो यूजिन इतना बोलते वहाँ से जाने लग जाता
है और पीछे की तरफ से सियान बस उसको वहाँ पर देखता रह जाता है। वो उस वक्त वहाँ पर हमारे यूजिन को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। यूजिन के वहाँ से चले जाने के बाद में सियान तो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर बहुत ही गुस्सा निकालने लगता है और वो गुस्से में आते हुए बोल रहा था कि ये कमीना आखिर अचानक से मैजिक क्यों सीखना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सियान के इतना बोलते हमारा सीन चेंज होता है। अब हम पेट्रियाज को देख रहे होते हैं। पेट्रियाज किसी को बोलता है कि जरा रुको, आखिर तुमने अभी क्या बोला। हम देखते हैं कि पेट्रियाज के सामने की तरफ को हमारा यूजिन खड़ा होता है। यूजिन उससे बोलता है कि मैं बस बोल रहा हूँ कि मैं एरोथ में जाकर मैजिक को सीखना चाहता हूँ। जिनकी इन सभी बातों को सुनते हुए पेट्रियाज बहुत ही तेज बोलते हैं, तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी उम्र में आज से पहले कोई भी हमारी फैमिली में 3 स्टार नहीं बना है। अगर तुम इसी तरीके से लगातार अपनी प्रैक्टिस को करते रहते हो तो फिर तुम 18 साल के होने से पहले पहले तुम्हारे पास में 4 स्टार आ सकते हैं। पेट्रियाज की इस बात को सुनकर यूजिन बोलता है कि जब मैं 3 स्टार का बना तब मुझे कुछ अजीब सी चीज मुझे फील हुआ कि अगर मैं बस इसी तरीके की ट्रेनिंग करूंगा तो फिर इससे मैं ग्रो नहीं हो पाऊंगा। मुझे इनसे भी ज्यादा चीजों को सीखने की जरूरत, मैं और भी कई सारी चीजों को सीखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं मैजिक को सीख पाऊंगा या फिर नहीं, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। अगर मैं मैजिक को भी सीखना चालू करूंगा तो फिर मैं अपने माना को और भी अलग तरीके से समझ पाऊंगा। यूजिन जोश में आता है, बोलते नई नई चीजों को सीखने से मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है और मुझे इस चीज का पक्का पता है कि वो सारे का सारा एक्सपीरियंस मेरे आगे जाकर बहुत ही काम आने वाला है, सभी किसी भी तरीके से वेस्ट तो नहीं होने वाला। यूजिन इतना बोलने के साथ में अचानक से पेट्रियाज के सामने सर झुका लेता है और वो सर झुकाते हुए बोलता है, प्लीज पेट्रियाज एक बार मेरी सभी बातों पर ध्यान से सोचिए, एक बार जरा मेरी ग्रोथ के बारे में भी सोचिए। तो यूजिन की इन सभी बातों को सुनकर पेट्रियाज तो अपना मुंह घुमा लेते हैं। वो अपने मन में यूजिन के बारे में कई सारी बातें सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक सोचने के बाद में पेट्रियाज फिर से यूजिन की तरफ को देखते हैं। वो उसकी तरफ को देखते बोलते हैं, यूजिन अपना सर ऊपर करो। पेट्रियाज की इतना बोलते हमारा यूजिन भी ऊपर की तरफ को सर उठाते हुए पेट्रियाज को देखने लग जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम नई चीजों को सीखना चाहते हो, आखिर में इस चीज में तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। मैं एक पेट्रियाज हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी विशेष के बारे में काफी अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा, पर यूजिन फिर भी मैं तुमसे एक चीज के लिए प्रॉमिस मांगना चाहता हूँ। यूजिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी तरीके से डार्क मैजिक को नहीं सीखोगे, क्योंकि एरोथ के अंदर रेड मैजिक टावर के साथ साथ वहाँ पर डार्क मैजिक टावर भी है जहाँ पर डार्क मैजिशियन रहते हैं और वो सभी के सभी डार्क मैजिक को यूज करते हैं। इन सभी डार्क मैजिशियन का जो भी पास्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि आज के समय में ये जो डार्क मैजिशियन है इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं चलती है, पर फिर भी वर्माउथ की ब्लड लाइन के अंदर डार्क मैजिक को सीखना पूरी तरीके से मना है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज हमारे लॉज के अंदर नहीं लिखी हुई है, पर फिर भी मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस तरीके के मैजिक से दूर रहो। इन सारी बातों को सुनने के साथ में हमारे यूजिन मन में बोल रहा होता है, सभी डीमन किंग्स, सभी डीमंस और साथ में सभी डार्क मैजिक्स को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि 300 साल पहले इन सभी कमीनों ने क्या क्या हरकतें करी थी। इतना बोलते हुए यूजिन पेट्रियाज को बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो डार्क मैजिक से बहुत ही ज्यादा नफरत है और मैं कभी भी इस तरीके के मैजिक को सीखने की कोशिश नहीं करूंगा। यूजिन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हम देख रहे होते हैं यूजिन यहाँ पर हॉलवे के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है। वो वहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक दरवाजे के ऊपर से नॉक नॉक होती है। उस आवाज को सुनने के साथ में हमारे यूजिन उस तरफ को देखने लगता है। फिर तभी हम देखते कि अंदर से वहाँ पर सीएल की आवाज आती है। सीएल यूजिन को बोलती कि मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। यूजिन बोलता है कि अगर तुम बात करना चाहती हो तो फिर तुम बाहर आ सकती हो। सीएल बोलती कि नहीं मैं ट्रेनिंग करी थी, इस वजह से मेरी पूरी बॉडी के ऊपर पसीना लगा हुआ है, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहती। उसके इतना बोलने के साथ ही हम अचानक से अंदर की तरफ को सीएल को देख पा रहे होते हैं। सीएल सच में वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। तो अब सीएल वहाँ पर दरवाजे के पास में खड़े होकर हमारे यूजिन से बोलती है, यूजिन क्या तुम सच में एरोथ जा रहे हो। सीएल की बात को सुनकर हमारे यूजिन क्या सीएल ने तुम्हें सब कुछ बताया। सीएल बोलती हाँ उसी ने मुझे बताया और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम अब 3 स्टार बन चुके हो। तुम 3 स्टार बन चुके तो फिर आखिर तुम क्यों जा रहे हो। यूजिन बोलता है कि बस बात ये है कि मैं तो बस यहाँ पर मैजिक को सीखना चाहता हूँ। सीएल बोलती पर तुम्हारे पास में तुम्हारा स्पिरिट मैजिक है, विंडी स्पिरिट मैजिक को करना जानते हो, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर एरोथ जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो हम वहाँ पर एरोथ से मैजिशियन को भी ला सकते हैं जो कि तुम्हें यहीं पर ट्रेनिंग दे देंगे। पता नहीं कि अगर फिर भी तुम यहाँ से चले गए तो फिर मैं और मेरा भाई तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। हम बहुत ही जल्दी ट्रेनिंग करके तुमको पीछे छोड़ देंगे। हमारे यूजिन ये सब सुनकर बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर सच में तुम दोनों की पावर बढ़ जाएगी तो फिर तो मुझे तुम दोनों के साथ में ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग करे हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। अगर तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी तो फिर मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करने में मजा आएगा। यूजिन की इस बात को सुनकर सीएल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर वो उसे बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ में फाइट करती हूँ तो क्या तुम में जाने से मना कर दो। यूजिन बोलते कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के बाद में भी वहाँ पर जाऊंगा। ये सुनकर तो सीएल वहाँ पर यूजिन को गाली देने लग जाती है और फिर वो अचानक से बोलती मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने टाइम के लिए जाने वाले हो। यूजिन बोलता कि पता नहीं, शायद वहाँ पर मैं कुछ सालों के लिए जाऊंगा। सीएल बोलती कि आखिर इतना लंबा समय क्यों। पता नहीं कि जब कोई पर्सन घर को छोड़कर जाता है तो फिर उसे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं मिल पाता। तुम्हें इस तरीके से यहाँ से नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर जाने से पहले एक बार तुम अपने पिता के बारे में सोचो। सीएल की इस बात को सुनने के साथ में हमारा यूजिन अचानक से स्माइल करने लग जाता है। अपने पिता को याद करते हुए बोलता है कि मेरे पिता मेरे बिना बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्योंकि मेन फैमिली में आने के बाद में वो तो सच में बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे और रेगुलर हंटिंग पर जाते रहते, जिस वजह से उनका तो वजन भी कम हो चुका। सीएल बोलती कि जो अंकल कियोन है वो तुम्हारे जाने की बात से बहुत ही दुखी हो जाएंगे। यूजिन बोलता कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। अब सीएल बोलती कि और एक बार मेरे भाई के बारे में भी तो सोचो। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चले जाओ। यूजिन सारी बातें सुनते बोलते क्या सच में, चलो छोड़ो इन सभी चीजों से क्या फर्क पड़ता है, मुझे फिर भी एरोथ के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। हमारे यूजिन इतना बोलते वहां से जाने लगता है और वो सीएल को बोलते कि चलो ठीक है फिर तुम भी अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से करती रहना। सीएल अंदर से सारी बातें सुन रही होती है और तब तक हमारे यूजिन भी वहां से जाने लग जाता है। यूजिन के वहां से जाने के साथ साथ सीएल अचानक से दरवाजा खोलती और उसको पीछे से देखने लग जाती है। सीएल सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तो सीएल पीछे से हमारे यूजिन को बोलती क्या तुम सच में जा रहे हो। सीएल की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन कोई जवाब नहीं देता, वो बस अपने हाथ को हिलाते हुए उसको हाँ में जवाब देता है। यूजिन की हरकत को देखकर सीएल पीछे से बोलती कमीने, सच में तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। अब हमें यहाँ पर सीएल को पीछे से दिखाया जा रहा होता है। आप
सब यहाँ पर कोई भी गंदी नजर मत डालना। तो सीएल यहाँ पर दरवाजे के पास में खड़े होकर बोल रही हो, सच बताऊं तो यूजिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें अगले दिन को हमारे यूजिन को दिखाया जा रहा था, वो अपने पिता जेड के सामने खड़ा होता है। इस वक्त यूजिन ने यहाँ पर कुछ नए कपड़े पहने होते हैं। इसी के साथ में जेड यूजिन को बोलता है, चाहे तुम एरोथ में चले जाओ पर फिर भी तुम वहाँ पर किसी भी फालतू पर्सन की बातों में मत आ जाना, और हाँ वहाँ पर जाकर तुम आलसी मत बन जाना, वहाँ पर जाकर तुम अच्छे से पढ़ाई करना और मैजिक को ढंग से सीखना। हमारे यूजिन भी बोलता है कि आप भी डेली एक्सरसाइज करना, आप भी यहाँ पर आलस को मत फैलाने लग जाना, मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से मुझे पक्का पता है कि आप थोड़ा तो आलस करोगे। तो यूजिन की इस बात को सुनकर जेड वहाँ पर उठते हुए हंसने लग जाता है, और फिर वहाँ पर खड़े होने के बाद में यूजिन के पास में जाता है और बोलता है कि यूजिन जरा देखो तो तुम तो मेरे से भी ज्यादा लंबे हो चुके हो। अपने पिता जेड की इस बात को सुनकर हमारे यूजिन भी बस उसी को देख के जा रहा था और वो काफी अच्छे से वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर तभी जेड यूजिन को देखते बोलते कि यूजिन मेरे बेटे बस वहाँ पर तुम अपना ध्यान रखना। तो जेड की इतना बोलने के साथ ही अब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हम देख रहे होते कि यहाँ पर हमारा यूजिन एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और इस वक्त इसके सामने की तरफ को पेट्रियाज की और बाकी सभी लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। साथ में सबसे पीछे की तरफ को हमारी सीएल भी होता है। पेट्रियाज यूजिन को बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर किसी भी गार्ड की कोई जरूरत नहीं है? यूजिन बोलते कि नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अपने आप को बड़ी आसानी से बचा सकता हूँ। यूजिन की इस बात को सुनकर पेट्रियाज भी बोलते कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि यूजिन 3 स्टार का बन चुका, कियोन की तरह मुझे यूजिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा बेटा कियोन है वो तो यूजिन के सामने कुछ भी नहीं है। पेट्रियाज के इतना मन में सोचने के साथ ही अब हम देख रहे होते हैं यूजिन के पिता तो वहाँ पर रोने लग जाते हैं और साथ में सीएल और सियान की भी मदर वहाँ पर खड़ी होती है और साथ में सीएल सियान दोनों होते हैं और साथ में हमारी सर्वेंट नीना भी होती है। तो हमारा यूजिन अब उन सभी की तरफ को देख रहा होता है, नोटिस करता है कि उसके पिता रो रहे हैं। इस चीज को देखते हुए यूजिन बोलता है, पिताजी आप इस तरीके से कब तक रोते रहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो आप ठीक थे, पर अब मेरे यहाँ पर जाने की बात को लेकर आप अचानक कैसे रोने क्यों लगते? यूजिन की इस बात को सुनकर जेड कुछ बोलने की कोशिश करता पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। यूजिन उसे बोलते कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं वहाँ से जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, कम से कम आपको मुझे यहाँ से जाने से पहले गुड बाय बोलना चाहिए, आपको इस तरीके से मेरे फेस के सामने रोना नहीं चाहिए। यूजिन की इस बात को सुनकर जेड धीरे धीरे करके अपने आंसू को पोंछने जाता है और फिर तभी वो अचानक से यूजिन की तरफ को देखकर स्माइल करने लगता है और उसे बोलता है गुड बाय मेरे बच्चे, वहाँ पर जाकर अपना ध्यान रखना। अपने पिता की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन उसको देखकर स्माइल करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं यूजिन वहाँ से मुड़ता है और वो सीधा उस पोर्टल की तरफ को जाने लग जाता है। वहाँ से जाते जाते यूजिन पीछे की तरफ को बिल्कुल भी नहीं मुड़ता, वहाँ से जाते बस बोल रहा होता है चलो ठीक है फिर कुछ समय बाद में मैं आप सभी से मिलूंगा। तो यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें यहाँ पर मैजिक किंगडम मतलब कि एरोथ को दिखाया जा रहा होता है। एरोथ के अंदर भी हम उसकी कैपिटल पेंटागन को देख रहे होते हैं। ये पेंटागन सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, यहाँ पर कई सारी जगह तो आसमान में उड़ रही होती है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर एक कार्ड के अंदर हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं। वो कार्ड यहाँ पर जमीन पे नहीं चल रही होती बल्कि वो तो हवा में उड़ रही होती है। तो इसी के साथ में हमारे यूजिन जो कि उस कार्ड में बैठा होता है वो आसपास के नजारे को देखकर बोलता है मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर भी एरोथ में आ चुका हूँ, पर सच बताऊं तो अब ये जगह बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। यहाँ पर तो फ्लोटिंग स्टेशन बन चुके हैं और इन्होंने अपने फ्लोटिंग स्टेशन के ऊपर यहाँ पर वार्प गेट को बनाया हुआ है, मतलब कि टेलीपोर्टेशन गेट को बनाया हुआ है। सच में यहाँ का जो बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंच चुका है। हमारा यूजिन सारी बातें मन में सोच रहा था कि तभी उसके सामने की तरफ को हम एक बंदे को देख रहे होते हैं जो कि यूजिन से बोलता है कि सच में आसपास का नजारा कितना ज्यादा हो हमारे एरोथ की कल्चर का ये जो नजारा है सच में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है। बंदे की इतना बोलने के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर जो एरोथ का जो कैपिटल पेंटागन है उस जगह का ये टूर गाइड है और ये हमारे यूजिन को यहाँ पर गाइड कर। अब ये टूर गाइड हमारे यूजिन को बताते कि यहाँ पर लगभग 15 फ्लोटिंग स्टेशन है और सारे के सारे मैडम सेन्या ने बनाए थे। ये चीज सुनकर हमारे यूजिन बोलते कि क्या सच में सब कुछ मैडम सेन्या ने बनाया और क्या ये जो अजीब सा कैरेज है जो कि हवा में उड़ रहा है क्या ये भी मैडम सेन्या ने बनाया था? ये सुनकर टूर गाइड बोलते कि हाँ बिल्कुल इसको भी मैडम सेन्या ने बनाया, पर आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैजिक भले कुछ सालों पुराना हो सकता है पर फिर भी ये जो कार्ड है इसकी सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। इस कार्ड की वजह से एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं। ये सुनकर हमारे यूजिन मन में बोलते एक्सीडेंट कम होते हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। यूजिन की इस बात के साथ में टूर गाइड बोलता है चलो ठीक है फिर यहाँ पर टूर के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया जगह बताता। वो इतना बोल रहा होता है कि तब तक यूजिन उसको बीच में रोक देता और वो उसे सीधा बोलता है कि सबसे पहले तो मैं एक जगह को विजिट करना चाहता हूँ जो कि द वाइस सेन्या का मेंशन है, मैं सीधा उस मेंशन में जाना चाहता हूँ। यूजिन की इस बात को सुनकर वो टूर गाइड भी बोलता है कि आपकी चॉइस तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अब जब आप इस कैपिटल पेंटागन में आ चुके हो तो फिर 3 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी जो कि आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला मैडम सेन्या का मेंशन, दूसरा मैजिक टावर और तीसरा यहाँ पर रात का नजारा। टूर गाइड कितना बोलने के साथ हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर उनका कार्ड लगातार आगे बढ़ता जा रहा होता है। तो ये टूर गाइड हमारे यूजिन को बताता है 300 साल पहले हमारी मैडम सेन्या उस डीमन रियम से आने के बाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा कम उम्र की मास्टर बन चुकी थी और इस चीज की वजह से यहाँ पर उनकी एक बहुत ही बड़ी सी मूर्ति भी बनी हुई है। और इसके अलावा वो जो उनका मेंशन है उस जगह पर बना हुआ जहाँ पर वो अपने आखिरी समय तक रुकी हुई थी और फिर लगभग 200 साल पहले उन्होंने अपने उस जगह को छोड़ दिया था, उन्होंने उस मेंशन को छोड़ दिया और फिर वहाँ से अचानक से चली गई। ये सुनकर हमारी यूजिन बोलता है और आखिर वो कहाँ पर गई थी, क्या इसके बारे में किसी को पता है? क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर इस कागज के अंदर तो लिखा हुआ ही नहीं है। ये सुनकर टूर गाइड बोलते कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जो मैडम सेन्या उनके जाने के बाद में उसके जितने भी डिसाइपल और बाकी सभी मैजिशियन थे उनके पीछे पीछे गए, उन्होंने उनको ढूंढने की कोशिश करी और वहाँ पर किसी को भी उनके आसपास में होने या फिर कहीं पर जाने का कोई भी निशान नहीं मिला। आपको पता है कि सबसे ज्यादा बुरी बात क्या थी? जिस दिन मैडम सेन्या अचानक से गायब हुई थी उस दिन उनका बर्थडे था। अगर तुम इस चीज के अंदर मेरा ओपिनियन मांगो तो फिर मुझे लगता है कि मैडम सेन्या उस दिन डीमन रियल
में चली गई थी, मतलब की हेलमेट में चली गई थी। सुनकर हमारे यूजिन बोलते कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। यूजिन की इस बात को सुनकर वो टूर गाइड बोलता है लगभग 300 साल पहले मैडम सेना ने अपने साथी की बॉडी मतलब की हमील की बॉडी को पीछे छोड़ दिया। इस वजह से मुझे लगता है कि मैडम सेना अपने कंपेनियन के बारे में सोच रही थी, मतलब की हमील के बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस अपने दोस्त की याद में उस जगह पर वापस चली गई थी। वो टूर गाइड इतना बोलते बोलते अचानक से बोलता है तुमने कई सारी बुक्स में इतना तो पढ़ा होगा, अधिकतर बुक्स में लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड हमील था उसको मैडम सेना के ऊपर थोड़ा सा क्रश था। आखिर में मरते मरते उसने अपने प्यार को मैडम सेना के ऊपर कबूल भी किया था। उसने उनको बोला था कि वो उनसे प्यार करता है। इस टूर गाइड की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम ये फालतू की बकवास करना बंद करो, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यूजिन की इस बात को सुनकर टूर गाइड बोलते कि आपने अभी अभी क्या बोला, क्या बोलना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमारे यूजिन उसे बोलते कि अरे सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे कुछ बोल रहा था। अब वो टूर गाइड बोलता है ऐसा लगता है कि आपको मैडम सेना और जो हमील है उनके बीच का रोमांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये सुनकर हमारे यूजिन बोलता है कि यहाँ शायद ऐसा हो सकता है। तब वो टूर गाइड बोलता है कि वैसे यहाँ पर एक और थ्योरी है कि आखिर वो यहाँ से क्यों चली गई थी। हमारे यूजिन अब फिर से उस टूर गाइड की तरफ को देखने लग जाता है और तभी वो टूर गाइड बताता है सभी लोगों को पता है कि जो हमारी मैडम सेना है उनको डार्क मैजिक और सभी डीमन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, हमेशा डार्क मैजिक टावर के खिलाफ काम करती थी। उनको डार्क मैजिक टावर का बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो इसी वजह से सभी लोग बोलते कि मैडम सेना के आखिरी समय में उनको डार्क मैजिक टावर के कुछ लोगों ने मार दिया था। इस टूर गाइड की इस बात को सुनकर यूजिन बोलता है ऐसे लो लेवल के कीड़े उस सेना को मार दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूजिन की इस बात को सुनकर टूर गाइड भी बोलते कि हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इसी वजह से ये जो थ्योरी है इसको सभी लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। टूर गाइड की इस बात को सुनते हमारे यूजिन मन में बोलता है डार्क मैजिशियन पावरफुल तो है पर वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो सेना को मार पाए, और फिर भी जो डीमन किंग है वो शायद सेना को मार सकता है। जो सभी डीमन से किसी न किसी तरीके से डार्क मैजिक से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एरोथ के अंदर डार्क मैजिक टावर की मदद से यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से जो सैन्य है वो इनके सामने बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी, तो शायद उन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। एक रीजन काफी जिस वजह से वो डीमंस हमारी सेना के पीछे पड़ जाए। तो यूजिन के इतना सोचने के साथ ही अचानक से हमारा सीन चेंज होता है। हम देख सकते हैं कि अब यूजिन फाइनली अपने कार्ड से उतर रहा होता है। अपने कार्ड से उतरने के साथ ही वहाँ पर हमारा यूजिन किसी तरफ को देखते बोलता है कि सेना तो मैं तुम्हारे मेंशन के पास में आ चुका हूँ। यूजिन वहाँ पर सामने की तरफ को बड़े से मेंशन को देख रहा होता है और उस मेंशन को देखते हुए बोलता है कि क्या सेना सच में तुम मर चुके हो, क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई सुराग मिल सकते हैं। यूजिन इतना कुछ सोच रहा होता है कि तभी हम देख रहे होते वहाँ पर कई सारे लोग मेंशन के सामने खड़े होते हैं और वो सभी के सभी वहाँ पर प्रे कर रहे होते हैं। सभी लोग बोल रहे थे प्लीज मैडम सेना हमें मैजिक टावर में आने दीजिए, हमारी विश को सुन लीजिए, प्लीज हमारी पुकार को सुन लीजिए। हमारे यूजिन वहाँ पर उन सभी लोगों को देख रहा होता है, बोलते कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। अभी टूर गाइड उसे बताता है ये सभी के सभी जो स्टूडेंट है सभी के सभी मैजिक टावर के रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए खड़े हुए हैं, पर ये उस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। उस मैजिक टावर के टेस्ट के अंदर जाने के लिए भी कई सारे रुपए को देना पड़ता है। ये सभी लोग इतने गरीब है कि ये उस पैसे को नहीं दे सकते। हमारे यूजिन बोलता है कि आखिर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। सुनकर टूर गाइड बोलता है कि कुछ लोग ऐसे जो कि इन सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा पे करते हैं, इस वजह से यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही महंगी हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर सभी लोग इस तरीके से प्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक मिथ फैला हुआ है कि अगर कोई यहाँ पर मैडम सेना के मेंशन के सामने अगर प्रे करता है फिर उनमें से कुछ लोग अपने आप ही मैजिक टावर रिक्रूटमेंट के लिए पास हो जाते हैं। देखते कि वहाँ पर वो टूर गाइड इतना बोलते बोलते अपने पॉकेट में से एक कागज को निकालते एक गार्ड को देने लगता है। वो गार्ड वहाँ पर उस कागज को ठीक से चेक करने लगता है। वो उस कागज को चेक करते उसमें दिख रहा था कि उसमें लिखा होता है कि लायनहार्ट फैमिली। चीज को देखने के साथ में वो गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो बोलते कि सर यूजिन लायनहार्ट हमें आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप जल्दी से अंदर जा सकते हैं। गार्ड के इतना बोलने के साथ ही हमारे यूजिन भी अंदर आ जाता है और वो टूर गाइड बोलते कि चलो ठीक है फिर मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। टूर गाइड इतना बोलते वहाँ पर दरवाजे को बंद कर देता है और हमारे यूजिन अब मेंशन के अंदर आ चुका है। मेंशन के अंदर हमारे यूजिन सामने की तरफ को देखते हुए बोलते चलो ठीक है फिर मुझे देखने दो कि आखिर वो सेना मेरे मरने के बाद में किस तरीके से यहाँ पर रह रही थी। तो यूजिन अब इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर उस मेंशन के अंदर आसपास में घूमने लग जाता है। वहाँ पर घूमते हुए बोला था कि सच में ये सेना का जो मेंशन है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये सेना लगभग 100 सालों तक इतने बड़े मेंशन के अंदर रह रही थी। हमारे यूजिन इतना बोलते बोलते अचानक से पास्ट की कुछ सीन को याद करने लगता है। वो याद करता है कि एक बार सेना उससे बोल रही थी हमील मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर सब कुछ कर लेने के बाद में तुम फ्यूचर में क्या करने वाले। उस वक्त हम देख रहे होते हैं हमील अपने हाथों के ऊपर पट्टी कर रहा होता है। वो सेना की इस बात को सुनने के साथ में अचानक से वहाँ पर रुक जाता है और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम ये अचानक से फालतू का सवाल क्यों पूछ रही। सेना बोलती कि तुम इतने पागलों की तरह यहाँ पर मेहनत करते रहते हो, तुम अभी इतने जवान भी हो, तो फिर इस वजह से मैं सोच रही थी कि आखिर तुम इन सभी चीजों के बाद में क्या करोगे। ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद में तुम्हें शायद किसी अच्छी सी जगह को देखकर वहाँ पर रहना चाहिए। हमील उस वक्त सेना की सारी बातें सुनते उसे बोलते कि मुझे नहीं पता, मैंने आज तक इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमील की इस बात को सुनकर सेना बताती है ये पीछे की तरफ जो भी पागल पड़ा हुआ है ये बोल रहा था कि ये किंग बनना चाहता है और ये खुद का किंगडम भी बसाना चाहता है। ये सुनकर हमील बोलता है कि सच में कभी ना पागल ही है, ये किंग बनना चाहता है, इस वजह से इस चीज को इमेजिन भी करता रहता होगा। सच में ये बस सपने देखता रहता है। हमील की इस बात को सुनकर सेना बोलता हमें इसके ऊपर इसको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोगों को सपने देखने का अधिकार है, वो कुछ चीजों को पूरा नहीं कर पाते, इस वजह से उस चीज के बस सपने देखते रहते हैं। सेना की इस बात को सुनने के साथ में हमील बोलता है कि क्या तुमने कुछ पी लिया है, तुम अचानक से इतनी पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो। हमील इतना बोलते हुए सेना की नकल निकालता है। वो बोलता है कि लोगों को सपने देखने का अधिकार, उनको सपने देखते रहना चाहिए। इतना
इतना बोलते अमीर बोलता है कि सच में कितना ज्यादा क्रिंज है। तुम्हारी ये वाली बात सुनकर तो मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लग गए। अमीर को ऐसा करता है और देखकर सेना गुस्सा हो जाती है और बोलते तुम कमीने, सच में तुम फालतू की बातें करते रहते हो। मैं तुमसे इतना सीरियस होकर बात करूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हमारा अमीर बोलते चलो ठीक है, मुझे बताओ कि आगे तुम फ्यूचर में क्या करने वाली हो। तो अमीर के अचानक से इस सवाल को पूछ लेने के बाद में सेना तो अचानक से चुप हो जाती है, उसकी गाल अचानक से लाल पड़ जाता है और वो फिर बोलने लगती है। बात ये कि मैं तो बस छोटी सी चीज चाहती। इतना बोलते बोलते सेना अचानक से वहाँ पर रुक जाती और हमें नहीं पता चलता कि आखिर सेना ने उस वक्त वहाँ पर क्या बोला था। यहीं पर हम देखते कि अचानक से हम फिर से प्रेजेंट का सीन देख रहे होते हैं। उस वक्त यूजिन वहाँ पर सेना की पिक्चर की तरफ को देखते बोल रहा होता है। उसने बोला था कि उसको एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ चाहिए और उसको किसी से शादी करनी है और उसके साथ में उसको बच्चे भी चाहिए। वो बस बिल्कुल अच्छे से शांति से जीना चाहती है। उसने बोला था कि एक टाइम पे आकर वो एक दादी माँ भी बनना चाहती है, फिर वो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को वहाँ पर खिलाना चाहती है। यूजिन वहाँ पर इस फोटो की तरफ को देखते ही सब कुछ बोल रहा होता है और फिर वो बोलते कि सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा बंदा तो मिल चुका होगा, जिससे तुमने शादी करी होगी और फिर तुम काफी अच्छे से अपनी लाइफ जी चुकी होगी। पर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम 100 सालों तक यहाँ पर मेंशन के अंदर अकेली क्यों रह रही थी। तो हमारे यूजिन इतना बोलते बोलते सेना की उस तस्वीर की तरफ को हाथ करने लग जाता है और मन में बोला था कि तुम्हें किसी के साथ में रहना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहिए। यूजिन इतना बोलते फोटो की तरफ हाथ कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि बोलता है कि सर आप इस फोटो को टच नहीं कर सकते, आपको इस चीज के लिए हम अलाउ नहीं कर सकते। उसको इस तरीके से बीच में आता है देखकर यूजिन मन में बोलता है कमीने, मैं पहली बार तो इस तरीके से इमोशनल हो रहा था और तुमने मुझे बीच में आकर टोक दिया। यूजिन इतना बोलते वहां से जाने लगता है और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर इस पोर्ट्रेट के अंदर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे यहाँ पर बस सेना के लाइब्रेरी की तरफ को जाना चाहिए, मुझे शायद वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर कुछ चीजें मिल सकती है। तो हम देखते कि हमारे यूजिन लाइब्रेरी में आ जाता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर लगभग हर एक शेल्फ के अंदर काफी सारी बुक्स रखी होती है और उस सारी की सारी बुक्स यहाँ पर मैडम सेना की होती है। वहाँ पर उन सभी बुक्स को टच करते हुए बोला था कि सेना ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सुराग छोड़ा होगा। वहाँ पर बुक्स को टच करा था कि तभी एक और गार्ड आ जाता है। वो बोलता है कि सर आप इनको टच नहीं कर सकते। यूजिन बोलता है कि मैं उनको टच नहीं कर रहा था, मैं बस उनके पास में हाथ कर रहा था। तो उस गार्ड को वहाँ पर देखने के साथ में यूजिन मन में बोलता है कि मैं तो यहाँ पर एक भी बुक को खोलकर नहीं दे सकता, चलो ठीक है फिर मैं बस यहाँ पर बाहर से इन बुक्स की टाइटल को देख लेता हूँ, उनसे शायद मुझे कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल सकता है। यूजिन इतना बोलते हुए अपनी उस बात को याद करता है जब उसे पास में अचानक से वो नेकलेस मिल गया था। वो बोल रहा था कि वो नेकलेस वहाँ पर रजिस्ट्री के अंदर नहीं था, वो अचानक से वहाँ पर आ चुका था, पर फिर अचानक से मेरी उसके ऊपर आंख पड़ गई। हम देख सकते हैं यूजिन के पास में अभी भी अपना वो नेकलेस होता है। उस नेकलेस को पकड़ते हुए बोल रहा था कि सारी चीजें सेंस नहीं बना रही, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उस वक्त पेट्रियाज ने बोला था कि नेकलेस वहाँ पर ट्रेजरी के अंदर नहीं है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उस टेम्पेस्ट ने मेरी सोल को पहचान लिया था, उसी तरीके से नेकलेस भी मेरी सोल को पहचान कर अचानक से वहाँ पर अपीयर हो गई। हमारे यूजिन इतना बोलते हुए आसपास में घूमने लग जाता है और बोलता है कि पता नहीं किसकी वजह से मेरी इनकारनेशन हो गया था। अगर ये सारी चीजें सेना ने करी होगी तो फिर उसने पक्का मेरे लिए कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ दिया होगा, उसने यहाँ पर कोई ना कोई क्लू तो मेरे लिए छोड़ा ही होगा। तो यूजिन वहाँ पर इतना बोलते बोलते फिर से वहाँ पर उसकी फोटो के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है। वो फिर से वहाँ पर पोर्ट्रेट के सामने आकर खड़ा होकर उसको बस देखे जा रहा होता है। यूजिन मन में बोलता है कि लाइब्रेरी, बेडरूम और यहाँ पर जितने भी रूम थे उन सभी को मैंने चेक कर लिया और मुझे वहाँ पर अब तक कुछ भी नहीं मिला। यूजिन इतना बोलता अपना सर पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पर चलो छोड़ो, अब इन सभी चीजों को जाने दो, अब मेरा जो मन करेगा मैं बस वो करूंगा। अगर ये पागल सेना मुझसे चाहती थी कि मैं कुछ करूँ तो फिर इसको मेरे लिए क्लू छोड़ना चाहिए था। अगर यहाँ पर मेरे लिए कोई क्लू ही नहीं तो फिर अब बस मैं अपने मन की करने वाला। यूजिन इतना बोलते वहाँ पर देख रहा था कि वो गार्ड वहाँ से जाने लग जाता है। गार्ड को वहाँ से जाता हुआ देखकर यूजिन अचानक से सेना की पोर्ट्रेट की तरफ को देखता है और उसे बोलता है कि सेना जरा इधर देखो। इतना बोलते वहाँ पर यूजिन ने अपनी मिडल फिंगर को दिखाया होता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मिडल फिंगर पसंद नहीं आई तो फिर आओ जल्दी से मुझे ढूंढो और आकर मेरे से बातें करो। यूजिन इतना करने के बाद में उम्मीद करा होता है कि सेना वहाँ पर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स देगी, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और यूजिन बस वहाँ पर अपनी फिंगर खड़ी करके खड़ा रहता है। ऐसे थोड़ी देर तक इसके खड़े रहने के बाद में कुछ नहीं होता तो फिर यूजिन वहाँ से मुड़ने लग जाता है और हम देख सकते हैं कि यूजिन अब यहाँ से बाहर की तरफ को जाने लगा और वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम सच में जिंदा हो तो फिर तुम मुझे आकर ढूंढ लेना या फिर मैं तुम्हें किसी न किसी दिन ढूंढ लूंगा। यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब हम यहाँ पर बाहर की तरफ का सीन देख रहे होते हैं। बाहर की तरफ को हम यूजिन के उस टूर गाइड को देख रहे होते हैं। टूर गाइड इस वक्त यूजिन को बोला था कि आपको अंदर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, इस वजह से आपको आने में इतनी ज्यादा देर होगी। यहाँ पर आप दिन में गए थे और अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। उसकी इस बात को सुनने के साथ में यूजिन अचानक से एक गोल्ड कॉइन को उसके हाथों में फेंक देता है। उस गोल्ड कॉइन को देखने के साथ में टूर गाइड तो बहुत ही खुश हो चुका होता है। फिर वो यूजिन से बोलते कि सर मुझे बताइए कि अब आखिर आप कहाँ जाना चाहते हैं। और यूजिन से बोलता है कि मुझे सीधा रेड मैजिक टावर की तरफ को ले चलो, फिर उसके बाद में तुम्हें मुझे गाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यूजिन इतना बोलते बोलते कार्ट में बैठ चुका था और कार्ट अब हवा में उड़ने लग जाता है। ये सीधा रेड मैजिक टावर की तरफ को जा रहे हैं और फिर तभी हमारे यूजिन अचानक से उससे बोलता है क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ और वो मेरे ब्रदर मतलब कि ईओड लायनहार्ट के बारे में। और जो ईओड लायनहार्ट है वो मेरा यंगर ब्रदर है, क्या तुम उसको जानते हो? यूजिन की इस बात को सुनकर टूर गाइड बोलता है यहाँ पर इस पेंटागन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो कि इस बंदे के नाम को नहीं जानता हो। हमारे यूजिन बोलते हैं कि मैं अपने भाई के बारे में अचानक से इस वजह से पूछ रहा हूँ। क्यों? बात ये है कि मैं रेड मैजिक टावर में रुकने वाला हूँ और जो मेरा भाई ईओड है वो लगभग वहाँ पर 4 सालों से रुका हुआ है और मैंने उसके बारे में थोड़ी सी बातें सुनी हुई है। तो मुझे बताओ कि मैंने अपने भाई के बारे में जो फालतू सी बातें सुनी हुई क्या वो बिल्कुल ठीक है? यूजिन की इस बात को सुनते हुए टूर गाइड अचानक से चुप हो जाता है। यूजिन बोलता है कि मैं लायनहार्ट फैमिली के अंदर से नहीं हूँ बल्कि मुझे अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट हो जाने के बाद से मैं ईओड को नहीं देख पाया, उससे ज्यादा बातें नहीं कर पाया, इस वजह से मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर तुम मेरे भाई के बारे में कुछ जानते हो तो फिर मुझे बता दो। तुम चाहे उसके बारे में कुछ भी बोलोगे, मैं उस चीज को सुनकर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और ना ही मैं इस चीज के बारे में अपनी फैमिली वालों को बताऊंगा। इस चीज के लिए यहाँ पर कसम खाता हूँ कि तुम उसके बारे में जो कुछ भी बताओगे मैं उसके लिए शांत रहूंगा। यूजिन इतना बोलते बोलते अचानक से काफी अजीब सा लुक देने लगता है और वो टूर गाइड को बोलता है कि तुम्हें बस वो सारी की सारी बातें बतानी जो कि अब तक मैंने अपने भाई के बारे में सुनी। यूजिन
यूजिन के इस तरीके के लुक को देखकर वो टूर गाइड अचानक से बोलने लगता है, बात ये है कि मुझे आपके भाई के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो हर एक रात को मैजिक टावर को छोड़कर किसी जगह पर जाता है ताकि वो अपने प्लेजर को फील कर सके। ये सुनकर यूजिन बोलता है कि प्लेजर से तुम्हारा क्या मतलब है? यूजिन इतना बोलते मन में सोच रहा होता है, मुझसे 2 साल बड़ा है, तो फिर इस हिसाब से अब तक वो 19 साल का हो चुका होगा। शायद 19 साल का होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए होंगे, इस वजह से शायद वो लड़कियों को देखने जाता होगा। यूजिन की इस बात को सुनकर वो टूर गाइड बोलता है, नहीं यहाँ पर कोई मैं नॉर्मल प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं एक बहुत ही अजीब सी बात कर रहा हूँ। इतना बोलते कुछ एक वर्ड को बोल देता है। छोटे से वर्ड को सुनने के साथ में यूजिन बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, इसको पूरा बोल के। उनकी इस बात को सुनते टूर गाइड बोलता है, वो बात ये कि वो तो बस डीमन मोहिनी को देखने जाता है, मतलब कि सुकुप्स को देखने जाता है। सुनकर यूजिन बोलता है कि अच्छा सुकुप्स को देखने जाता है, ये चीज तुम मुझे पहले ही बोल देते। यूजिन इतना बोलने के साथ ही अचानक से बहुत ही गुस्से में हो जाता है और बोलता कि मेरा कमियां बड़ा भाई ये यहाँ पर ही क्या गंदी हरकतें कर रहा है, क्या हम यहाँ पर दानवों की सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर पेंटागन में रह रहे हैं, तो फिर आखिर यहाँ पर सुकुप्स कैसे आ सकती है? यूजिन की इस बात को सुनकर टूर गाइड बोल रहा था कि प्लीज यूजिन सर आप थोड़ा शांत हो जाइए, हेलमेट के अंदर नहीं है, मतलब कि डीमन वर्ल्ड में नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर उनका डार्क मैजिक टावर है, वहाँ पर कुछ डार्क मैजिशियन है जो कि इस तरीके से सुकुप्स को समन कर सकती है। जैसे मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सुकुप्स वर्ड है इसका मतलब ये है एक ऐसी डीमन लड़की जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सेक्सी होती है और वो लड़कों को प्लेजर देती है, पर वो उसके बदले में सामने वाले की आत्मा भी चूस लेती है। अब हमारे यूजिन अपना सर पकड़ ले और बोलता कि कमीना ईड यहाँ पर क्या फालतू की चीजें कर रहा है, यहाँ पर क्या फालतू की चीजों को खेलने लग गया है। सुनकर वो टूर गाइड बोलते कि नहीं वो यहाँ पर फालतू में खेल नहीं रहा, बल्कि वो तो प्लेजर के लिए सब कुछ कर रहा है। बाकी सिटी की तरह जैसे कि वहाँ पर रेड लाइट एरिया होता है वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर एक एरिया बनाया हुआ है और उस एरिया को एक फेमस ब्लैक मार्केट के नाम से जानते हैं। उस एरिया के बारे में ये भी बोला जाता है कि वहाँ पर जो सुकुप्स है वो तुमको सर्व करती है। मैंने सुना हुआ कि तुम्हारा जो ब्रदर ईड है वो उस जगह पर लगातार जाते रहते। सुनकर हमारे यूजिन बोलते कि मुझे बताओ कि आखिर वो जगह कहाँ पर है, तो वो जगह के बारे में जानते। सुनने के साथ में टूर गाइड बोलते उस वाली जगह को बोलेरो एले बोलते हैं। वो जगह डेली नहीं खुलती, बल्कि जब यहाँ पर पूरा रेड मून निकल जाता है जाकर वो जगह पूरी तरीके से ओपन होती है। हमारे यूजिन सारी बातें सुनते मन में बोलता है, मैं वैसे तो ईड के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। मैं यहाँ पर आने के बाद में सोच रहा था कि मैं तो बस यहाँ पर अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करूंगा, पर वो कमीना ईड यहाँ पर वर्माउथ के नाम को इस तरीके से बेकार कर रहा है। वर्माउथ फैमिली का अभी का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसने तो यहाँ पर इस पूरे नाम को डुबा दिया है। हम देखते कि वो टूर गाइड यूजिन को बोलते हैं कि सर प्लीज इन सभी बातों को सीक्रेट रखना। यूजिन बोलते हैं हाँ ठीक है, मैंने पहले भी कसम खा ली थी कि मैं सभी बातों को सीक्रेट रखूंगा, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यूजिन इतना बोलते मन में सोचता है अभी मेरे भाई के बारे में सारी बातें बस एक अफवाह की तरह, मुझे नहीं पता कि आखिर सच में हो रहा है या फिर नहीं। मुझे एक बार इन सभी चीजों का पता लगाना होगा, तब जाकर मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटूंगा। यूजिन इतना बोलते हुए आसमान की तरफ को देख रहा होता है और बोलता है कि तो फुल मून के दिन वो जगह जिसका नाम बोलेरो है वो जगह खुल जाती है, उसी दिन मैं अपने भाई के बारे में पता करूँ। यूजिन इतना बोलते वहाँ पर मून की तरफ को देख रहा होता है। अभी तो मून यहाँ पर फुल नहीं हुआ होता, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ही दिनों के अंदर वो फुल मून हो जाएगा, पर उस दिन सच में यूजिन वहाँ पर अपने भाई को बहुत ही बुरी तरीके से पीटेगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था कि हमारे यूजिन फाइनली मैजिक टावर के पास में आया था और वहाँ पर हम एक मैजिशियन को भी खड़ा हुआ देख रहे हो। मैजिशियन हमारे यूजिन की तरफ को देखे जा रही होती और फिर यूजिन की तरफ को देखते बोलती कि आप सर यूजिन लायनहार्ट है। उसकी इस बात को सुनकर हमारी यूजिन उसकी तरफ को जाने लगता और बोलते कि हाँ मैं ही सर यूजिन लायनहार्ट हूँ। तो मैजिशियन अचानक से अपनी सर की टोपी उठाती है और बोलती मेरा नाम हेरा है और मैं रेड मैजिक टावर से हूँ और यहाँ पर रेड मैजिक टावर के जो ओनर है वो आपका ऊपर की तरफ को इंतजार कर रहे हैं। वो आपको बाहर की तरफ खुद आकर आपका स्वागत करना चाहते थे, पर अंदर की तरफ को थोड़ी सी दिक्कत होगी जिस वजह से बाहर की तरफ को नहीं आ पाए। तो हेरा इतना बोली होती है कि तभी अचानक से ऊपर की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा धमाका हो चुका होता है। इस धमाके के सुनने के साथ में हेरा की खुद के होश उड़ चुके होते हैं और फिर तभी हम देखते हैं हमारे यूजिन भी उस तरफ को देख रहा होता है और वो बोलता है कि क्या यहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो चुका है। यूजिन की इस बात को सुनते हुए हेरा बोलती है आपको इतना तो पता ही होगा कि रेड मैजिक टावर के ऊपर ऐसे अजीब से लोग आते रहते हैं जो कि यहाँ पर मैजिक के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर समनिंग मैजिक को यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर वो मैजिक कई बार फेल भी हो जाता है। हेरा के इतना बोलने के साथ ही अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब से डीमन निकलते हैं जो कि उस मैजिक टावर के अंदर से निकलते हुए अचानक से बाहर की तरफ को जाने लगते हैं। पर तभी अचानक से रेड कलर के 2 बड़े से हाथ निकलते जो कि उन डीमन को पीछे से पकड़ लेते। उन बड़े हाथों ने उस डीमन को पकड़ने के साथ में उन दोनों को बीच में से मसल दिया होता है। उसकी मसले जाने की वजह से वो डीमन धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लग जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर रेड मैजिक टावर की जो मास्टर है मतलब की रोबेरिन अचानक से खतरनाक सी एंट्री लेती है। हम देख सकते हैं उस वक्त रोबेरिन वहाँ पर बाहर की तरफ को हवा में उड़ रही होती है और वो उड़ते उड़ते पीछे की तरफ को मुड़कर पीछे मुड़कर वो काफी गुस्से में किसी को देख रही होती है। हम देख सकते हैं वहाँ पर अंदर की तरफ को कुछ बच्चे खड़े होते हैं। उनको देखते हुए रोबेरिन बोलते तुम सभी लोग सच में बहुत ही जीनियस हो, आखिर तुम सभी लोगों ने यहाँ पर शैडो बीस्ट को कैसे समन कर लिया, ये चीज के लिए तुमने लावा शार्क समनिंग सर्किल का यूज किया। रोबेरिन इतना बोलते हुए अचानक से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलती क्या तुम्हें पता है कि अगर शैडो बीस्ट यहाँ से चले जाते तो फिर यहाँ पर कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। इन शैडो बीस्ट के पास में अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं है, इस वजह से वो यहाँ पर पूरे में तबाही मचा सकते थे। यहाँ पर आने के साथ ही लोगों को मारना चालू कर देते। क्या तुम्हें इन चीजों के बारे में कुछ पता भी है? रोबेरिन की इस बात को सुनते हुए सामने की तरफ को सभी लोग उसको सॉरी बोल रहे होते हैं। वो सभी के सभी लगभग 17-18 साल के बच्चे होते हैं और रोबेरिन के गुस्सा करने की वजह से उन सभी की भी फट चुकी होती है। रोबेरिन अचानक से तीनों को बोलती कि जल्दी से जल्दी अपने बैग को पैक करो, चुपचाप अब यहाँ से भाग जाओ। रोबेरिन इतना बोल रही होती कि तभी अचानक से उसको कुछ फील होता है। इस वजह से अपने नीचे की तरफ को देखने लगती है। देखते कि वहाँ पर उसकी मैजिशियन हेरा और साथ में हमारा यूजिन खड़ा होता है। यूजिन को वहाँ
वहाँ पर देख लेने के साथ ही रोबेरिन काफी तेजी के साथ में सीधा यूजिन के पास में जाती है। रोबेरिन अब जमीन पर उतर चुकी होती है और वो यूजिन को देखकर बोलते, यूजिन तुम्हें देखे हुए काफी लंबा समय हो चुका है, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके, मैं तो तुमको देखकर बहुत ही मुश्किल से तुम्हें पहचान पाया। रोबेरिन की इस बात को सुनते हुए यूजिन बोलता है कि मैं तो इतना बदल गया पर आप तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे दिख रही हो, आपके अंदर तो हल्के से भी चेंजेस नहीं आए। सुनकर रोबेरिन बोलते कि ये तो बस मैं मैजिक की मदद से अपने आप को बस एक जगह पर रोक के रखी हूँ, मतलब कि शायद रोबेरिन यहाँ पर अपनी उम्र को भी रोक सकती है। अब हमारे यूजिन मन में बोलता है कि कुछ सालों पहले जब मैंने रोबेरिन को देखा था अब ये उससे थोड़ी ज्यादा अलग लग रही है, मेरी माना की ट्रेनिंग की वजह से मैं यहाँ पर रोबेरिन की पावर को असली से देख पा रहा हूँ। यूजिन इतना बोलते रोबेरिन को देख रहा होता है कि उसके अंदर काफी खतरनाक माना निकल रहा होता है। उसको देखते हुए बोलता है कि रोबेरिन सच में बहुत ही खतरनाक है। हाँ मैं मानता हूँ कि रोबेरिन सेना के जितनी पावरफुल नहीं है पर फिर भी ये सच में यहाँ पर मास्टर बनने के लायक है। ये सच में यहाँ पर ये जो 5 मैजिक टावर है इनकी मास्टर बनने लायक। यूजिन इतना कुछ मन में बोल रहा होता है कि तभी रोबेरिन बोलती है, मैंने तुम्हारे पेट्रिया से सुना, मतलब कि वहाँ पर गिल्लार्ड से सुना, उन्होंने मुझे बताया कि तुम मैजिक को सीखना चाहते हो। यूजिन बोलते कि हाँ मैं मैजिक को सीखना चाहता हूँ। रोबेरिन बोलती कि वैसे मैजिक सच में बहुत ही अच्छी चीज है पर फिर भी इसको सीख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे पक्का पता है कि आपको इन सभी चीजों के बारे में ठीक से पता हो। रोबेरिन इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसको साइड में से कुछ आवाज आती है। तो आवाज को सुनने के साथ में रोबेरिन अचानक से उस तरफ को मुड़कर देखने लगती है। वहाँ पर मुड़ते हुए उस दरवाजे की तरफ को देख रही होती है जहाँ पर कोई इस दरवाजे को खोलते हुए बाहर की तरफ को देखने की कोशिश कर रहा होता है। उस चीज को नोटिस कर लेने के बाद में रोबेरिन अचानक से अपनी पावर को यूज करती है। उसकी पावर को यूज करने के साथ ही वो दरवाजा अचानक से खुल चुका होता है और फिर तभी वहाँ पर अचानक से उसके पीछे की तरफ को एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि हमारे यूजिन का बड़ा भाई मतलब कि योड है। योड वहाँ पर दरवाजे के खुलने के साथ ही उसकी तो चीखें निकल जाती है। उसकी चीखें निकलने के साथ में हम देख सकते हैं योड की हालत सच में इस वक्त बहुत ही खराब हो चुकी होती है। हमारे यूजिन भी उसको देखकर बोलते क्या ये सच में योड है। उसको देखने के साथ में यूजिन बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और वो मन में बोलता कि ये कमीना सकूब से मिलने जा रहा है, मतलब ये कमीना उन लड़कियों से मिलने जा रहा है ताकि इसको मजा आ सके। यूजिन सारी बातें मन में सोच रहा होता है। तब तक हमारी रोबेरिन बोलती है योड जरा देखो यहाँ पर तुम्हारा भाई आया हुआ है, मैं एक बार बाहर की तरफ आकर अपने भाई से मिलना चाहिए। रोबेरिन की इस बात को सुनकर योड तो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस बोलता कि आखिर में बाहर आकर अपने भाई से क्या ही बोलूं। इतना बोलते है कि तभी यूजिन बोलता है कि मेरे बड़े भाई तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है, आज के दिन से मैं तुम्हारे साथ में काम करने वाला हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे काफी सारी नई नई चीजें सिखाएंगे। ये सुनने के साथ में योड बाहर आता है और बोलते कि हाँ ठीक है मैं बिल्कुल आपको नई चीजें सिखाऊंगा। योड इतना बोलता है कि तभी वहाँ पर रोबेरिन अचानक से उसको देखते हुए बोलते कि योड आखिर तुम कहाँ पर जा रहे थे, और अगर तुम कहीं पर नहीं जा रहे और अगर तुम यहाँ पर कुछ बातें भी नहीं करना चाहते तो फिर चुपचाप से ऊपर की तरफ को जाओ और जाकर अपनी किताब को पढ़ो। रोबेरिन की इस बात को सुनने के साथ में योड की तो फट चुकी होती है, वहाँ पर दरवाजे को बंद करता है, वहाँ से जाने लग जाता है। तो योड वहाँ पर दरवाजे को बंद करते हुए जा चुका था और हमारी रोबेरिन और हमारे यूजिन दोनों उसको बस देखते रह जाते हैं। फिर तभी रोबेरिन बोलती है मुझे माफ कर देना यूजिन, तुम्हें यहाँ पर आने के साथ ही इतनी अजीब सी चीजें देखनी पड़ी। यूजिन बोलते कि अरे इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। रोबेरिन बोलते कि वैसे मैंने तुम्हारे पिताजी मतलब कि पेट्रिया से सुना कि तुम डायरेक्टली मुझसे मैजिक नहीं सीखना चाहते। हमारे यूजिन बोलता है कि वो बात ये कि मैं यहाँ पर सीधा इस टावर के मास्टर को परेशान नहीं करना चाहता, और हाँ इसके अलावा अगर मैं सीधा आपसे मैजिक सीखूंगा तो फिर यहाँ पर कई सारे लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ सवाल उठा देंगे। बस इसी वजह से मैं यहाँ पर जितने भी मैजिक है उन सभी को खुद से स्टडी करना चाहता हूँ और सभी चीजों को ठीक से पढ़ लेने के बाद में मैं खुद मैजिक को यूज करना चाहता हूँ। यूजिन की इस बात को सुनकर रोबेरिन बोलती चलो ठीक है फिर अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर तुम ऐसा ही करो। रोबेरिन यूजिन को बोलती है यूजिन तुम्हारे इस डिसीजन के अंदर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी और ना ही मैं तुम्हें बीच में आकर परेशान करूंगी, पर फिर भी अगर तुम्हें किसी भी तरीके से किसी मदद की जरूरत पड़े तो फिर यहाँ पर तुम हेरा से कुछ भी पूछ सकते हो, ये हर वक्त तुम्हारे मदद के लिए यहाँ पर खड़ी रहेगी। हम देखते कि वहाँ पर हेरा आ जाती है और वो सर झुकाकर खड़ी होती है। तभी हमारी यूजिन भी बोलता है ठीक है मास्टर रोबेरिन आपका शुक्रिया। अब रोबेरिन बोलती है जब तक तुम यहाँ पर एरोथ में रुके हुए तब तक तुम सीधा हमारे मैजिक टावर में रुक सकते हो, जानते हो कि ये जगह तुम्हारे मेन फैमिली की तरह इतनी अच्छी भी नहीं है पर फिर भी तुम यहाँ पर ठीक से रह पाओगे। हमारी यूजिन बोलते कि चलो ठीक है फिर मास्टर रोबेरिन क्या मैं सबसे पहले अब यहाँ पर टावर की लाइब्रेरी को देख सकता हूँ। तो रोबेरिन ने वहाँ पर यूजिन को हाँ बोल दी होती है। फिर इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। 1 महीने के बाद हम यहाँ पर रेड मैजिक टावर को देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर भी हम उसके लाइब्रेरी को देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे यूजिन लगातार 1 महीने से हर एक दिन यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है। वहाँ पर उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं मैजिक बुक को यहाँ पर पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं हर एक दिन यहाँ पर सुबह सुबह आ जाता हूँ और मैं रात तक लगभग इसको पढ़ता रहता हूँ। फिर लगभग रात हो जाने के बाद में मैं घर जाता हूँ और घर जाने के बाद में मैं बस मैजिक पर ध्यान नहीं देता बल्कि मैं घर पर अपने माना की भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ और फिर उसके बाद में मैं रात भर अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और फिर उसके बाद में पूरे पसीने में हो जाने के बाद में मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर लाइब्रेरी में आता हूँ। हमारा यूजिन सच में इतनी ज्यादा मेहनत करता है, वो बहुत ही कम घंटों की नींद ले रहा है पर फिर भी वर्माउथ की खानदान में होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाती है। बस 3-4 घंटे की नींद की वजह से उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो जाती है। वो हम देखते कि हमारे यूजिन वहाँ पर उठने के साथ ही अचानक से मन में बोलता है तो फाइनली मैंने उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक थी उन सभी को पढ़ दिया। मुझे लगता है कि अब मुझे फाइनली इन सभी चीजों को स्टार्ट करना चाहिए। तो यूजिन बताता है लगभग 300 साल पहले इंडिया ने पूरे मैजिक को 3 स्टेप में बांट दिया था। वो सारे के सारे रूल उसके खुद के रूल थे, पर जब वो ग्रीन मैजिक टावर की मास्टर बन गई तब बाकी सभी मैजिशियन भी उसके इस मेथड को फॉलो करने लग गए। यूजिन बताता है कि सेना वहाँ पर मैजिक सर्कल का यूज करती थी। वो अपने बॉडी के अंदर के मानव को एक सर्कल की तरह घुमाती थी, इसकी मदद से वो मैजिक को मैनिफेस्ट कर पाती थी। जब उनकी मैजिक सर्कल अपनी लिमिट पर हो जाता तब उनके मैजिक सर्कल और भी नंबर
नंबर में डिवाइड हो जाता है। ये बिल्कुल एक स्टार माना की तरह काम करता है। यहाँ पर हमारे यूजन के एक हॉलवे में चलता हुआ देख रहे होते हैं। यूजन बोलता है कि आज के समय में सभी मैजिशियन इसी मेथड का यूज करते हैं। वो सभी के सभी माना सर्कल को यूज करते हैं, पर यहाँ पर अभी बस स्पिरिट मैजिशियन साथ में डार्क मैजिशियन है जो कि किसी अलग मेथड को यूज करते हैं। तो यूजन इतना बोलते बोलते एक रूम के पास में जाता है और वो वहाँ पर उसका दरवाजा खोलता है। हम देखते कि हमारे यूजन उसका दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ को जा चुका होता है। फिर वहीं पर हम वहाँ पर मैजिशियन हेरा को भी देख रहे होते हैं। हमारे यूजन वहाँ पर हेरा को देखने के साथ ही बोलता है, तो क्या अब हम यहाँ पर मैजिक सर्कल के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। यूजन की इस बात को सुनकर हेरा उसे बोलती है, हाँ मैजिक सर्कल का यूज करेंगे, पर इसके अलावा भी यहाँ पर और भी तरीके होते हैं। पर ये जो मैजिक सर्कल का तरीका ये लगभग 300 सालों के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसी वजह से लगभग सभी मैजिशियन इसी का यूज करते हैं। यूजन बोलता है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। क्या बोलती कि तुम मैजिक सर्कल को थोड़ा बदलना चाहते हो, वैसे ये आइडिया थोड़ा सा ग्रेट हो सकता है, पर क्या तुम मुझे एक बार अपने इस पूरे प्लान के बारे में थोड़ा समझा सकते हो। हमारे यूजन बोलता है कि मैं इस माना सर्कल के अंदर अपने लाइन आर्ट की जो माना मैनेजमेंट की टेक्निक है उसको यूज करना चाहता हूँ। यूजन की इस बात को सुनने के साथ ही हेरा पूरी तरीके से शांत हो जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे वर्माउथ फैमिली की जो टेक्निक है वो ज्यादातर मार्शल आर्ट के अंदर यूज होती है, पर यहाँ पर ये जो मैजिक है ये बिल्कुल अलग चीज है। तुम इसके अंदर इसको ठीक से यूज नहीं कर पाओगे। अगर तुम इसको बिना प्रॉपर टेक्निक के यूज करोगे तो फिर इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैजिक मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ये भी हो सकता है कि तुम इस चीज को करते करते यहाँ पर मर भी सकते हो। हेरा की इन सभी बातों को सुनने के साथ में भी हमारे यूजन बोलता है कि पर फिर भी मैं इन सभी चीजों को ट्राई करना चाहता हूँ। यूजन इतना बोलने के साथ ही मन में बोलता है, क्या मैं ये सच में कर पाऊंगा, क्या ये चीजें काम भी कर पाएगी। मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक थी उन सभी को पढ़ लिया, उन सभी से जितना भी मुझे आइडिया लग सकता है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। इतना कुछ मन में सोच रहा था तभी हेरा भी मन में बोलती है, लड़का भी 17 साल का, इसको मैं कुछ भी बोलूंगी तो भी ये मानेगा ही नहीं। इतना सोचते हेरा बोलती चलो ठीक है, तुम चाहो तो तुम कोशिश कर सकते हो। हेरा इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपने मैजिक वॉन्ड को निकालने लग जाती है। वो फिर वहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होते हुए बोलती है, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी खतरा लगता है तो फिर मैं बीच में इंटरफेयर कर दूंगी। बोलती अगर यहाँ पर मैजिक को यूज करते हुए तुम थोड़े से इंजर्ड हो जाते हो तो फिर ये चीज बस यहाँ पर मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज यहाँ पर हमारे टावर मास्टर की पोजीशन को भी दिक्कत में डाल सकती है। सुनते हो हमारे यूजन बोलते क्या ठीक है मैं सारी बातें समझता हूँ, चलो ठीक है फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यूजन इतना बोलते हुए अपनी बॉडी के अंदर से अपने माना को रिलीज करने लगता है और वो बोलते कि ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझ पर ध्यान रखना। हम देख सकते हैं इस वक्त यूजन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक माना निकल रहा होता है। इसको देखकर हेरा भी पूरी तरीके से चौंक चुकी होती है। अभी सोच रही होती कि शायद ये लड़का सच में एक ही बार में यहाँ पर मैजिक को यूज कर पाएगा। क्या यहाँ पर सच में हमारा यूजन मैजिक को यूज कर पाएगा या फिर यहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाएगी। ये सब तो हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। तो अगले एपिसोड को जल्दी से जल्दी लाने के लिए मैं आप सभी से चाहता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो के ऊपर कम से कम 750 लाइक ठोक दें। ये लाइक जितनी जल्दी कंप्लीट होते हैं उतनी जल्दी मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर आ जाऊंगा। तो चलो ठीक है फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि हमारा जो यूजिन है उसकी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक कोरा निकल रहा होता है। अपने माना को वहाँ पर रिलीज करते हुए यूजिन मन में बोलता है व्हाइट फ्लेम मेथड और जो सर्कल मेथड है वो दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, पर फिर भी इनका जो एसेंस है वो बिल्कुल एक जैसा ही। व्हाइट फ्लेम मेथड के अंदर जो माना है उसको हम स्टार की मदद से हैंडल करते हैं और जो सर्कल मेथड है उसके अंदर जो माना था उसको सर्कल की मदद से हैंडल करते हैं। तो अब अगर यहाँ पर ये जो माना का सर्कल है इसको अगर मैं अपने स्टार से रिप्लेस कर देता हूँ तो फिर मैं सच में अपने माना को बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा सकता हूँ। तो अब हम देख रहे थे वहाँ पर हमारे यूजिन शांति से बैठा वहाँ पर अपने माना को रिलीज कर रहा होता है और वहीं सामने की तरफ को जो मैजिशियन हेरा होती है वो हमारे यूजिन की पावर को देखकर बोलती कि आखिर ये क्या चीज है, इतनी खतरनाक माना को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। सच में इसकी उम्र के लड़के आखिर ऐसा कर भी सकते हैं क्या, सच में इस उम्र में ये सब पॉसिबल भी है। तो हमारी हेरा इतना कुछ बोल रही थी तभी हम सामने की तरफ हमारे यूजिन को देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पर अब फाइनली मैजिक को यूज करने लग गया। उसने वहाँ पर मैजिक को यूज करते हुए एक फायर जैसी कोई चीज को बना होता है। हम देख सकते हैं वहाँ पर हमारे यूजिन के हाथों के ऊपर काफी खतरनाक फायर बॉल बन चुकी थी जो की बहुत ही ज्यादा डेंस फायर बॉल होती है। पर हम देख रहे होते हैं हमारे यूजिन उस फायर को और भी ज्यादा डेंस करने लग जाता है, मतलब की उस फायर को एक ही जगह पर इकट्ठा करने लग जाता है। उसके ऐसा करने की वजह से वो फायर अचानक से वहाँ पर चेंज हो जाती है। अब वो फायरबॉल अचानक से किसी दूसरे मैजिक में बदल चुकी है। इस मैजिक को देखने के साथ में हेरा बोलती इसने फायरबॉल को एक मैजिक मिसाइल में बदल लिया। ये चीज करने के लिए माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है पर इसने इस चीज को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में कर लिया है। हेरा के इतना बोलने के साथ में हमारा यूजिन फाइनली अपने आंखों को खोल लेता है और वो अपने मैजिक मिसाइल की तरफ को देखते बोलते कि चलो पहली बार के अंदर ये इतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, पहली बार में मैंने बिल्कुल ठीक ठाक ही कर लिया। तो यूजिन इतना बोलने के साथ ही अब अचानक से हेरा को बोलता है हेरा क्या तुम किसी मॉन्स्टर को समन कर सकती हो जिसके ऊपर मैं अपने स्पेल को यूज करके इसकी पावर को देख पाऊं। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ में हेरा पहले तो थोड़ा सा शांत हो जाती है और फिर वो बोलती कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए किसी गोलम को समन करती हूँ। इतना बोलते हुए हेरा वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करने लग जाती है। उसने वहाँ पर एक सर्कल को बनाया होता है, उसी मैजिक के सर्कल के अंदर से वहाँ पर एक गोलम निकलने लग जाता है। अब वो गोलम पूरी तरीके से बाहर आ चुका होता है और फिर तभी हेरा बोलती कि ये जो गोलम है ये केब्रियम से बना हुआ है। ये गोलम सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस गोलम को हम एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज करते हैं कि सच में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से टूट पाता है। हेरा की सारी बातें सुनने के बाद में यूजिन बोलते कि चलो ठीक है फिर ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इतना बोलते यूजिन ने अपने मैजिक मिसाइल को भी सामने किया होता है और फिर तभी उसने अपने मैजिक मिसाइल को वहाँ पर फायर कर दिया होता है। यूजिन की मैजिक मिसाइल काफी तेजी के साथ में उस मोस्ट की तरफ को जाती है, मतलब की गोलम की तरफ को जाती है। हमारी यूजिन के खतरनाक अटैक के साथ में अचानक से यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें बहुत देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है। हम देख रहे थे कि वहाँ पर हेरा के पास में रोबेरेन आ जाती है और वो भी वहाँ पर उस मोस्ट को देख रही होती है। रोबेरेन बोलती कि क्या सच में सर यूजिन ने यहाँ पर
व्हाइट फ्लेम मेथड को यूज किया था, जिस उसको उसने मैजिक के लिए यूज किया। ये सुनकर हेरा बोलती कि हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वहाँ पर उसने जो माना बनाया था उसकी जो डेंसिटी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा थी और वो पूरी तरीके से प्योर था। और वैसे सच बताऊं तो उनका जो मैजिक था, उनके मैजिक की जो पावर थी वो लगभग थर्ड सर्कल मैजिशियन के बराबर की थी। हेरा की इस बात को सुनते हुए रोबेरिन मन में सोच रही होती, सच में ये बंदा बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है। इसने मार्शल आर्ट की फ्लेम मेथड को मैजिक के अंदर यूज कर लिया। अब सच में इस वक्त मैं उससे इंप्रेस नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो उससे डर लगने लग गया है। रोबेरिन यूजिन के बारे में सोच रही होती, बोलती कि उसके पास में 3 स्टार है, उसने 3 स्टार को यूज करके माना को बनाया था, तो उसकी जो 3 स्टार है उसको मैं थर्ड सर्किल के बराबर समझ सकती हूँ। रोबेरिन वहाँ पर एक जगह पर जाकर बैठ चुकी होती है और बोलती क्या यूजिन सुबह सुबह बाहर जा चुका है। हेरा बताती कि हाँ वो सुबह सुबह निकल चुके थे, उन्होंने मुझे बोला था कि वो कुछ काम करने जा रहे हैं। सुनने के साथ में रोबेरिन बोलती कि हेरा मेरी बात सुनो। हेरा बोलती कि हाँ मास्टर बताइए आप क्या बोल रही हैं, मुझे बताओ कि क्या मैं यूजिन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर को लिखती हूँ तो क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सुनने के साथ हेरा तो चौंक चुकी होती है, बोलती क्या आप रॉयल लाइब्रेरी की बात कर रही है, आपको पता है ना कि उस लाइब्रेरी के अंदर बस हाई रैंक के मैजिशियन ही जा सकते हैं और हाई रैंक के मैजिशियन के साथ साथ हाई क्लास के एरिस्टोक्रेट और साथ में मैजिशियन के जो रॉयल से बस वही वहाँ पर जा सकते हैं। सुनकर रोबेरिन बोलती कि मुझे लगता है कि ये जो यूजिन ये इस चीज के लिए क्वालिफाई हो चुका है और मुझे उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर को लिख देना चाहिए। रोबेरिन बोलते कि यूजिन ने नॉर्मल लाइब्रेरी के अंदर सभी बुक्स को समझ लिया, ये सब कुछ उसने 1 महीने के अंदर कर दिया और साथ में उसने थर्ड लेवल के मैजिक को भी यूज कर लिया। उसका मैजिक कोई नॉर्मल मैजिक नहीं था, उसने यहाँ पर इतने खतरनाक गोलम को भी एक बार में खत्म कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर को लिख देना चाहिए। कोई बंदा जिसके अंदर इतना टैलेंट होता है हमें उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। उसकी इस बात को सुनने के साथ में हेरा बोलती मुझे लगता है कि जो बाकी के जो मैजिशियन है वो इस चीज के बारे में आपसे कंप्लेंट करेंगे। रोबेरिन बोलती कि अगर वो मुझसे कंप्लेंट करते हैं तो फिर ये तो सिंपल सी बात है कि उनको हमारे यूजिन से जलन हो रही है, अपने सामने की सच्चाई को नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो उसके बारे में कंप्लेन करेंगे। रोबेरिन बोलती चलो ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर सर यूजिन आज क्या करने गए। उनको यहाँ पर हमारे एरोथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो फिर वो बाहर क्या करने चले गए। सुनकर हमारी हेरा बोलती कि उन्होंने बस मुझे बोला था कि वो अपने किसी दोस्त को देखने जा रहे हैं। रोबेरिन भी बोलती कि दोस्त, आखिर उनका यहाँ पर कौन सा दोस्त आ गया। रोबेरिन के इतना बोलने के साथ ही अब हमारा सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ पर एरोथ किंगडम के अंदर एक खुली सी जगह का सीन दिखा जा रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी मैडम सेना थी उसकी भी मूर्ति बनी हुई है और वो जो मूर्ति सच में काफी ज्यादा गजब की लग रही है। इस वक्त वहाँ पर सेना का जो स्माइल है वो भी काफी अजीब सी लग रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारे यूजिन वहाँ पर आ चुका होता है और वो वहाँ पर उस सेना के बिल्कुल पास में खड़ा होता है। वो सेना की स्माइल को देखते हुए बोलता है कि ये तभी ऐसे स्माइल करती जब इसको कुछ नया मिल जाता है। हमारे यूजिन वहाँ पर खड़ा खड़ा उस मूर्ति को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास में कोई एक तगड़ा सा बंदा जाता है। वो यूजिन के पास में आने के साथ में बोलता है क्या तुम यूजिन हो। इस वक्त तो बंदा तगड़ा सा दिख रहा था पर वो ये चीज बहुत ही प्यार से बोल रहा था कि क्या तुम यूजिन हो। उस बंदे को वहाँ पर देखने के साथ ही हमारा यूजिन भी चौंक जाता है और बोलता है जरा रुको, क्या तुम गार्गिस। ये सुनने के साथ ही वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं गार्गिस हूँ, मेरा नाम गार्गिस लायनहार्ट है। अब यहाँ पर इस गार्गिस को तो पहचान ही चुके होंगे। हमारा यूजिन अब मन में बोलता है कोई बंदा 18 साल की उम्र में इतना खतरनाक दाढ़ी कैसे उगा सकता है। हम देखते हैं कि गार्गिस यूजिन के पास में आता और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके फिर भी तुम मेरे जितने बड़े नहीं हुए। हमारे यूजिन उसे बोलता है कि बड़े की तो कोई बात ही नहीं, तुमने तो बस यहाँ पर काफी भयंकर तरीके से दाढ़ी उगा रखी है। यूजिन इतना बोलते बोलते गार्गिस के साथ में हाथ मिलाने लग जाता है। फिर तभी गार्गिस यूजिन का हाथ पकड़ने के साथ में बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ मिलाने के साथ ही बोल सकता हूँ, तुमने सच में बहुत ही अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रखा है, तुम्हारे हाथों की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है, फिर भी इतना कुछ काफी नहीं, तुम्हें एक और चीज की जरूरत है। इतना बोलते बोलते गार्गिस वहाँ पर अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और फिर अपने पॉकेट के अंदर से उसने वहाँ पर एक पोशन को निकाला था। बोलता है कि ये लो, ये मेरी फैमिली का सीक्रेट मसल ग्रोथ पोशन है, ये चीज मैं बस तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये बंदा सच में हमारे यूजिन को पोशन पिलाकर ही मानेगा। हमारे यूजिन उस पोशन को देखकर बोलते कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। सुनकर वो बोलता है कि आखिर तुम ये क्यों नहीं चाहते, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो पिता जेहाड है उन्होंने भी मेरे पोशन को लिया था और देखो तो अब उनकी बॉडी कितनी अच्छी बन चुकी है। बोलता है हाँ ठीक है, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसके अलावा ये अजीब सा पोशन मेरे पिता को भी देना बंद करो। यूजिन इतना बोलने के साथ में बोलता है तो मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। मुझे ये तो पता है कि तुम मुझे बस यहाँ पर पोशन नहीं देना चाहते थे, पर कोई दूसरी वजह जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ ही गार्गिस बोलता है क्या तुम्हें बोलेरो एले के बारे में पता है। हमारे यूजिन बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में शायद थोड़ा थोड़ा पता है। तो यूजिन मन में बोलता है कि यही तो वो बेकार सी जगह जहाँ पर मेरा बड़ा भाई जाता रहता है। अब हमारे यूजिन ये तो मन में बोला था, लेकिन तभी सामने से गार्गिस बोलता है मैंने सुना है कि वहाँ पर एक ऑक्शन रखा जा रहा है और उस ऑक्शन के अंदर बहुत ही बड़े बड़े मतलब की टेस्टिकल्स आने वाले हैं। सुनकर यूजिन बोलता है कि मतलब की टेस्टिकल से तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या बोलने की कोशिश करो, जरा फिर से बोलो। सुनकर यूजिन बोलता है कि मैंने बोला बहुत ही बड़े बड़े टेस्टिकल वहाँ पर आ रहे हैं और मैं उन टेस्टिकल को लेना चाहता हूँ, मुझे जायंट के बोल चाहिए। ये सुनकर यूजिन बोलता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता भी ना कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। गार्गिस बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, जायंट के बड़े बड़े से कंचे होते हैं, मतलब की जो टेस्टिकल्स होते हैं उनकी वैल्यू मैजिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। जायंट के बड़े कंचों की मदद से मैं ग्रोथ पोशन बना सकता हूँ। के सबसे फेमस एल्केमिस्ट को मैं वो कंचे दूंगा और वो फिर उससे मेरे लिए ग्रोथ पोशन बना देगा। इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो। मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊँ पर फिर भी मुझे लगता है कि वो पैसे मेरे लिए कम पड़ेंगे। इतना बोलते हुए गार्गिस हमारे यूजिन की तरफ को हाथ कर देता है। इस चीज को देखने के साथ में यूजिन बोलता है तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूं, नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ में गार्गिस अचानक से बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी चीज करने वाला है। तो हम देखते हैं कि गार्गिस अचानक से जोश में आकर वहाँ पर अपने घुटने टेक देता है और वो घुटने पर बैठने के साथ में यूजिन को बोलता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। गार्गिस की इस हरकत को देखकर यूजिन तो शर्म से लाल हो चुका होता है और वो बोलता है कि प्लीज ये फालतू की हरकतें करना बंद करो, चलो ठीक है तुम खड़े जाओ, मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूंगा। ये सुनकर गार्गिस बोलता है कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, अपने नाम की कसम खाता हूँ कि मैं ब्याज के साथ में तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। गार्गिस वहाँ पर यूजिन को बोलता है और तुम्हें पता है कि उस ऑक्शन के अंदर उस जायंट के बड़े बड़े मतलब की कंचों के अलावा वहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल चीजें भी होने वाली। हमारी यूजिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। गार्गिस बोलते क्या तुम्हें इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ चलो
ये चीज तो होनी थी, तुम्हारे पास में इतना खतरनाक वेपन है, मतलब कि विनर है, फिर आखिर अब तुम्हें नॉर्मल से वेपन से क्या ही फर्क पड़ेगा। गार्गिस की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन बोलते हैं इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस वहाँ पर उस जगह पर जाना चाहता हूँ। हमारे यूजिन इतना बोलने के साथ में मन में बोलता है, कुछ दिनों पहले मैंने टावर के हॉलवे के अंदर ईओड को देखा था और उसको देखने के साथ में मैं समझ चुका था कि वो सकूब्स के अंदर फंस चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे अब उसकी सोल लगभग खत्म ही होने वाली है। तो अब यहाँ पर फुल मून का भी टाइम आने वाला है। फुल मून के अंदर तो ईओड पक्का वहाँ पर जाने वाला है, पक्का वहाँ पर उस बोलेरो एले के अंदर जाएगा, क्योंकि अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अब इस चीज को और भी ज्यादा नहीं झेल पाएगा। उसके अंदर की तड़प लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से हमारा सीन चेंज हो चुका होता है। हम अब अगले दिन का सीन देख रहे होते हैं। अगले दिन हम हमारे यूजिन को रेड मैजिक टावर के हॉलवे में चलता हुआ देख रहे होते हैं। यूजिन बोलता है कि मैं जैसे रेड मैजिक टावर में आया बिल्कुल तभी रोबेरिन ने मुझे समन कर लिया। पर चलो छोड़ो, ये तो सच में परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैं रोबेरिन के पास में जाकर यूट के बारे में भी कई सारी बातें कर सकता हूँ। देख रहे थे हमारे यूजिन चलता हुआ सीधा रोबेरिन के पास में जा चुका होता है और रोबेरिन भी पहले से हमारे यूजिन का इंतजार कर रही थी। तब यूजिन को देखने के साथ ही रोबेरिन बोलती है, यूजिन तो तुम आ चुके हो, तो फिर अब तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, यहाँ पर आराम से बैठो और फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो रोबेरिन की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन वहाँ पर एक टेबल के पास में जाकर बैठ चुका होता है और बिल्कुल वहीं पर रोबेरिन भी बैठी होती है। तो हमारा यूजिन रोबेरिन से बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। यूजिन की इस बात को सुनने के साथ ही अचानक से रोबेरिन एक कागज को निकालती है, मतलब कि अपने पीछे की तरफ से कागज को उड़ाते हुए सीधा हमारे यूजिन की तरफ को कर देती है और उससे बोलती कि तुम खुद ही इस चीज को एक बार देख लो। तो हमारा यूजिन भी हाथों का आगे करते हुए उस कागज को पकड़ने लगता है, फिर उस कागज या फिर जो भी वो लेटर है उसको पढ़ने लग जाता है। उसको ठीक से पढ़ लेने के बाद में हमारा यूजिन बोलता कि ये क्या चीज है, ये तो एरक्यून का रिकमेंडेशन लेटर है। यूजिन इस लेटर को देखने के साथ में बहुत ही ज्यादा चौंक चुका होता है, समझ चुका होता है कि यहाँ पर ये जो लेटर ये रॉयल लाइब्रेरी के लिए। यूजिन बताता है कि रॉयल लाइब्रेरी 300 साल पहले भी बहुत ही ज्यादा फेमस थी। यहाँ पर भी रेड मैजिक टावर के अंदर भी लाइब्रेरी, पर यहाँ पर जो बुक्स रखी हुई है जो भी उनके अंदर मैजिक है वो तो रॉयल लाइब्रेरी के सामने कुछ है भी नहीं, उसकी कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। यूजिन इतना कुछ सोचने के साथ ही मन में बोलता है कि मुझे अब यहाँ पर पूरी तरीके से शांत रहना चाहिए। तब हमारे यूजिन इतना कुछ सोचने के साथ ही रोबेरिन को बोलता है, अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें मेरे लिए कुछ ज्यादा हो चुकी है। सुनकर रोबेरिन बोलती कि वैसे मैंने इस चीज के बारे में काफी गहराई से सोचा था और मुझे लगा कि तुम्हें रॉयल लाइब्रेरी के अंदर भेजना सबसे अच्छी चीज रहेगी, अभी ये सारी चीजें करने की बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। रोबेरिन बोलती कि तुम अभी तक मैजिक को इतनी गहराई से नहीं जान पाए हो, पर फिर भी तुमने काफी सारी चीजें कर दी है। सच बताऊं तो तुम्हारा मैजिक के अंदर जो फ्यूचर है उसकी काफी सारी पॉसिबिलिटी है। अगर तुम रॉयल लाइब्रेरी के अंदर की जो बुक्स है उनको समझ नहीं पाते हो तो भी तुम उनको रीडिंग करके काफी सारी चीजें सीख सकते हो और फिर किसी दिन वो सारी की सारी नॉलेज तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सारी की सारी नॉलेज तुम्हारे मैजिक को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। हमारे यूजिन मन में बोल रहा था कि उस रॉयल लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे एंशिएंट मैजिक रखे हुए हैं, जो कि एंशिएंट नहीं बल्कि मिथिकल एज से भी हो सकते हैं और वहाँ पर काफी सारे फिलोसफर्स के टेक्स्ट भी रखे हुए हैं। वो हमारे यूजिन इतनी सारी बातें मन में सोचने के बाद में मन में बोलता है, क्या उसके टेक्स्ट भी मुझे वहाँ पर मिल सकते हैं। यूजिन इतना कुछ सोचने के साथ अब रोबेरिन से बोलता है, मुझे बताओ क्या वहाँ पर मैडम सिन्हा के भी टेक्स्ट रखे हुए हैं। जिनकी इस बात को सुनते हुए रोबेरिन बोलती कि हाँ बिल्कुल, रेड मैजिक टावर और ग्रीन मैजिक टावर दोनों के अंदर मैडम सिन्हा के काफी सारे टेक्स्ट रखे हुए हैं, पर फिर भी मैडम सिन्हा की 3 ओरिजिनल कॉपीज है जिनको की विच क्राफ्ट बोलते हैं। उन्होंने उस विच क्राफ्ट के अंदर अपने नए सीखे हुए सभी के सभी मैजिक को उसके अंदर रखा हुआ है और वो सारी की सारी चीजें हमने रॉयल लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई है। रोबेरिन बोलती है, ये जो विच क्राफ्ट है ये सच में मैजिक के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है और इनकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं है। उनकी जो 3 कॉपीज थी उनमें से हमने सबसे पहली कॉपी को रॉयल लाइब्रेरी के अंदर अभी पब्लिश किया, पर फिर भी अगर तुम उनको पढ़ दो तो फिर तुम्हें उनसे काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। रोबेरिन बताती कि जब मैंने पहली बार विच क्राफ्ट के सबसे पहले वॉल्यूम को पढ़ा था, मतलब कि जब पहले सेट को पढ़ा था, तब मुझे लगने लगा कि मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। रोबेरिन बोलते कि ये जो मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिखा इससे मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम सच में वहाँ पर उस रॉयल लाइब्रेरी के अंदर जा सकते, फिर भी हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। कुछ भी ट्राई करने से पहले मैं तुम्हारे मन की बात भी जानना चाहती हूँ। तो फिर अब मुझे बताओ यूजिन, क्या तुम्हारे लिए मैं इस रिकमेंडेशन लेटर को लिख दूं? मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? रोबेरिन की बातें सुनते हुए यूजिन मन में तो बोला था कि हाँ मैं आखिर उस चीज के लिए क्यों मना करूंगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं तो वहाँ पर जाना ही चाहता हूँ। यूजिन सारी बातें मन में बोला था लेकिन वो बाहर की तरफ से दिखाता कि जैसे उसे चिंता हो रही है। यूजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे लिए सारी चीजें करोगे तो फिर इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। रोबेरिन बोलती कि अरे तुम्हें इन सभी चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लिखने से मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रोबेरिन की बातें सुनते हुए यूजिन मन में बोलता है, मैं इसको कुछ भी बोल दूं पर ये फिर भी मेरे लिए रिकमेंडेशन लिखना चाहता है। अब मैं इसको कुछ भी बोल दूं पर ये फिर भी अपना मन नहीं बदलने वाला। सच में मैं टावर मास्टर के माइंड को नहीं बदल सकता। वैसे इस चीज से मेरा दिमाग खराब हो गया, तब से हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये लड़का या लड़की है, पर अब इतना आगे आने के बाद में हमें पता चल रहा है कि ये तो एक लड़की है। हम देखते हैं यूजिन बोलते कि सर रोबेरिन, सबसे पहले तो मैं आपसे अपने भाई मतलब की यूड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जिस दिन पहली बार एरोथ के अंदर आया था उस दिन मैंने अपने भाई के बारे में काफी सारी बातें सुनी थी। मैंने सुना था कि वो अपने मैजिक की स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं दे और वो बस यहाँ पर आकर प्लेजर और सकूब्स के पीछे भाग रहा है। यूजिन की इस बात को सुनकर रोबेरिन बिल्कुल लड़की वाली हरकत कर रहा है। इसकी इस लड़की वाली हरकत की वजह से मुझे ही लड़की लग रहा था। अब हमारे यूजिन रोबेरिन के इस रिएक्शन को देखकर मन में बोलता है, मुझे पक्का पता है कि ये मेरे भाई के बारे में काफी अच्छे से जानता है। यूजिन इतना कुछ मन में बोलता है, वहीं दूसरी तरफ से रोबेरिन बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें सारी बातें किस तरीके से समझाऊं, पर वैसे सच कहूं तो तुमने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सच है। मैंने तुम्हारे भाई को इस चीज के बारे में काफी सारी वार्निंग भी दी थी, पर फिर भी मैं सर योड को कुछ भी करके नहीं रोक पा रहा हूँ। वो कैसे न कैसे कर वापस चले जाते हैं। रोबेरिन बताता है कि पास्ट में काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ सकूब्स की वजह से हुआ था, क्योंकि वो सकूब्स उनकी स्पिरिट को चूस लेती थी। और जब हमने हमारे मैजिक किंगडम मतलब कि एरोथ को पब्लिक के लिए ओपन किया तब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ गए। ये जो सकूब्स है ये
अभी भी लोगों की स्पिरिट को चूसती है, पर ये उन लोगों को पूरी तरीके से नहीं मारती। इन सकूब्स की जो नाइट विच है, मतलब की जो नाइट विच की क्वीन है, उसने हेलमेट के अंदर इन सभी चीजों को बंद कर दिया। ये सुनने के साथ यूजिन बोलता है कि पर फिर भी इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी इस बंद करने का मतलब ये नहीं कि ये चीज करना बिल्कुल ठीक है। सुनकर ओबेरिन बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर फिर भी तुम्हें भी एक बार ईओड की सभी मजबूरियों को समझना चाहिए, भी समझना चाहिए कि आखिर वो सारी चीजें क्यों कर रहा है। रोबेरिन की इस बात को सुनने के साथ में यूजिन बोलता है मुझे समझाइए आखिर आपकी इन सब बातों का क्या मतलब। अब रोबेरिन बताने लगता है 4 साल पहले ईओड अपने मेन फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आया था। यहाँ पर आते हुए काफी सारी उम्मीदें, काफी सारी आशाओं को लेकर आया था। सच बताऊं तो उसके अंदर इतना टैलेंट नहीं था जो कि यहाँ पर ज्यादा अच्छे से काम आ पाए। उसने मैजिक को यूज करते काफी सारे फेलियर को झेला है। मैजिक टावर के जितने भी मैजिशियन थे उन्होंने और साथ में मैंने भी काफी ज्यादा अच्छे से उसको सिखाया, पर फिर भी सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी काम नहीं है। बेरेन बताता है कि सर ईओड का जो भी स्टेटस है उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। समय के साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा, शायद उसी प्रेशर को कम करने के लिए वो लगातार उस जगह पर जाते रहे। पर उनको इस चीज के लिए वार्निंग भी दी ताकि वो इस चीज में पूरी तरीके से ना घुस जाए। अगर मैंने उनको इस चीज की वार्निंग नहीं दी होती तो तब तक ईओड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती। यहाँ पर रोबेरिन की सारी बातें सुनते हुए यूजिन मन में बोलता ऐसी बात नहीं है कि मुझे सारी बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे भी पता है कि आखिर मेन फैमिली के अंदर सारी चीजें झेलते हुए आखिर उसको कैसा फील होता होगा। उसको अपने पिता की दोनों वाइफ के बीच की जो फाइट है उसके बीच में पिसना पड़ता था, और साथ में वहाँ पर सियान और सीएल भी थे जो कि उसके साथ साथ में पैदा हुए थे, पर फिर भी उनका टैलेंट इससे ज्यादा था। उन सभी लोगों के बीच में ईओड को सच में बहुत ही कमजोर और बहुत ही प्रेशर फील होता होगा। फाइनली ईओड जब मैजिक टावर में आ चुका है तब यहाँ पर भी इसको बहुत ही बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि मेन फैमिली के अंदर जो कुछ उसे झेलना पड़ता था उसके सामने सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है। जिन मन में बोलता है मैं जानता हूँ कि आखिर उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है, पर फिर भी उसे सकूब्स के पास में नहीं जाना चाहिए। ये सकूब्स के पास में जाकर उसने सच में अपनी लाइन को क्रॉस कर इन सभी डीमंस ने अपने रूल्स को चेंज कर दिया, अपने एटीट्यूड को चेंज कर दिया, पर फिर भी आखिर में ये तो एक डीमन ही है। ये सभी डीमन कभी भी इंसानों के साथ में ठीक से नहीं रह पाएंगे। जिन इतना बोलते मन में बोलते कि अब मुझे सब कुछ अपने आप ही संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर मेरा भाई वहाँ पर जाकर ही करता क्या। अब इसी के साथ में हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें सीधा फुल मून नाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है। इसी के साथ में बोलेरो एले का सीन देख रहे होते हैं। इस बोलेरो एले के अंदर हम यहाँ पर दो बंदों को देख रहे होते हैं जो कि अपने आप को छुपाते हुए वहाँ पर चलते हुए जा रहे होते हैं। इसी के साथ में जो तगड़ा सा बंदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि वो हमारा गार्गिस होता है। गार्गिस बोलता है कि आखिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करते हो अपने आप को इस तरीके से बदलने की क्या जरूरत है। उसकी इस बात को सुनते हो उसके बगल में जो बंदा था जो कि हमारा यूजिन है बोलता है कि मेन फैमिली का होने की वजह से मैं यहाँ पर इस जगह पर नहीं आ सकता, ये सब कुछ मेरे लिए इलीगल है। अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो फिर मेरी बात चारों तरफ में फैल जाएगी। ये बात सुनने के साथ में गार्गिस बोलता है वैसे तुम बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से हमारे यूजिन के पास में एक फोन आने लगता है। उसके पास में एक मैजिक आइटम होता है जो कि बिल्कुल फोन की तरह काम करता है। हमारे यूजिन उस फोन को उठाता है तभी सामने से कोई बोलता है क्या तुम आ चुके हो। हमारे यूजिन बोलते हैं कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। यूजिन के इतना बोलने के साथ ही अब हम वहाँ पर टूर गाइड को देख रहे होते हैं। टूर गाइड बोलता है कि ये जो डिवाइस मैंने तुम्हें दिया है ये बस इस बोलेरो एले के अंदर ही काम करता है। चलो ठीक है फिर अब मैं सारी यूट को देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं आपको सिग्नल दे दूंगा। हमारे यूजिन बोलते हैं क्या तुम सच में उसको ढूंढ भी पाओ। मुझे पक्का लगता है कि वो जो ईओड है उसने भी पक्का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज किया होगा। इस उनका टूर गाइड बोलता है मुझे पक्का पता है कि उन्होंने इस तरीके के मैजिक का यूज नहीं किया होगा, और अगर उन्होंने उसको यूज भी किया होगा तो भी मुझे पता है कि वो हमेशा एक ही चोगे को पहनते हैं, तो इसलिए मैं उनको बड़ी आसानी से पहचान लूंगा। ये सारी बातें सुनते हमारे यूजिन तो बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है। मन में बोलता है कि पागल लड़का अपनी मेन फैमिली का फायदा इस जगह पर उठा रहा है। अगर सच में इस तरीके का कमीना बच्चा मेरा होता तो फिर मैं तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीट कर भूत बना देता। इसी के साथ में हमारे यूजिन ने वहाँ पर टूर गाइड के साथ में बातें कर ली होती है, और फिर तभी वहाँ पर गार्गिस से बोलता है तुमने बोला था कि तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरा काम भी है, तो तुम क्या अब उस काम को करने वाले हो। हमारे यूजिन बोलता है कि हाँ मैं अभी वहाँ पर जाने वाला और मैं उस जगह पर बाद में चला जाऊंगा। यूजिन इतना बोलते कहीं पर जाने लगता है और वो गार्गिस को बोलते है कि चलो ठीक है फिर सबसे पहले तो हम ऑक्शन में चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हारे 2 बड़े-बड़े मतलब की कंचों को लाकर देता हूँ। तब यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि ये जो बोलेरो एलियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑक्शन होते रहते हैं, पर यहाँ पर एक रूल को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। वो ये है कि तुम किसी के सामने आकर बिडिंग नहीं कर सकते, तुम्हें सभी से छुप कर ही बिडिंग करनी पड़ती है। हर एक को यहाँ पर आने के बाद में एक बंदा मिलता है जो कि उनको एक अलग से कमरे में लेकर जाता है। देख सकते यहाँ पर हमारा गार्गिस भी पहुंच चुका होता है। अब एक बंदा जो कि इनको एक रूम में लेकर जा रहा होता है वो बताता है कि आपकी सीट के पास में 3 बटन, ब्लू बटन दबाइए अगर आपको बिड में पार्टिसिपेट करना है, ऑरेंज बटन को दबाइए जब आपको बिड को हायर ले जाना है, और रेड बटन से आप अपनी बिड को वहीं पर रोक सकते हैं। ये बातें सुनने के साथ में गार्गिस और हमारा यूजिन दोनों वहाँ पर चेयर के पास में बैठ जाते हैं, मतलब कि अपने सोफे पर बैठ जाते हैं। इसी के साथ में गार्गिस यूजिन को बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम इस ऑक्शन के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते,